Please be seated. I will consider. I will consider it at 12 o'clock. Please be seated. Question hour. Please be seated. I will consider it at 12 o'clock. Question number, sir. Question number 401. Sri Ramesh Chandra Maji ji. One. Please. Honorable Minister for Mines. On the table, sir. First supplementary. चेयरमैन साहब, भारत में जितना आयरन ओर है इतना उड़ीसा में भारत के आधे जो क्रोमाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने बोला है देयर इज़ नो प्रोविजन इन द MMDR एक्ट व्हिच mandates the central government to revise the rates of royalty for major minerals immediately after completion of 3 years of last revision of rates। 2014 में लास्ट टाइम रिवाइज हुआ था, अभी 7 साल हो गया। कब तक यूनियन गवर्नमेंट ये जो रेट ऑफ रॉयल्टी कब डिसाइड करेंगे? उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या झारखंड रिवाइज नहीं होने के कारण हम ज़्यादा हमारा जो रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, कब तक डिसाइड करेंगे यूनियन गवर्नमेंट? धन्यवाद चेयरमैन साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर। नहीं, जैसे उत्तर में कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एनहांस द रेट ऑफ द रॉयल्टी मोर देन वंस ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 3 years। However, there is no provision in the MMDR that which mandates the central government to revise the rates of the royalty for the major minerals immediately after the 3 वर्ष में करना ही ऐसा नहीं है। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे माइंस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, दिस इज द हाईएस्ट टैक्स पेड इन द एंटायर वर्ल्ड। हम उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुबारी हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग सो कॉस्टली इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 40 to 45% हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए हमने एक स्टडी ग्रुप की भी रचना की थी। द स्टडी ग्रुप वॉज अपॉइंटेड एंड इन फैक्ट स्टडी ग्रुप हैज़ प्रपोज्ड द रिडक्शन इन द रॉयल्टी इन द ऑक्शन माइंस एंड मेंटेन द सेम इन नॉन ऑक्शन माइंस। स्टिल we have decided to appoint constitute a committee to formulate index-based mechanism for the valuation of the mineral resources। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि राज्य सरकारों से तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्शन में लाइए। ऑलरेडी फ्रॉम 2014, आफ्टर 2014, DMF is added, NMET is added। By that, and also in the recent, and the Odisha is the best example, and you have done well also. You are from Odisha. Your government has done well also. Auction and in the overall mineral sector, they have done well, and very good amount of revenue they are receiving out of that. Second supplementary. मंत्री जी ने बोला कि प्रेजेंट रेट ऑफ रॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए एक स्टडी ग्रुप 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किए थे। मेरा प्रश्न है कि स्टडी ग्रुप कब तक फाइनल रिकमेंडेशन सबमिट किया था गवर्नमेंट को? एग्जैक्ट डेट मैं देख के बताता हूँ। आई विल सेंड इट टू द ऑनरेबल मेंबर, बट इट इज ऑलरेडी द स्टडी ग्रुप हैज ऑलरेडी सबमिटेड इट्स we have constituted in 2018, 9/2/2018, and it has submitted its final recommendation. Exactly on what date they have recommended, that is in July 2019, they have submitted the report. Srimati Manjulata Mandal ji. Sri Hasnain Masoodi ji. जनाब, जम्मू कश्मीर में
खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में। आज तक हमें ये मालूम नहीं हो रहा है क्या जो मिनरल फंड है जो वो ऑपरेट करते हैं और मोस्टली कर देते हैं, जो बड़े सीमेंट प्लांट्स वहाँ पर चला रहे हैं, कोई 10 के करीब सीमेंट प्लांट्स, क्या वो डिपॉजिट हो रहा है? और क्योंकि एक पैसा भी नहीं लग रहा है एनवायरनमेंट पर या लोकल जो भी पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड है उस लाइमस्टोन माइनिंग से, तो कितना पैसा आया, उसका क्या एंड यूज़ रहा, क्या उसका कोई इम्पैक्ट रहा, कोई जो भी उसके जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उस क्षेत्र की जहाँ पर ये लाइमस्टोन कोई भी माइनिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या पैसा कितना आ रहा है और क्या खर्च हुआ, उसका हमें कोई इतला नहीं। स्टेट वाइज मेरे पास कितने अभी किस स्टेट में कितना जमा हुआ है ये तो मैं कोशिश करता हूँ। स्टेट वाइज मेरे पास तुरंत लिस्ट नहीं है, लेकिन डीएमएफ जो जमा होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे जमा होता है। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है 32 करोड़ उधर कलेक्ट हुआ है और 23 करोड़ इट इज स्पेंट नाउ। जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 23 करोड़ है, लेकिन हमने इधर बिल पास किया है रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू दैट बिल हमने डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि टोटल अभी तक देश में 45,000 करोड़ हैज़ बीन कलेक्टेड and out of that 20,000 crores is spent, means only 45% is spent as far as DMF is concerned. That's why we are issuing the direction specially affected area में, mining affected area में ज़्यादा खर्च करने के लिए, और member of parliament को इसमें एक कमिटी में कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, कई स्टेट में है कई स्टेट में नहीं है, हमने रूल भी बना रहे हैं। आप वो कमिटी में इसके बाद हम एक आध महीने में उसका रूल बनाएंगे और जम्मू कश्मीर का स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर को भी हम भेजेंगे। आप वो कमिटी में रहेंगे, आपको पूरा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, आपका सलाह भी वो लेंगे। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में राजौरी जिला में कालाकोट एक स्थान है, वहां पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं और वहाँ पर जो लेबर और मजदूर काम करते हैं वो काम भी करते हैं, लेकिन उनको पूरा भत्ता जो है वो नहीं मिलता है। कारण यही है, वो कहते हैं कि भाई इसमें काम इतना नहीं हो पा रहा जितना कि आपका भत्ता बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो कोयले की जो खदानें हैं वहाँ पर कब से वहाँ पर ऐसा कार्य शुरू किया जाएगा कि उसका सदुपयोग भी हो और वो कोयला जो है वो निकाला जाए, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर को भी मिले और साथ में वो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको वहाँ पर उनकी जो दिहाड़ी है वो पूरी की पूरी दिहाड़ी भी मिल सके। सर एक्चुअली ये जो हमारा क्वेश्चन है रॉयल्टी और डीएमएफ के है, फिर भी माइन लेबर इज लुक्ड आफ्टर बाय दी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट के सब्जेक्ट में आता है एंड नहीं स्टेट में बट लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। हाँ नहीं, यूनियन टेरिटरी का है या स्टेट कर दें। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इसके लिए दे हैव टू सीट एंड द सेम टाइम ओवरऑल लेबर का जो सेफ्टी है, लेबर का वेजेस का इशू है, दैट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय लेबर मिनिस्ट्री। इफ देर आर एनी स्पेसिफिक कंप्लेंट, जुगल जी को मैं माननीय जुगल जी को मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो कृपया हमको लिख लो, और ये भी क्वेश्चन हम नोट किया है, हमारा अधिकारी भी बैठे हैं, हम जरूर इसमें इंक्वायरी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 402, डॉक्टर रंजित रेड्डी। Thank you very much, sir. No, Question number just- 402. Yeah. Honorable Minister. Yeah. Sir, MMTS was the first G to G understanding done by the railways, sir. So MMTS basically is very important, crucial and affordable transport system for lakhs of poor and middle class people. So when it was proposed to connect from end to end of Hyderabad city, but only one part of the phase one was done and the second phase is not developed, sir. My request to the Honorable Minister is, because Vikarabad falls under my constituency and MMTS was proposed to connect the three cities, Hyderabad, Secunderabad and Cyberabad, which is the high-tech city, sir. So if this can be extended till Vikarabad on the same existing line, not to lay a new line,
it will be of great help because the economic stimulus will be there. The housing can be developed in Vikarabad. Sir. Yeah, that is a question. Honorable Speaker, sir, this project was first taken up in 2004 when Mr. Vajpayee's government was there. It's actually a state government initiative. Central government or railway has only joined as a one-third partner. Two-third is owned by the state government. First phase did not involve any track work and just a few small elements which was completed in 55 kilometers. 2012, some track works were taken up, but unfortunately the state has not provided adequate funds to even complete the phase 2 till today. And Railways has landed up with a huge deficit. The state was to give 544 crores for the amount already spent. They have only given 129 crores. So first we have to recover that 415 crores from the state to complete what is already approved. Then if the state desires, they will have to add the Viratnagar extension. It's really a project initiated and managed by the state. Second supplementary. I can understand that, sir, but my request, sir, at least from the Railways Ministry, if we can really provide this extra line, it will be of great help. And I was told that huge land bank is there near all the stations of MMTS. If you can at least consider that to monetize and develop the phase 2, we'll be happy, sir. Sir, there are many projects which are stuck for want of funds from the state government, and adding any more investment at this stage will only burden the requirement on the railways and on the state government ultimately further. As I said, this is not a railway initiated project. So anything to be done in MMTS will be decided by the state. And I would urge the honorable MPs to help us recover this money so we can proceed further with the rest of the project. Yeah, question 407 and question 417 are similar, so we'll club it with this. So, Shri Manoj Kotak ji. Speaker sir, question 407. Statement is laid on the table. सभापति महोदय, पीपीपी मॉडल पे ट्रेनों की आवाजाही, मैंने स्वयं तेजस ट्रेन में प्रवास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि जिस तरह की सुविधाएं देश के लिए आवश्यक है वो इन रूट के ऊपर मिल रही है। मंत्री जी, आपके उत्तर में आपने 12 क्लस्टर का उल्लेख किया है। वहाँ पे पैसेंजर के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने पूरे देश में इस तरह का नेटवर्क बिछाया जाए ऐसी मांग की है। कृपया सरकार ये बताए कि इसके ऊपर सरकार का क्या विचार है। धन्यवाद माननीय सांसद जी, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है कि किस प्रकार से रेलवे अपना बदलाव कर रही है और नए तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में नए तरीके से जनता की सेवा करने की कोशिश कर रही है। हमने जवाब में सभी रूट्स जो शुरू में कवर किए हैं पूरी डिटेल्स 150 रूट्स की डिटेल्स दिए हैं। लगभग पूरा देश इसमें कवर हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक बार शुरू हो जाए, लोगों का रिस्पांस देखें, लोग कैसे इसमें निवेश करते हैं, किस प्रकार की ट्रेनें, किस प्रकार की स्पीड आती है, उसके बाद जहाँ जहाँ भी डिमांड आएगी हमारा मन खुला है, हम और भी रूट्स पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। Second supplementary. धन्यवाद मंत्री महोदय। हैजार्डियस केमिकल और उसका आवागमन ये भी देश के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। किसान रेल अपने बहुत अच्छे तरीके से आपके नेतृत्व में शुरू हुई है, वो भी एक बहुत अच्छी पहल है। क्या इस पे पीपीपी मॉडल में गुड्स ट्रेनों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी क्या? मंत्री जी ये बताएं। माननीय सभापति जी, अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने जा रहे हैं। कुछ हिस्सा शुरू हो गया है, कुछ हिस्सा अगले कुछ ही दिनों में और ऐड हो जाएगा और अगले वर्ष जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा डीएफसी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पे काम चल रहा है वो पूरा कर लेंगे। एक सुझाव कई जगह से आया है कि डीएफसी में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करें, हमारी कैपेसिटी बहुत बड़े रूप में बढ़ जाएगी और उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी संतुलन में रखने में लाभ होगा। रेलवे के ऊपर और टैक्स पेयर्स एक्सचेकर पे बोझ कम होगा। जो पैसा हम बचाएंगे उससे जो बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हम और तेज गति से फिर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स।
कंप्लीट करने में। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कॉनकॉर 17-18 प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रेन्स, फ्रेट ट्रेन्स भी चला रही है। Thank you. Question number 417, Shri Mohammad Faisal ji. Question number 417. Honorable Minister. Sir, in the answer, it is stated that several meetings has been taken place with the Employees Federation, both Employees Federation, against the privatization of 151 trains coming in. I would like to know whether they are convinced with the meetings and what is the government stand on and what are the development of the meeting. I would like to know that. हमारी कई स्तरों पे चर्चा हुई है अधिकारी स्तर पे we have had discussions on many levels. The officers have also discussed. At my level also I have had detailed discussions with the unions. I must acknowledge that in railways we have one of the finest set of unions who are extremely practical, pragmatic, and while they want to of course ensure the workmen's rights, I can assure the Honorable House through you, sir, that the government is equally committed to ensuring and protecting the rights of the railway workmen, particularly who have continued the railways for the last 168 years in such a good fashion, and more particularly the UMN contribution during the COVID period. And as I said in my earlier discussion, demand for grants, they really deserve the highest accolades for their service. So we are in dialogue with them on this issue also. They do understand the funds constraint that will be there in the railways in order to modernize. And we've had sympathetic consideration on both sides to find the way forward which is most suitable to ensure and protect both the existing workmen and the possibility of generating new employment. The union is also conscious that ultimately people will get jobs when these 150 plus trains will run. A lot of people will get employment. By the time all these trains run, probably thousands and thousands of people will get jobs without touching the job of any existing employee of the Indian Railways. So I can assure the House that the intention is to create more job opportunities for our youngsters, for the youth of this country, to give better services to the people of India, to all the travelers in our trains, while also ensuring the safety for which we have provided that the loco pilot, driver will be from the Indian Railways. Maintenance will be by Indian Railways. So we are balancing everybody's interests. Final discussions are happening as we speak, and I'm sure we'll come to a very nice, agreed understanding and proceed further in the matter. Second supplementary. Thank you for an explanatory answer. The second question is the 151 train which is going to be, started on PPP mode. The employees which you said, who will be the selecting agency? Whether Indian Railways will do the selecting agency or the private agency will do it? As far as the employees who will be running the trains or maintaining the trains, which work is going to be done by the railways, obviously there will be our employees of the railways. Those who will provide the other services, maybe housekeeping, onboard housekeeping, maybe catering, maybe all the other courtesies that are extended to passengers. I don't think government should interfere in that. We should encourage the private participants in PPP to get the best of talent, best of people, train them and engage them and make sure they work efficiently so that passengers get good service. I would believe that it is in the best interest of the success of introducing modern and very efficient train services that those services are left to the private partner and let them hire those employees. Ultimately, it's the youth of India who will get jobs. It's the youth, boys and girls from India who will get work opportunity, which is the interest of all the honorable members of this House. So we've already taken demands for grants for railways, and it was the lengthy discussion had taken place. So I'm not taking any supplementaries in railways, so I'll just proceed to the next question. Yeah. My apologies. The maintenance will be by the private operator. The crew, driver and the guard will be provided by the Indian Railways. So loco pilot, driver and the guard. Maintenance has been kept with private operator, and I'll explain why. Because these are all modern trains
which are not already being used by the railways. So if we take that responsibility on ourselves, then we cannot be sure what is required, what is not required, whether we have the skill sets. The idea is to bring really world-class trains. So we'd rather that the maintenance is also their responsibility. So I'd just like to correct that perspective. Thank you. Question number 403, Shri Sanjay Sethji. Honorable Minister. Laid on the table of the House, sir. सभापति महोदय, देश भर में खनन वाले क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारने, उसकी पीढ़ियां अच्छा जीवन जी सके, उनके परिवार में खुशहाली रहे, इस उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएमएफ फंड का गठन किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को हृदय से धन्यवाद। अभी 5 दिन पूर्व खनिज संशोधन विधेयक के माध्यम से आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने डीएमएफ की व्याख्या को बड़ा विस्तार दिया। इसके लिए प्रति भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस विधेयक के माध्यम से न सिर्फ डीएमएफ की व्याख्या को विस्तार किया, बल्कि इसमें सांसदों की अहम भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया। मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, खनन वाले क्षेत्रों में डीएमएफ के पास इतनी राशि होती है कि जितना कई विभागों में राशि नहीं होती है। माननीय मंत्री जी से मैं जानकारी चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में हम खनन करते हैं वहां बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। डीएमएफ के माध्यम से उन क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण के सरकार की क्या योजना है, इस पर माननीय मंत्री जी से आग्रह। संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से भूमिका भी रखा है और बहुत एक्टिव मेंबर भी है। जहां खनन होता है वो क्षेत्र उनके एरिया में आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो राज्य में रांची से आता है। बहुत अच्छे काम भी करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डीएमएफ फंड से जो कुछ भी बदलाव लाने का है, जहां तक सवाल है डीएमएफ का, टोटल 45,000 देश में कलेक्शन हुआ है। डीएमएफ कलेक्शन, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, एक्चुअली फंड यूटिलाइजेशन इज 45% ओनली, दैट इज अराउंड 20,000 करोड़, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। तो झारखंड में हुआ है 6,533 करोड़ कलेक्शन हुआ है अभी तक। फंड यूटिलाइजेशन 2,983, लगभग 40-45% है। तो ये वही जहां माइनिंग से कुछ तो कुछ बुरा परिणाम जो निकलता है, उधर एक खर्चा करके उधर का लोगों का वेलफेयर केयर के लिए यह है। हम इसमें लगातार सुधार करने के लिए राज्यों के साथ कंसल्टेशन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम करने के लिए, और अभी तक एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है 694 crores, it is amount is sanctioned out of DMF, and as far as Jharkhand is concerned, and amount spent is 266 crores. Ultimately हम तो गाइडलाइन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, फंड इकट्ठा करने के लिए परमिशन दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली दीज आर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट who has to spend this, and they have got all liberty. We are issuing some directions and some guidance time to time to speedy utilization and proper implementation. But for that purpose only, as I have already said, we are trying to include member of parliament and even Lok Sabha member of parliament also in nodal district we are trying to include. This is the thing we are trying to bring, and it will be made mandatory, and you will be participating that, and you will come to know entire fact, and you can also pressurize in the meeting to take up the proper work. Second supplementary. सभापति महोदय, इसी खनन वाले क्षेत्र में एक खिलाड़ी में एक मैस्कुलिस्कीगंज एक गांव है जिसको मिनी लंदन के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में स्थिति वहां बहुत दयनीय हो गई है और खनन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विकास की योजनाएं उतनी नहीं बन पाई। मेरा मंत्री जी से आग्रह है और जानकारी चाहते हैं, क्या वहां पर्यटन की संभावनाओं को देखकर, वहां पर्यटन को बढ़ावा देकर इस डीएमएफ फंड से क्या वो मिनी लंदन की पुनः जो वो मिनी लंदन के रूप में जाना जाता था,
क्या वैसा ही पर्यटन का क्षेत्र बना सकते हैं मैक्सिमलिस्टगंज को? एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनका जो कंसर्न है और भावना है मैं अप्रिशिएट करता हूं। फिर भी डीएमएफ फंड से उधर ब्यूटिफिकेशन, पर्यटन के लिए जो कुछ भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। जब एक आध महीने में आप मेंबर बन जाएंगे, वो कमेटी में कंपलसरी आपको बुलाना पड़ेगा, तब इसका आप इंसिस्ट करिए। आप मिनी लंदन के लिए आप इंसिस्ट करा दीजिए, और हम भी आपका जो भावना है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, हम हमारे तरफ से भी उनको बताएंगे कि ये थोड़ा आपके पास पैसा, जबरदस्त पैसा है, आप इसलिए कृपया उपयोग करके वो मिनी लंदन को लंदन बना दीजिए, इसे हम कहते हैं। Supplementary by Shri Y.S. Avinash Reddy. Thank you, sir. Sir, funds from DMF are spent by District Governing Council headed by District Collector as the chairman within the ambit of guidelines. In the recently introduced MMDR Amendment Bill 2021, the central government proposed to take complete control of DMFs from state governments. As of now, DMFs are very useful and very handy for district collectors to do various development works locally. Already the central government has suspended MP lads given to parliament members, which is showing negative impact on local development. If central government takes control of DMFs also, then there will not be any funds under the discretion of district collector to do local development works proposed by public representatives. Can I seek clarification to this from Honorable Minister for Mines? And my second question also, sir, I'll put at once. In No, let him ask. Sub-regional office was there in Nellore, Andhra Pradesh till 2018. It was merged with Hyderabad office. At present, there is no IBM regional office or sub-regional office in Andhra Pradesh. So it is severe injustice to Andhra Pradesh. So may I please know from Honorable Minister for Mines, by when the IBM regional office will be opened in Andhra Pradesh? जहाँ तक डीएमएफ का प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का जो ये योजना में डीएमएफ के हम इनकॉर्पोरेट PMKKY इनटू डीएमएफ जो हमने किया है, अभी रिसेंटली जो हमने अमेंडमेंट किया है, उसमें तो हम कोई पावर नहीं ले रहे हैं जी। ये तो जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड यू एज ए MPs बिकॉज मैनी it is not mandatory. We are going to make it mandatory. That is number one. You have to be called. And there is no question of, there is no proposal to take the control of the DMS, because ultimately it has to be spent in the district itself, and committees are constituted under the chairmanship of district magistrate. Third thing is, हमको स्टैंडिंग कमेटी तो सब पार्टी का रहता है, यूनानिमस रिपोर्ट है कि जहां माइनिंग से इफेक्ट हुआ है उधर खर्चा नहीं हो रहा है। मैं भी गया था, मैं आपको 1 मिनट में बोलना चाहता हूं, मैं भी एक राज्य में गया था जहां माइनिंग होता है, जहां एक्चुअली माइनिंग हो रहा था, उधर उसके बाजू में 2 किलोमीटर के अंदर पीने का पानी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा बगीचा गार्डन बनाए गए। आई डोंट माइंड इफ समबडी कंस्ट्रक्ट्स गुड गार्डन, बट क्वेश्चन इज उधर पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये सब रिपोर्ट में, स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्ट में इनको दाखिल किया है, इसीलिए हमने जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं और MPs को इन्वॉल्व कर रहे हैं। IBM रीजनल ऑफिसर इश्यूज आर वर्किंग ऑन द रीजनल बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कब कहाँ चाहिए, अगर ज़रूरत है तो हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरा डिपार्टमेंट का मानना है, wherever it is ultimately decision of the on the basis of convenience of the administration, regional officers are located. Question number 404, Dr. Sanjay Jaiswal ji. प्रश्न संख्या 404। Honorable Minister. सर, उत्तर सदन के पटल पर स्थापित है। धन्यवाद सभापति महोदय। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा की थी।
मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि यह जो यूपीए सरकार के समय हमने स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में तो सब किसी ने सुना, लेकिन उस समय ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी एक घोटाला हुआ था। कहीं भी 1.5 मीटर नीचे ऑप्टिकल फाइबर को नहीं बिछाया गया था और उसका नतीजा ये होता है कि जहाँ जहाँ ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं कभी भी कट जाते हैं, कहीं पे भी मिलता नहीं है। और वो पूरा जो उस विगत 10 वर्षों में उस समय में जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स लगे थे शहरों में और शहरों की कनेक्टिविटी के लिए, एक छोटा सा कोई इंसिडेंस होता है और वो कट जाता है। जबकि हम लोगों ने खुद उस समय देखा था कि बाकायदा गड्ढे खोद करके थोड़े से गड्ढा करके ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता था, जबकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मशीन से टनलिंग करके ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि जब देश का 70,000 करोड़ रुपए इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए लग रहा है, तो जो उन्होंने ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स का बनाने की बात की है जिससे वह इसकी ऑप्टिकल फाइबर्स को मेजर कर सके, तो ये केवल ऑप्टिकल फाइबर्स लगने का होगा या माननीय मंत्री जी बाकी भी कोई ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जिससे यह पता चल सके कि ऑप्टिकल फाइबर्स वाकई काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है? सर वो डैशबोर्ड है, लेकिन मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। माननीय सदस्य ने कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं सर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सर 3 मूलतः कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की स्ट्रैटेजी है। एक है कि भारत के सारे 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर भारत नेट के माध्यम से ले जाना, जिसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को पिछले साल की थी लाल किले से। और मैं माननीय संजय जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको मैं करेक्ट कर दूं कि ब्रॉडबैंड मिशन 1919 में ही आ गया सर, हमने घोषणा कर दी थी सर। सर व्हाट इज ब्रॉडबैंड मिशन? 2019, I apologize sir. Broadband mission sir is putting broadband index in the urban area and also in the rural areas. Sir, and that is a work to be done both by the private sector, TSPs and the government sir. Therefore, we are providing 70,000 crore from our USOFO, and that will be done suppose in northeast, in gap areas, we keep on giving funding. सर जो माननीय संजय जी ने कुछ बताई है दिक्कतें, वो थोड़ा मुझे स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो मैं जरूर जांच कराऊंगा। जहां ऐसी गड़बड़ हुई है कई जगह मैंने कार्रवाई भी की है। लेकिन सर भारत नेट के होने का फायदा क्या हुआ है सर? मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा सर। डेटा कंजम्पशन जो जुलाई 2019 में सिर्फ 60 टेराबाइट था, वो आज 1785 टेराबाइट पर मंथ हो गया है सर। ये उसकी उपलब्धता बढ़ी है क्योंकि लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और सर हम लोगों ने FTTH कनेक्शन सर गांव में 4,86,040 टू स्कूल्स, टू आंगनवाड़ीज, टू पोस्ट ऑफिस, टू हेल्थ वेलफेयर सेंटर, पुलिस स्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री, राशन शॉप सबको दिया है। और जिसमें प्राइवेट में दिया है सर 1,22,039। ऑल दिस शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डेटा कंजम्पशन बिकॉज ऑफ भारत नेट। तो ये एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव काम है हम कर रहे हैं सर। और जहां तक उन्होंने एक डैशबोर्ड की बात कही है सर, वो डैशबोर्ड अवेलेबल है। उसमें और इम्प्रूवमेंट की उनके सुझाव होगा तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं माननीय सांसद संजय जी से आग्रह करूंगा और बाकी लोगों से कि जो हम बिहार में अभी हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं सर, बाकी जगह ले जाएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में माननीय सांसद भी जुड़े हैं सर, उनका सहयोग से, और उसको इफेक्टिव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सेकंड सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक तो मैं अपने ही यहाँ का बता देता हूँ कि मेरे ही घर पे जब मैं जाता हूँ जब भी तो ब्रॉडबैंड कटा हुआ मिलता है बेतियाही शहर में। मेरा इशू ये है सर कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप यह काम करवा रहे हैं, स्टेट लेड मॉडल करवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर लेड मॉडल करवा रहे हैं, पार्टली इसको PPP मोड से करवा रहे हैं। ये सब चीज़ों का क्या मैकेनिज्म होगा कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स पे हम जो अपने देश का इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी बर्बादी नहीं हो। और मेरा प्रश्न है कि भारत का अमृत महोत्सव इस वर्ष आज़ादी के 75वें साल में मन रहा है, तो हमें अभी मंत्री जी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। चंपारण महात्मा गांधी जी की धरती रही है और चंपारण से ही भारत की आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। तो आज़ादी के इस 75वें अमृतोत्सव में क्या माननीय मंत्री जी चंपारण के सभी गांवों को 15 अगस्त 2021 से पहले ब्रॉडबैंड से जोड़ना पसंद करेंगे?
एक बात मैं सदन में बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा, ये जो कटता है सर, इसमें जो मेरे विभाग की कमियां हैं सर, उसको हम जरूर एड्रेस करेंगे। सड़क बन रही है, काट दिया उन्होंने। अगर कहीं पर कोई इरिगेशन का फैसिलिटी कर रहे हैं, काट दिया उन्होंने वहाँ पर। अब सर ये बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में है सर। मैं सीएम से बात करता हूँ, हमारे पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं। इसीलिए अब क्या है सर, राइट ऑफ वे पर सारे प्रदेशों ने स्वीकृति दी है कि राइट ऑफ वे को हम लोग भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इज़ वेरी राइट। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जमीन पर क्या आती है, अब सड़क थोड़ी भी नेशनल हाईवे चौड़ा कर रहे हैं सर, उन्होंने तोड़ दिया, कट गया, तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मुझे लगा हाउस को बताना जरूरी है। जहां तक उन्होंने बात की है 2022 की, 2022 इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑन ए लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग दिस वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोजेक्ट। अब सर चंपारण से उनका क्षेत्र है सर, महात्मा गांधी ने देश को बड़ी क्रांति दी थी। उन्होंने एक बात कही है, स्वाभाविक रूप से मैं इस बात की चिंता करूंगा कि जब हमको हर गांव में जाना है, जो मई तक हमको पूरा करना है, तो उसमें चंपारण भी होगा, उनका क्षेत्र भी होगा, और जहां से गांधी जी ने अलग जगाया है उसकी भी हम चिंता करेंगे। श्रीमती रेखा वर्मा जी। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Sir, I would like to ask the Honorable Minister that last week Shri Rudy and Shri Nishikant Dubey ji, I think we had a similar discussion on optic fibers last week also. I would just like to ask you that India is going through the largest digital divide today because of education during the pandemic. So only about the report which government says is about only 25% children have managed to have access to good quality education in these very challenging and extraordinary times. So are you committed to this 2022 commitment, especially more so because our children need it? And I'd like to extend the point that Sanjay Jaiswal ji said. I agree with him and I appreciate your challenges that the road and somebody else does it, so it's not always your department's fault. But at least can we accelerate good quality broadband, at least in Parliament and in MPs' homes, because a lot of times we all have to work from our homes and access sometimes is exceptionally slow. So if we can't do it in our own Parliament and in the capital, when will we reach this every child who actually deserves good quality education? Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, as far as digital divide is concerned, as raised by the Honorable Senior Member, sir, I would say, sir, what was the biggest challenge during COVID? To keep the country united and going. And if I say in lighter vein, no road, no flight, no national highway movement. The country was kept going by the IT mobile infrastructure. You will have to acknowledge that. And all this I was handling as a minister, and Piyush ji's railway movement to enable our laborers to move. So this we need to acknowledge, sir. Work from home we liberalize. Today work from home has become work from anywhere. And as far as the education of children is concerned, I wish to tell the Honorable Minister in right earnest that most of the school education went digital. There have been gap area, I will not deny that. But substantially, the school continued because of digital education being encouraged. There is scope for improvement, I will never deny that. Sir, in case of judiciary, sir, 70 lakh cases were heard digitally, virtually by Supreme Court, High Court and District Court. Therefore, at least during the challenging time of COVID, the great work done by our communication system, the government and the private both need to be appreciated and acknowledged. But yes, I agree with you. There is always a scope for improvement. As regards the government's commitment is concerned, I would like to tell the honorable member and this house, sir, through you, sir, that it is the commitment of the Prime Minister that the communication infrastructure of the country must get improved. And what we are doing, sir, kindly give me a minute to outline that. I said to Sanjay ji's question, one is the BharatNet project, now all the villages. Second, a fair competition in the private sector, they are also expanding their footprint, including 4G. So today I'm happy to tell you that nearly 70 crore smartphones are there, and substantial them also in the rural parts of India. Today, we have got a vast expansion of our broadband and also mobile internet, sir. That we all know, sir. But yes, at the same time, sir, BharatNet, broadband mission, satellite communication, we are reaching to Andaman Nicobar through submarine. Now we are going to Lakshadweep. Therefore, and now to all the villages,
All are working side by side. I would again urge the honorable members of parliament, they keep on going to their areas. If they have any specific problem which needs improvement, then surely we'll be open to address those concerns. But one thing I would again repeat to honorable members of parliament, that when you visit your area, please ensure that there is some coordination between the civic agencies and my department. Otherwise, the cutting part will keep on rising and rising. Srimati Hema Malini ji. Thank you so much. First of all, I would like to congratulate Shri Ravi Shankar Prasad ji for doing excellent as Minister of Communications, successfully leading PM Narendra Modi ji's mission of Digital India. I wish all the 2.5 lakh Gram Panchayat of the country soon connected through broadband. Already a larger part is connected. As you all know, Mathura is a highly populated city, and thousands and domestic and international tourists visit every day. Bad mobile signal and call drop is common and upsetting for the people in the city. My question to Honorable Minister is whether there is any proposal to set up additional base transfer station, BTS, 2G and 3G in Mathura for the seamless mobile coverage. I have also written a letter to you with this proposal of setting up 10 more BTS sites in the city. Yes. Honorable Member Hema Malini ji for the kind words about me. Sir, I have already given instruction to my department, sir, and through them to all the TSPs, private and BSNL both, that all the leading tourist sites, religious and non-religious, must be properly addressed as far as enhancing connectivity is concerned. Be it Kedarnath, be it Badrinath, be it Mathura, be it Kashi, be it Ajmer Sharif, or be it anyone. That I have already directed in a very, very proactive manner. As regards the BTS and tower is concerned, sir, I would just like to convey before this House, sir, that in December 2015, sir, we have 4,15,724 mobile towers. In March 2021, it is 6,49,613, a rise of almost 54%, sir. BTS, sir, in March 2014, before we came to power, it was 6,49,834. Now in March 2021, it is 22,30,010. That is a rise of 243%. Now, as regards the specific case of Mathura is concerned, it is an ongoing process, sir. I take note of her concern, sir. I have also written to her. Vrindavan and Mathura are important seats. She is not only a distinguished representative of that constituency, but Mathura and Vrindavan is the abode of Lord Krishna, sir. And all of us are the Bhakt of Lord Krishna. Therefore, it is our concern also, Himaji, to ensure that that area is properly improved in infrastructure. I take note of your concerns. I will immediately ask the department to look into it. Thank you. Question number 405, Shri Varun Gandhi ji. Sir, Question number 405. Honorable Minister. The House, sir. So whether the government has conducted any studies in the usage of syngas for powering fertilizer plants, which will help reduce the imports of LNG, especially in coal-rich areas. In fact, as already mentioned in the reply, Talcher fertilizers is one of that experiment, and overall coal gasification and coal liquefaction is concerned. Government has constituted a committee under the chairmanship of Niti Aayog, and we are having the consultation. Ministry is about to have the stakeholder consultation in coal gasification and liquefaction technology in order to launch coal gasification mission. That is, it is called Clean Coal Technologies. And Honorable Prime Minister has given a target by 2030, 100 million tons of the coal we have to convert it to gas, so that comparatively it is less environment hazard.
second supplementary. So I just wanted to ask on the impact of coal gasification on local methanol production and the consequent reduction in oil imports that will result from this. DME also produced from coal gasification and methanol, and DME is also produced from the coal gasification. This will reduce the definitely impact of the, where especially we are importing the crude oil. And the experiment and the overall coal gasification and manufacturing of the methanol through coal, this study is going on. And when this gasification, the technology is only there are few companies, few private companies who are having the technology also, and we are continuously trying to interact and implement the coal gasification projects, and two projects. One is Talcher Fertilizers, another is the Alkali Cone Complex. These two we have taken our own, that is Coal India Limited. And further, this is under the guidance of Niti Aayog, chairmanship of Niti Aayog committee is also constituted. These are all the things, including methanol, coal gasification, it is all involved in that. Shri Ganesh Singh ji. मैं माननीय मंत्री जी से, हालांकि एक प्रश्न है कोयला के गैसीकरण का, लेकिन चूंकि आप खनन मंत्री भी हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ कोयला और अन्य मिनरल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ लाइमस्टोन है, जहाँ पर उत्खनन होता है बहुत गहरा उत्खनन हो जाता है और मिट्टी के बहुत बड़े टीले लगा दिए जाते हैं, उससे वाटर टेबल इतना नीचे चला जाता है, पर्यावरण को भी प्रभावित होता है। जो माइनिंग की पॉलिसी है उसके आधार पर क्या उनको फिलिंग करके फिर से जिन किसानों की ज़मीन ली गई है, अधिग्रहण की गई थी, क्या उनको लौटा करके खेती के लिए दिए जाने का प्रावधान है क्या? As far as after the mining, whether it is in coal or it is in other mining sector, reclamation and refilling is a condition. The mine closing is also part of it. Part of the mining license जब हम देते हैं, mine closing का भी उसमें एक प्रावधान रहता है. But we are using it for the plantation and other things. As of now, giving it back to the original owners, that proposal, it is not in front of us. Thank you. Shri B. Mehtab ji. Thank you, sir. Coal to urea project at Talcher through Talcher Fertilizer Limited, a joint venture has started by CIL, GAIL, Rashtriya Chemical and Fertilizer. And the expected commissioning is 2024-2025. And also the minister has mentioned about Dankuni Coal Complex. I would like to understand from the government, through you, sir, whether any private party, private consortium has also approached the government to take lease of coal field for coal gasification, and if so, what progress has been made in this regard? As far as now I have information, I will try to collect it, some more information, but as of now, only these two projects are going on. But we have provided in commercial coal auction 20% rebate in revenue share for the all future coal commercial block auctions, and even if they use just 10% of the coal for the coal gasification. So far, any private party, particularly for gasification, have not approached. Thank you. Question number 406, Shri Tirunau Karasu. Is not there, Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Question number 408, Srimati Ranjita Kohli. Honorable Minister. Shri Maluk Nagarji. Not there. Yeah, he's there. Shri Maluk Nagarji. Yeah. सर, मैं राजस्थान में राजनीतिक रूप से काम करने का और घूमने का पूरा मौका मिला है, और वहाँ के लोग जो महाभारत के समय में पांडव हस्तिनापुर से जाकर के, ये पहले दौसा लोकसभा में पढ़ता था और कोटपुतली से आके भीम गौड़ा और वहाँ रहे हैं, वो हस्तिनापुर को देखना चाहते हैं।
तो क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जो राजस्थान से सीधा हस्तिनापुर को रेल के जोड़ने की कोई योजना हो? और साहब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ओम बिरला जी जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी इच्छा है कि स्पीकर साहब जल्दी ठीक हो जाएं। आई थिंक हम सब लोग प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो के आ जाएं। जहाँ तक हस्तिनापुर का सवाल है, शायद अब तो वो हस्तिनापुर की लड़ाई और कुछ राज्यों में लड़ी जा रही है, राजस्थान का समय नहीं आया है। परंतु मैं इतना जरूर रिकॉर्ड पे बताना चाहूँगा, राजस्थान में हमारी कई सारी योजनाएं चल भी रही हैं, कई सारी योजनाएं अटक भी गई हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें राज्य सरकार ने पहले मंजूरी दी कि वो शेयर करेगी कॉस्ट या लैंड हमें मुफ्त में देगी, अब मुकर गई है। इसके बारे में मैंने पत्र भी लिखे है माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जी को कि वो इस पर कार्रवाई करें, इसके बारे में चिंता करें और जो कमिटमेंट दे चुके हैं उसको पूरी तरीके से फुलफिल करें। मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि आज के दिन मैंने पत्र में जवाब में भी लिखा है, राजस्थान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको गति देने के लिए कहाँ पहले मोदी जी की सरकार आने के पहले सिर्फ 682 करोड़ रुपए हर वर्ष एवरेज 2009 से 14 निवेश होता था राजस्थान और उससे गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स में। इस वर्ष के बजट में उसको बढ़ा के 4,980 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी करीब करीब 7 गुना। तो ये दर्शाता है कि कितनी संवेदना है राजस्थान के प्रति, कितनी हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द राजस्थान के प्रोजेक्ट्स खत्म हो। और हमारी सरकार का एक मानना है कि नए प्रोजेक्ट्स सिर्फ घोषणा करते रहने के बदले जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर फोकस करें, उसको जल्दी खत्म करें तो जनता की सेवा में वो आ सके। श्रीमती रंजीता कोहली जी। थैंक यू सर। माननीय रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी, मेरे पूरे देश में राजस्थान में प्रदेश की बात करूँगी कि कुल कितनी रेल सेवा चल रही हैं, क्या राजस्थान में और नई रेल सेवा जोड़ने का विचार है? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लगभग बीचम बीच स्थित राज्य है। बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, वो डिटेल्स में उनको पूरी लंबी चौड़ी टाइम टेबल की डिटेल्स होती हैं वो भिजवा भी दूंगा। लेकिन जो प्रमुखतः राजस्थान से पैसेंजर्स ओरिजिनेट होते हैं वो दो मेन रेलवेज में हैं। माफ़ करिए मेरा आज गला बैठा हुआ है। एक तो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और सिर्फ इन दो जोन्स में अगर देखें तो 30 करोड़ के करीब करीब पैसेंजर्स राजस्थान में इन दो जोन्स के माध्यम से गुजरते हैं। ये एक अंदाज़ा है, एग्जैक्ट फिगर तो स्टेशन वाइज अलग अलग होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक सभी मान्य सदस्यों को बताना चाहूँगा, कभी भी रेलवेज को राज्यों में ना बांटें। ये जोन वाइज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के हिसाब से बटा हुआ है। हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए कि रेलवे भी ये राज्यों के आपसी तकलीफों में आ जाए। रेलवे को राज्यों से अलग रखा जाए, राज्यों की राजनीति से उठकर देखा जाए और पूरे देश की एक रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 409, श्री संतोष पांडे जी। 409। ऑनरेबल मिनिस्टर जी। मंत्री महोदय, वास्तव में माननीय श्री पीयूष गोयल जी ही और हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम कवर्धा में आकर के और बहुत ही शानदार उद्घोषणा और शुभारंभ इस कटघोरा से डोंगरगढ़ नई बड़ी अमान विद्युतीकृत लाइन परियोजना जो 294 किलोमीटर की है, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये परियोजना है और इसमें अभी कोई रफ्तार नहीं दिखती। कहीं किसी भी प्रकार का काम, भूमि अधिग्रहण तो शुरू कर दिया गया था, सभी देयताओं का दावों का निपटान कार्य भी, और इसमें कहीं रफ्तार नहीं है। माननीय महोदय जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा कार्य आवंटित करने की घोषणा भी नहीं की गई है,
और एक इसी के साथ और इसी से संबंधित है जो मैंने प्रश्न किया है कि साथ ही जो 4,160 करोड़ रुपए की लागत वाली दिल्ली राजहरा रावघाट जो 95 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना है, महोदय वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि सौंपने में विलंब के कारण और क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण लंबित होना बताया गया है। महोदय ये दोनों बहुत ही आवश्यक परियोजना है। आप जब तक इसमें चर्चा नहीं करेंगे, आप जब इसमें सब प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे तभी ये संभव हो सकता है। महोदय जी से डोंगरगढ़ से संबंधित एक और है। महोदय छत्तीसगढ़ में विगत 5 साल से एक छोटी रेल लाइन का और वो ट्रेन खड़ी है छोटी लाइन की, आप यदि डोंगरगढ़ के लिए उसको दे देते हैं तो मनोरंजन के लिए और पर्यटन के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। स्पीकर महोदय, इसके बारे में बड़ी विस्तार से मैंने जवाब में लिखा है। ये प्रोजेक्ट वास्तव में रेलवे का कम, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की एक जॉइंट वेंचर है हमारे साथ CRCL, जिसने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। उसमें जब मंजूरी भी दी गई तो रेलवे को 350 करोड़ रुपए लगाने थे, बाकी अलग अलग संस्थाओं ने लगाने हैं। दुर्भाग्य से राज्य में सरकार बदल गई, राज्य सरकार कम दिलचस्पी ले रही है इस प्रोजेक्ट में। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सांसदों से कि अपने अपने राज्य सरकार को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको अगर फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। एक मैंने पहले भी कहा है इस सदन में, हमारे ध्यान में आया है कुछ राज्य हैं कि जो बहुत तेज गति से सहयोग करते हैं, ज़मीन अधिग्रहण करते हैं, जहाँ उनका शहर है वो पैसा देते हैं और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन प्रोजेक्ट्स को हम और तेज गति देंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे और जैसा कहा जनता और उद्योग की सेवा में लाएंगे। जो राज्य इसमें एक नचीला सा व्यवहार दिखाएंगे या कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, उन राज्यों में आपको उन राज्यों की जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है, और ये जनता को अवगत कराएंगे तो मैं समझता हूँ तभी जनता की राज्य सरकारों की ऊपर ये दबाव आएगा कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दें। ऐसे ही हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स देश भर में देखे। मैंने जवाब में भी कहा था पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट 1974 से चल रहे हैं, आज देखिए 45 साल से ज़्यादा हो गए। 74-75 में प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आज तक हम उसको नहीं आगे बढ़ा पाए हैं। इसी प्रकार से केरल का बताया था 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन राज्य सरकार नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसी रास्ते पे ना जाए जिस पे पश्चिम बंगाल या केरल चल रही है। ऐसा होगा तो मुझे लगता है आगे चल के उनको भी वही तकलीफें आएंगी जो पश्चिम बंगाल में आ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 410, श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। प्रश्न संख्या 410। धन्यवाद सभापति जी। मैंने प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी ने, MOS प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी ने एक विस्तार से उत्तर दिया है, उसका मैं धन्यवाद करता हूं उनका। मेरा एक निवेदन ये था कि बहुत सारे कर्मचारी और विभाग इस बात को उल्लेख करते हैं कि कर्मचारियों की कमी है। लोगों के बहुत सारे इस प्रकार के काम होते हैं जो महत्वपूर्ण फाइलें अटकी रहती हैं, और जब कार्यालय में लोग जाते हैं तो एक बहाना मिलता है कि साहब कर्मचारी स्टाफ का अभाव है। तो एक तो मेरा निवेदन था कि क्या स्टाफ को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा मेरा ये था कि स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादातर काम होते हैं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित करेगी, कोई ऐसा कानून बनाने का प्रावधान है कि जिसके लिए कर्मचारी को जिम्मेदारी तय की जाए, उसकी जवाबदेही तय हो कि इतने समय में आपको फाइल कंप्लीट करके भेजनी ही पड़ेगी। ये मेरा निवेदन। महोदय, वैसे तो इनका आदरणीय अपने सदस्य का बड़ा विस्तार से उत्तर दे दिया गया है, लेकिन जो इन्होंने स्पेसिफिक पूछा इसमें 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा।
पहला तो ये कि क्या प्रदेश के कामकाज में कितना निर्देश जारी करने का गुंजाइश रहता है केंद्र का। तो चूँकि हमारी अलग अलग लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो जहाँ तक हो सकता है डीओपीटी के माध्यम से और एआरपीजी के माध्यम से गाइडलाइंस और कुछ दिशा निर्देश, आदेश तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दिशा निर्देश देने का क्रम रहता है। नाउ एज फार एज एक्सपीडाइटिंग इज कंसर्न, जैसे उन्होंने कहा, तो जस्ट टेकिंग 2 minutes, Honorable Speaker, I would just like you to recall that as soon as this government came on the 26th of May 2014, one of the earliest declarations made by Prime Minister Modi is that we are committed to maximum governance, minimum government. And we have reasonably lived the talk or walked the talk. If you recall, within 3 months of this government coming in, somewhere in September, October 2014, we did away with a legacy which was actually carrying on from the days of the British Empire. The process or the requirement of getting the documents attested by a gazetted officer, by a legal authority was done away with, and we introduced the process of self-attestation. Similarly, about 1,500 rules have been done away with in the last 5-6 years, which had become obsolete with the passage of time. And this was in fact an endeavor to expedite and to bring in ease of governance, and I'm sure you would appreciate that the ease of governance is also directly related to the ease of living. Similarly, we took another revolutionary step कि जो interview हुआ करता था नियुक्तियों में, that was done away with. It not only provided a level playing field for the job aspirants, but it also led to the expediting of the entire process. नहीं तो क्या होता था कि इंटरव्यू के लिए एक सप्ताह लग जाता था. And many of the states reported to us that they had also done a huge saving on the state exchequer. Digital e-offices are now functional in virtually all the ministries of the central government, and we are actually encouraging the states and the UTs also. Citizen charter is in place, and even during the COVID times, I am glad to point out, there was not a single day when working got interrupted. And in the Ministry of Personnel, work from home was so successful that one of the functionaries told me that this has led to maximum output, minimum attendance. Having said that, I may also like to add over here that the website of the ministry is so vibrant that many of the decisions which are taken by the ACC, which is the highest body in the government, are actually available on the website even before the order or the intimation goes to the concerned officer. And many of the officers are actually now accessing the website. So what I'm trying to say is, as far as the Department of Administrative Reforms and the pensions is concerned, we have introduced a DigiLocker. Now, most of the documents are available in the locker. The digital locker, जिसमें pension payment order भी उसी में उपलब्ध रहता है. इसके अतिरिक्त जो हमारे वयोवृद्ध pensioners हैं, above 60, above 80, in order to facilitate them, पहले क्या होता था कि you had to produce. Please be brief with your answer. We already. Okay. No, whenever you ask, I'll stop. Otherwise, I'll carry on. No, you can. Okay. You can conclude it briefly. Please conclude it briefly, Honorable Minister. नहीं मैं आपकी बात की तस्दीक करते हुए मैं ये कह रहा हूँ now I think I'll answer instead of madam answering. Honorable member, आप मेरे से जवाब लीजिए बजाय उनसे लेने के. Papers to be. मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रक्रिया भी जारी है, and in many of these states already land records have been digitalized. But I agree with you, we are moving ahead in that direction. But the pace of movement has been pretty fast in the last 5-6 years. Papers to be laid on the table. Items number 2 to 9. Honorable Minister Shri Arjun Ram Meghwal ji. ये आपको धन्यवाद दे रहे हैं भर्तृहरि मेहताब साहब कि 13 क्वेश्चन आपने लिए, उसके लिए आप पहली बार ही चेयर पे बैठे और 13 क्वेश्चन ले लिए. भर्तृहरि मेहताब जैसे सीनियर आदमी आपको बधाई दे रहे हैं. सभी एसोसिएट कर रहे हैं इसके लिए. धन्यवाद चेयर. A compliment from a very senior member is always. Thank you. I'm grateful to him. Thank you. चेयरपर्सन सर, आपकी परमिशन से जो क्रम संख्या 2 से
9 तक अंकित दस्तावेज हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री श्रीपद नायक जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी मेरे स्वयं के नाम के आगे, और श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे जो संबंधित मंत्रालयों के जो दस्तावेज हैं वो आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Thank you. Item number 10, Secretary General. Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation Number 2 Bill 2021, the Appropriation Bill 2021, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2021, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2021, the Puducherry Appropriation Bill 2021, and the Puducherry Appropriation Vote on Account Bill 2021. Item number 11, Shri Ravneet Singh ji. दूसरा नाम Item number 11, Pratima Bhaumik ji. Respected Chairman Sir, I rise to present the fourth report, Hindi and English versions of the Committee on Absence of members from the sittings of the House as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. Item number 12, Srimati Meenakshi Lekhi ji. Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to present the Hindi and English version of the following two reports of the Committee on Public Undertaking as listed against my name at serial number 12 in today's list of business. 8th report of the Committee on Public Undertaking, 17th Lok Sabha on National Thermal Power Corporation, NTPC. 9th report of the Committee on Public Undertaking, 17th Lok Sabha on para number 32 of the report on 13 of 2019, compliance audit regarding loss due to imprudent underwriting and lack of proper risk assessment related to New India Assurance Company Limited, NIACIL. Item number 13, Shri Girish Balachandra Bapat ji. Sir, I raise to lay the Hindi and English version of the four statements showing further action taken by the government on the report of the Committee of the Estimate as listed against my name as the serial number 14 in today's business. Thank you. Item number 14, Shri Girish Balachandra Bapat ji. Item number 14, Shri Girish ji. Item number 14. I raise to lay the Hindi and English version of the statement showing further action by the government on the report of the Estimate Committee, that is serial number 14 in today's business. Statement by Minister. Item number 15, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of the implementation of the recommendations of leak observations contained in the 227th report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by the government on recommendations of leak observations contained in the 225th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Development of Northeastern Region, Doner. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Bill to be introduced, item number 16, Shri Hardip Singh Puri ji. Honorable Minister. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act 2008. Sir, as everyone is aware, civil aviation is a critical driver of economic growth. The civil aviation sector in India has seen exponential growth. It will be realized and recalled. Minister, this is just an introduction of the bill. And you can I just briefly just give the crux of it and then we can add? Sir, in 2006, please do it when the consideration in 2006, two major airports were privatized. Those two airports, Delhi and Mumbai,
Sir, I just 1 minute conclude. You can do when it's. No, can I under just simply Yeah, please conclude. An ERA regulator was established in 2008. The ERA regulation stipulates that a major airport is defined as one with a throughput of 1.5 million. This was amended in 2019. All that we are doing now is to introduce the words any other The group question of, is that. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may introduce the bill now. Sir, in 2006, as I said, following the privatization of two airports, Delhi and Mumbai. Honorable Minister, you can just say I introduce the bill. I introduce the bill, sir. Thank you. Shri Thank you, Chairman Sahab. Ramneet ji. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕਦਮ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ NRI ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ NRI ਆ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੋਗੇ ਰੈਂਟ ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ GST ਲੱਗੇਗਾ 100 ਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਈਓ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲਓਗੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੋਗੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ Honorable members, 0 hour may be taken up at 6 p.m. So those who want to present their case they can do it at 6 p.m. in the 0 hour. And honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Bill for consideration and passing, the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill, 2021, Honorable Minister Dr. Harshavardhan ji. Respected sir, I rise to move that the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2021 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. Sir, before the House and the honorable members give their worthy comments about the bill, I would like to in another 10 minutes or so briefly introduce the subject to the honorable members. Honorable members, some of you or I would say most of you must have had a visit to some hospital at some point of time in your life. And I wish not, but you might have had to, I'm sure about it. Please recall those days and remember the people who took care of you, who brought you out of your illness. You may remember the name of the doctor, you may remember the name of the hospital, but do you also remember the name of the person or the person who would take your blood sample, give you physiotherapy, take your X-ray, advise on what you should eat, check your eyesight, assist your doctor or surgeon
look into microscopes, and bid you farewell with a smile. Who are these people? Yes, I'm talking of varied professionals of lab, technicians, physiotherapists, radiographers, dietitians, record keepers, optometrists, X-ray technicians, and many, many such professions who are as much, if not more, a critical part of the healthcare system as the doctor himself. After bringing in the historic reform of National Medical Commission in 2019, of which you were all very active contributors, to reform and streamline the sector of medical education, we now have another bigger opportunity to transform the much bigger sector of allied and healthcare professions, a group comprising of more than 56 different professions that have been till date unrecognized or unregulated. It gives me great pleasure to present a historical milestone bill that is being taken up in this august house today, 74 years after independence. Friends, the bill I am presenting today has the potential to create a paradigm shift in healthcare delivery of the future by recognizing the specialized skills and contributions of more than 56 types of healthcare workers, that is the allied and healthcare professionals. A major paradigm shift is being effected in healthcare service delivery, embracing a multidisciplinary care model. We all are witness to the developments around COVID-19 in this country in the last 1 year. COVID-19 has highlighted the invaluable contributions and sacrifices of these professionals in the front line, risking their lives every day selflessly fighting the pandemic. The invaluable role of respiratory therapists, laboratory technologists, psychologists, and physician associates, among several others during these past 15 months, cannot be overstated. The crores of blood tests and RT-PCR tests during COVID were possible only due to the skills of phlebotomists. Phlebotomist is one who takes our blood sample, and the lab technologists. The need for development and maintenance of standards of services and education of such professionals through a national regulatory body has thus been long overdue. As these group of professionals are loosely referred to as paramedics, however, the fact is that paramedic is only one type of allied healthcare professional trained to handle emergencies in an ambulance setting. The group of allied and healthcare professionals is much larger, and we are bringing in a law to reform and regulate this entire sector in order to give them their due through increased employment opportunities, both in India as well as abroad, but more importantly, dignity in recognizing their true worth. Further, the potential of these professionals can be utilized to reduce the cost of care and to make quality healthcare services accessible to all. Colleagues, India is not only being looked up to as the vaccine manufacturing and pharmacy of the world, but also for our competent and compassionate health workers, doctors, nurses, and allied and healthcare professionals. By 2030, the World Health Organization has predicted a shortage of 1.8 crore healthcare workers in the world, of which almost half will likely be in the allied and healthcare professional space.
Our 80 lakh plus strong healthcare workers today include a large number of allied and healthcare professionals who have the ability not only to contribute in a much bigger way at home, but also as part of the global health workforce. Before I come to the salient features of the bill, I wish to recall the long journey of this reform. During the decade of independence, several statutory bodies were established for what was understood then to be important professionals in healthcare: doctors, dentists, nurses, pharmacists, and decades later, rehabilitation-related professionals. Several committees, starting from Bhore Committee in 1948, followed by Mudaliar Committee in 1961, Chadda Committee in 1963, Srivastav Committee in 1975, Medical Education and Review Committee led by Mehtas in 1983, Mukherjee Committee in 1995, Planning Commission Task Force on Planning for Human Resources Health in 2007, among others, have stressed on the importance of quality human resources for health. The Bajaj Committee specifically indicated the need for organized, allied and healthcare professionals with the right skills and training to truly make a dent in the health system and provide the citizens with their constitutional right to accessible, affordable and quality healthcare services. The first of such efforts to establish a regulatory body in India started over 2 decades ago when a bill for physiotherapists and occupational therapists was drafted in the early 1990s. After a series of consultations, reviews and amendments, in 2007, the Paramedical and Physiotherapy Central Council's Bill 2007 was introduced in the Lok Sabha and was referred to the Parliamentary Standing Committee for examination. The 2007 bill proposed standalone councils for 3 professional groups, namely physiotherapy, laboratory technology and radiology, and imaging technology. In their 31st report on the said bill, the Standing Committee indicated the need for an overarching council structure encompassing more such professions which remain unregulated. Since the Paramedical and Physiotherapy Central Council's Bill 2007 lapsed with the dissolution of the 14th Lok Sabha in the year 2009, another proposal for the consultation of Paramedical Council was included in the National Commission for Human Resources for Health Bill in 2011, introduced in Rajya Sabha in December 2011. However, there was opposition to this bill from the existing regulatory bodies. Therefore, we moved away from a unitary structure for all health professionals, both regulated and unregulated, and the present bill is thus confined to regulating cadres not already covered by other regulatory bodies. I will also like to recall that former Health Minister of India, Shri Ghulam Nabi Azad ji, released a landmark report, From Paramedics to Allied Health, Landscaping the Journey and Way Forward, in 2012. In this regard, we have strived to accelerate this reform by developing the framework and structure around the recommendations provided by the experts during that phase. The bill was modified to incorporate all the allied and healthcare professions in 2015. This, after revisions, was approved by the government in November 2018, and the Allied and Healthcare Professions Bill 2018 was introduced in the Rajya Sabha on 31st December 2018. The same was referred to the Department-related Parliamentary Standing Committee for Health and Family Welfare
on 4th January 2019, based on the recommendations made by the 117th Department-related Parliamentary Standing Committee report dated 31st January 2020, on the lines of the National Medical Commission, necessary changes were carried out and a fresh bill titled the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020 was introduced in the Rajya Sabha on 15th September 2020 by withdrawing the pending bill of 2018 and has been passed by the Rajya Sabha. I will now come to the key features of the bill. This bill, once enacted, aims to establish a central statutory body as National Commission for Allied and Healthcare Professions. The Commission will frame policies and standards, regulate professional conduct, and prescribe qualifications for all these professions. The Commission will be supported by 10 broad professional councils, each comprising one or more professions. The institutional structure proposed in the bill enables assessment and rating of all the allied and healthcare institutions to ensure uniform standards and quality assurance. This also provides for registration of all the allied and healthcare professionals, facilitating their career growth and improving their employment potential both within and outside India. All the professions have been coded as per the International Labour Organization's International Standard for Classification of Occupation, which also allow them for global recognition and mobility. A National Allied and Healthcare Advisory Council to advise the National Commission with representation from all the states has also been proposed to enable adequate representation from all states and union territories. Further, each state will be having a separate state council with 4 autonomous boards pertaining to undergraduate education, postgraduate education, assessment and rating, and ethics and registration. Since allied and healthcare professions include a wide variety of different professions, numbering more than 56, a common regulatory body has been prepared for all these professions. We have carefully considered the invaluable inputs of the Parliamentary Standing Committee members and incorporated almost all of those in this bill. The year 2021 has been designated as the International Year of Health and Care Workers by the World Health Organization. I feel happy and delighted that in this very year, we are considering a landmark legislation that will reform and open up huge opportunities for our allied and healthcare professionals. As a doctor myself, I am personally elated that the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill will enable a team-based approach to care where the patient's well-being is the fulcrum around which several professionals operate. Through task shifting, specific tasks will now be moved to specialized allied and healthcare professionals for better reorganization of health workforce and improved health care. I therefore request all of you, call upon all of you to support this bill in solidarity and conclude its journey of more than 25 years now, fulfilling the long-standing promise since independence and ensuring the greatest good and healthy future of this nation. Thank you. Shri Suresh Narayan ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल 2021 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। महोदय, हेल्थ के क्षेत्र में डॉक्टर और उपकरणों के अतिरिक्त अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर।
कोरोना का काल में अगर सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं लोगों ने की है, इसलिए इनका हक इनको मिलना चाहिए और इस बिल से ये हो जाएगा। यह बिल काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा था। यह कह सकते हैं कि यह स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के लगभग 90% सलाह मान ली गई है। महोदय, इस बिल के विरोध में बोलने को कुछ ज़्यादा नहीं है, पर इस पर कुछ सुझाव जरूर देना चाहूँगा। महोदय, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत मिशन पब्लिक हेल्थ केयर पर कुल 1.28% खर्च होता है, जो कि बहुत कम है, यानी कि इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों से भी कम है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि 59% रेडियोग्राफर की कमी है। इनमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में कमी है। इसलिए सरकार को इन कमियों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण ग्रामीण इलाकों में खोलने चाहिए। महोदय, मेरा एक अनुरोध और है कि हेल्थ केयर सर्विस के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसलिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी बीमारी के अनुसार खर्च की सीमा बांधने का भी प्रावधान करना चाहिए। महोदय, इस बिल में बिना पंजीकरण के अगर कोई यह सर्विस देता है तो उसके पेनल्टी का प्रावधान केवल 50,000 रुपये रखा, जो कि बहुत कम है। इस पेनल्टी को और कठोर करना चाहिए, जिससे कि कोई भी किसी मरीज की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। महोदय, अंत में सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सेवा अगर किसी ने की है तो वो अलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स ने। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार के पास ये भी आंकड़े नहीं है कि कोरोना काल में अपनी सेवा देते हुए कितने अलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी प्राण त्याग दिए। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार भारत का इस क्षेत्र में बजट अलोकेशन में भारत 189 देशों के रैंकिंग में 179वें स्थान पर है। इसलिए हमें अपना बजट हेल्थ के क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। भारत में डॉक्टर और मरीज का जो रेशियो है वह 1343 मरीजों पर एक डॉक्टर, जो कि बहुत ही दयनीय है। हमको इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। महोदय, इस बिल में एक और सुधार हो सकता है, वह था कमीशन मेंबर का कार्यकाल 2 वर्ष के बजाय 3 या 4 वर्ष का होना चाहिए, और इसके बारे में स्टैंडिंग समिति ने भी अपनी सलाह में जिक्र किया था, लेकिन नहीं माना गया। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग काउंसिल का प्रावधान भी होना चाहिए था। हालांकि ये काम इस बिल में नेशनल कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है, जिसका आगे जाकर राजनीतिकरण हो सकता है। महोदय, इस बिल में यह नहीं बताया गया कि अलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी की समस्या कैसे पूरी की जाएगी। 2018-19 की एक रूरल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी हेल्थ केयर केंद्रों को CHC केंद्रों में 39.9% लैब टेक्नीशियन की कमी है, और ना ही केंद्र सरकार ने ऐसे वर्कर्स को कोई भी मुआवजा प्रदान नहीं किया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस वर्कर को परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से 1-2 विषय जुड़े हैं। टू अरेंज HLA टाइपिंग ब्लड टेस्ट इन चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज फॉर thalassemia patient. Also arrange leukocyte feeder set for 65 registered patient in Chandrapur GMC. Human leukocyte antigen HLA typing is used to match patient and donors for bone marrow or cord blood transplantation. To arrange nucleic acid test, NAT is a technical use to detect particular nucleic acid sequence and does usually to detect and identify a particular species and subspecies of organism obtained a virus or bacteria that acts as a pathogen in blood, tissues, urine, etc. With the help of NAT test, we can get medical report within 24 hours. This is very useful and essential for HIV, HB or hepatitis B/C test. Nowadays, ELISA routine test is available, which is very long process test. अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. Dr. Subhash Bamre ji.
सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल 2020, इस महत्वपूर्ण बिल पे मेरी बात रखने का आपने मौका दिया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये जो सेक्टर है, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, उनको न्याय देने की भूमिका में आज ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। सभापति महोदय, आप जानते हैं 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तब देश को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, ऑन्कोसर्जन हूँ, 25 साल के सर्जिकल प्रैक्टिस है, और मैंने देखा है गरीब परिवार में अगर कैंसर जैसी बीमारी होती है, कार्डियोथोरैसिक जैसी बीमारी होती है, अन्य बड़ी बीमारियां होती है, तो परिवार का बजट तकलीफ में आ जाता है। ये ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन स्कीम, इस स्कीम के तहत हर परिवार को 5 लाख का कवरेज है, जिससे एक बड़ी सुविधा उस परिवार को प्राप्त हो जाती है। 10 करोड़ परिवार, मतलब कम से कम 50 करोड़ लोगों को ये सुविधा है। कहने का तात्पर्य ये है, ये सरकार गरीबों के हेल्थ के प्रति समर्पित है, और उसी सिलसिले में आज का बिल आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंडियन पब्लिक expenditure that has increased from 0.9 of GDP in 2015-16 to 1.1% of GDP in 2020-21. Health policy 2017 aims to increase public health expenditure to 2.5 of the GDP 2025. There is a substantial increase in investment in health infrastructure. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। The budget outlay for health and well-being is ₹2,23,846 crore in BE 2021-22, as against this year BE 94,000. an increase of 137%. आपको बताना चाहता हूँ, मेडिकल एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं हमारी सरकार ने, और उसी के कड़ी में आज अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल ये बिल जो आया है, मैं बताना चाहता हूँ 2014-15 में there were 215 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस and 189 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। आप देखेंगे 5 साल में 2029 एंड 20 टोटल मेडिकल कॉलेजेस 554 हो गए। देयर हैज़ बीन 47 राइज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 33% इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। उसके तहत तो 2014 में 54,348 इतना अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होते थे, वो आज 80,302 इन एकेडमिक ईयर 2019-20. पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स have also increased 18,704, that is a 65% them during the corresponding period. सर, आपसे बताना चाहता हूँ, in order to increase requirement of society, the government is promoting the opening of new medical colleges and increasing the number of seats in existing medical colleges. It is estimated that by 2024, India would achieve the ratio of 1 doctor per 1,000 population.
2014, this ratio was 1 to 1600. And with the government's efforts, by 2024, it will be 1 doctor to 1,000 population. Sabhapati Mohoday, the National Commission for Allied and Healthcare Profession Bill, आप जानते हैं, building a strong cadre of allied and healthcare professionals go a long way in strengthening the healthcare delivery system of country. The formal attempt to examine the contribution of allied and healthcare professionals was undertaken. The commissioning of a study and its subsequent reports from paramedics to allied health services published in 2012. The report defined allied health professions' role as individuals who are involved with delivery of health or healthcare-related services, with qualification and competence in therapeutic, diagnostic, curative, preventive, rehabilitative intervention. They could work in interdisciplinary health professionals to promote, protect, treat, and manage a personal physical, mental, social, emotional, environmental health and holistic well-being. सभापति महोदय, आपको बताना चाहूँगा, in this regard, many other professions belonging to more than 50 allied and healthcare professions continue to remain unregulated in the health system. These broadly include professionals categories such as physiotherapy, occupational therapy, ophthalmic sciences, nutrition sciences, medical laboratory and life sciences, medical radiology, imaging and therapeutic technology, medical technologies, physician associates, trauma, burn care, and surgical anesthesia-related technology, community care and behavioral health sciences, health information management, and health informating. There has been persistent demand for regulatory framework for such profession for several decades. With the advent of technology in medical profession, the role of this allied and healthcare professional, it is increasing day by day. आप जानते होंगे, जो नॉन मेडिको है इस हाउस में मेंबर, आपको डायबिटीज है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल डाइटिशियन का होता है, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में डाइट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और डाइट कंट्रोल दिन में कितना खाना है, कितना कैलोरीज करना है, लॉट डिपेंड्स ऑन दिस. फिजियोथेरेपीज, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, आप समझ से एक अच्छा आदमी, एक्टिव आदमी बेड पे पड़ा रहता है, उसकी वन साइड पूरी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन उसकी रिकवरी फिजियोथेरेपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. करेक्ट फिजियोथेरेपी, डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी. तो ये फ्यू एग्जाम्पल्स है ये लोगों के. The United Nations Commission on Health, Employment and Economic Growth, with a focus on building resilient health system, stresses upon strengthening the health workers and urges to ensure effective health employment. As estimated by World Health Organization, by the year 2030, the global economy is projected to create around 40 million new health sector jobs, mostly in the middle and high income countries. Despite the anticipated growth in jobs, there shall be projected shortage of 18 million health workers to achieve the sustainable development goal in low and lower middle income countries. सभापति महोदय, आपको बताना चाहूँगा, इस देश में बड़ी पोटेंशियल है. इस बिल के माध्यम से we will be able to provide a workforce, health workforce, not only our country, but the whole world. And that's why I welcome this bill. Allied and healthcare professional bill is an important legislation which is going to change the face of the allied and healthcare profession with regards to its education and practice. Proper regulation as advised in the bill will go a long way in the development, regulation,
and standardization of the profession. Reports prepared by Public Health Foundation of India reports that allied and healthcare professionals constitute nowadays a vital part of health system delivery, both nationally and internationally. Allied and healthcare professionals are untapped treasure, critical to fixing gaping holes in India's health workforce, particularly the severe shortage of physicians and specialists. At a time when there is acute need for critical reforms in public health, aim must be to improve access to health by focusing on preventive, promotive, curative, rehabilitative need of the population. The allied and healthcare professionals could be leveraged as highly skilled, trained, competent health human resources in the system. Historically, recognized as a paramedical staff, paraprofessionals or health technicians have now been accorded better appreciation and presently termed as allied and healthcare professionals. That has been the key area for health sector reforms in India, especially due to the shortage of doctors and nurses in semi-urban and rural areas in the country. With the advancement in technology in recent times, demands trained individuals who can provide reliable results in conjunction with patient safety. However, there is a huge dearth of trained technologies and technicians in the system. This bill is to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professionals, assessment of institutions, maintenance of central register and state register, and creation of system to improve access, research and development, and adoption of latest scientific advances. This bill is a path-breaking initiative that has potential to change the future of healthcare service delivery, both for people of the country and also allied and healthcare professionals. While doctors, nurses, dentists, and pharmacists in India are regulated through their respective regulatory bodies, the allied and healthcare professionals are still unstructured and regulated. The global landscape, many countries have notified a statutory structure to regulate education and practice of such allied healthcare provides the potential of these professionals can be utilized to reduce the cost of care and to make quality of healthcare services and accessible to all. In the wake of COVID-19 pandemic also, आपने देखा होगा पूरे साल में ये जब जिसे हम पैरामेडिकल फोर्स स्टाफ कहते हैं, अलाइड एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, इनका रोल बहुत अच्छा बड़ा रहा। हॉस्पिटल में 8-8 घंटे कोविड पेशेंट के साथ डटे रहे, उनके ट्रीटमेंट करते रहे, ना खुद की परवाह की, ना परिवार की परवाह की। ऐसे अनेकों डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ साथ पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हुई। और इसलिए ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है। सभापति महोदय, coming to the bill, continuing with the reforms in the medical education sector, bill to provide for national regulatory body for all the allied and healthcare professionals is introduced. This is the second key regulatory reform after this parliament passed the National Medical Commission Act, August 2019. I congratulate Swasthya Mantri. The Allied and Healthcare Profession Bill 2018 was introduced in the Rajya Sabha on the 31st December 2018. The same was referred to the department-related Parliamentary Standing Committee for Health and Family Welfare for its examination. I won't go in the details of that. Based on the recommendation made by the Standing Committee in its 117th report on the lines of the National Medical Commission, necessary changes have been carried out, and fresh bill titled the National Commission for Allied and Healthcare Profession Bill 2020 has been introduced. The proposed bill addresses the long-standing vacuum of lack of regulatory body for various professions, including in the allied and healthcare sector. These professions are already almost 50 types of professions are there. Institutional structure proposed in the bill enables the assessment and rating of the allied and healthcare institution to
ensure the uniform standard and quality assurance. The professional will be represented through 10 boards, professional councils, and comprising one or more professions at the national level. Broadly, allied health professionals are those who undergo minimum 2,000 hours and 2 to 4 years of training and healthcare. These are the they are divided in the two categories. That is, one is allied health professionals and second is healthcare professionals. Healthcare professionals are those who attain minimum 3,600 hours and 3 to 6 years of education and training. In order to further preserve their identity and degree of complexity of services delivered by them, all the professions have been coded as per International Labour Organization's International Standard for Classification of Occupation, that is ISCO 08, so as to also allow them for global recognition and mobility. The bill also provides registration of all allied and healthcare professionals, facilitating their career growth and improving their employment potential both within and outside India. Since allied healthcare professionals include wide variety of different professions, as I have said, numbering more than 50, a common regulatory body has been prepared for all these professions. The Central Commission would be entrusted with developing the policies, standards, and guidelines based on the recommendation from individual professional councils under its ambit, and the consultation with the other national regulatory body, while the state councils would be expected to ensure implementation and enforcement of such regulation. A National Allied Healthcare Advisory Council to advise the National Commission with presentation from all the states has been proposed to enable the adequate representation from all the states. Further, each state will be having the separate state council with 4 autonomous boards pertaining to one for undergraduate, one for postgraduate, one third for assessment rating, and fourth for ethics registration. It is exactly in the line of National Medical Commission. As there are no statutory bodies in state which holistically cover the entire gamut of allied and healthcare professionals, the existing professional councils at state level pertaining to recognized categories would be subsumed and their mandate would be expanded to cover all the professions. Further, the India implements the vision of universal healthcare for all. A major paradigm shift will be needed in healthcare services delivery and embraces the multidisciplinary care model, and one that engages and empowers all allied and healthcare professionals. Bill also provides task shifting, that is moving specific tasks to specialized allied and healthcare professionals for better recognition of health workforce and improved health care. Thus, National Commission for the State Councils formed on the enactment of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020 will provide an opportunity to regulate and leverage the qualified allied and healthcare workforce and ensure high-quality multidisciplinary care in the line with the vision of universal health care, moving towards the more care accessible to the team-based model. Sir, there are key features Honorable Minister has already told, but I will tell about a few of them. Allied health professionals, the bill defines to allied health professionals as an associate, technician, or technologist trained to support the diagnosis and treatment of any illness, disease, injury, or impairment. As I have said, such professionals should be obtained the diploma or degree under this bill, the duration of 2,000 hours and over a period of 2 to 4 years. Likewise, the healthcare professional is defined. The healthcare professional includes a scientist, therapist, and other professionals who studies, advises, researches, supervises, and provides preventive and curative
rehabilitative, therapeutic, and promotional health services. Such professionals should have obtained degree under this bill. The duration of the degree should be at least 3,600 hours and over a period of 3 to 6 years. Allied and healthcare professions, this bill specifies certain categories of allied healthcare professions as organized categories. These are mentioned in the schedule to the bill and include life science professions, trauma, burn care professions, surgical, anesthesia-related technology professionals, physiotherapists, and nutrition science professionals. The central government may amend this schedule after consultation with National Commission for Allied and Healthcare Professions. National Commission for Allied and Healthcare Professions, this bill sets the National Commission for Allied and Healthcare Professions. The commission will consist of one chairperson, one vice chairperson, 5 members at the level of joint secretary, representing various departments, ministries of the central government, 1 representative from Directorate General of Health Services, 3 deputy directors or medical superintendents appointed on rotational basis from among the medical institutions, including AIMS Delhi and AIIPMR Mumbai, 12 part-time members representing state councils, among the others. Functions of the commission. Commission will perform framing of policies and standards for regulating education and practice, creating and maintaining an online central register of all the registered professionals, providing basic standards of education, courses, curriculum, staff qualification, examination, training, maximum fee payable for various categories, and providing for a uniform entrance and exit examination, among others, in the line of National Medical Council. Professional Council, this commission will constitute the professional council for every recognized category of allied and healthcare profession. Professional council will consist of president and 4 to 24 members representing each profession in the recognized category. The commission may delegate any of its functions to this council. State councils within 6 months from the passage of the bill, state government will constitute the State Allied and Healthcare Council. The State Council will consist of chairperson, at least 25 years of experience in the field of allied and healthcare science, 1 member representing medical science in the state government, 2 members representing state medical colleges, 2 members representing charitable institutions, 2 members from each of the recognized categories of allied and healthcare profession nominated by the state government, and amongst others, state councils will enforce professional conduct and code of ethics to be observed by allied healthcare professionals, maintain respective state register, inspect allied healthcare institutions, ensure uniform entry and examination. Thus, this bill is a landmark bill to give justice to the allied and health professionals. I support this bill, and thank you very much. Bhartrui Mehtab ji. Thank you, Chairman, sir. I stand here to deliberate on a very important bill, which has been very rightly mentioned by the Honorable Minister as a landmark bill, and also my previous speaker. And as both the Minister himself and my previous speaker also come from medical profession, they have adequate knowledge and expertise to deliberate on this subject. But I come from the other side of the table. The other side means I have been to medical professionals, to doctors as a patient. So I prefer to put forth my point of view, what is required from the patient. And here in this bill, I would say, for last so many years,
since the allopathic treatment has commenced in human civilization, one thing was always propounded, that it was doctor-centric. Wherever, जैसे हम कहते हैं उड़िया में डाक्टर खाना, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं वहाँ तक पेशेंट को जाना है, वहाँ डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उस हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट होती है. In this bill, or through this bill, the total medical system is now becoming patient-centric. It is becoming patient-centric. So I would say, as the minister in his introductory remarks mentioned, that there is a paradigm shift. Actually, it is this paradigm shift that instead of becoming doctor-centric, through this bill, an attempt is being made to make it patient-specific. This bill classifies 15 major professional categories, including 53 professions in allied and healthcare streams. There is a need of a statutory mechanism for enumeration, standardization, and regulation of these professions has been expressed by a number of experts. With the changing socio-economic milieu and epidemiological shift in disease pattern, the model of healthcare is worldwide, is moving towards patient-centric, multidisciplinary care from the doctor-specific centric health system. Therefore, it is necessary that everybody who deals with patient has some recognition and set standards of education and competitiveness. There are many allied and healthcare practitioners in the current state of healthcare system who are anonymous, unchecked, and underused. Here I may be allowed to say that during last 16th Lok Sabha, when I had introduced a bill as a private member bill for taking care of those who suffer from dementia and Alzheimer, the care is not actually taken by the doctors so much, but it is the caring nurses, male nurse or female nurse, or those who attend to them. They need little bit of training. And that was my concern. Mr. Nadda that time was the health minister, and in his reply to that private member bill, he had stated that we will take adequate measures. I again reiterate before Dr. Harshvardhan today that that part is still missing, because even today, when some medical professionals are being trained in different medical colleges, the amount of, in the curriculum itself, it is very limited. To how to, especially in the nursing sector also, that part is also very limited. There was an assurance, and an assurance by the government, whichever government it may be or whichever term it may be. As you are very much aware, that assurance committee always goes into the assurance of the government. I would say, just to reiterate here, that the minister can take cognizance of it. And especially those who suffer, because it is an old age disease, and still now nobody knows why it affects the brain and why Alzheimer occurs, or why that this forgetfulness disease occurs. And you never know at which age actually it will attack a person, and that is the most pitiable condition. And there, not only the family members, because most of the families have become nuclear now, not only the family members, you need adequate trained personnel who will look after them. And I had cited a number of instances also. Here I would say over the years, however, many others have been established whose ability can be used to strengthen and expand access to quality-based services in the rural areas and regions that are difficult to reach. Many countries around the world, including Australia, United States, have a formal licensing
or administrative authority approved to regulate and access these practitioners' credentials and competence. Although such practitioners have existed for many decades in India's healthcare system, there is a lack of rigorous framework and lack of AHP, education and training standards. I have some concerns to flag, sir, for the consideration of the government. One, Allied and Healthcare Council of India. Granting only 12 slots to the state council members is disproportionate given the number of states in the country. Second is functions of the Allied Healthcare Council. The bill warrants that every institution teaching professionals associated with healthcare will need to be accredited. This particularly creates a challenge when it comes to private institutes as they are averse to regulations. Moreover, the process of granting this accreditation on such a large scale opens up avenues of manipulation and corruption. This needs to be checked. 3, function of State Council. Ensuring high quality delivery in cities and towns of Tier 2 and Tier 3, where even doctors are in short supply, not to talk about high quality allied healthcare professionals, is of little value. This bill would require a budgetary overhaul by the states to establish enough high quality medical institutes, create lucrative jobs, which makes these graduates want to work there, and then, it's only then, increase overall quality of healthcare. Here, access should be the primary concern. Sir, fourth is establishment of new institutions. While this act, when it becomes an act after being passed here, lays down strict regulations in the rules and regulations that will be formulated, I would only suggest it should not deal with the scenario wherein the skilled supply is less than the demand as mandated by the bill and council. The higher qualification stipulation will have little to benefit if the skill needs to be improved. Lastly, I would only mention, sir, physiotherapists, as has been already discussed, have been demanding independent physiotherapy council, which the bill does not create any specific provision for. The bill bars psychiatrists from clinical practice. At one level, this exclusion appears justified as they are already included in India's Rehabilitation Council, that is RCI Act 1992. Nevertheless, RCI is under the Government of India, under the Ministry of Social Justice and Empowerment. India's Allied and Healthcare Council provided for in this bill would be under the Ministry of Health and Family Welfare. It makes no sense for one subfield of psychology, that is clinical psychology, to be regulated by one ministry and other subfields to be regulated by another ministry when both are part of the same discipline. I think with these few words, I would, our party of course supports this bill, but these are the concerns that we have mentioned here. And I would hope with the able leadership of the present Health Minister, we will have a robust system which will recognize the allied support mechanism of our healthcare. Thank you very much. Thank you. Dr. B.V. Satyavati ji. Thank you very much, Honorable Chairperson, sir, for giving me the opportunity to talk on the bill, the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020. And first of all, I express my deep gratitude towards the healthcare professionals of the country. When the pandemic had surrounded us from all sides, the healthcare workers emerged out as the corona warriors and have put in tremendous efforts to save our lives, and especially to mention
They have managed to deliver with limited resource and infrastructure. I congratulate all of them through you, sir, on behalf of this House. Thank you. And also, Chairman, sir, I am happy to mention from our state of Andhra Pradesh, we have managed to handle the situation well through a well thought out plan. Our village volunteers network system has been acclaimed throughout the country, with states like Kerala adopting it, and now even Britain has started implementing it. The village volunteers educated the people about the transmission of the virus, identified thousands of people who had returned from abroad, mapped the corona hotspots in the state, distributed the ration kits, and now are ready to contribute to the vaccination drive also. Though the healthcare professionals have won the corona war for us, but now is the time to introspect and prepare for the future. There were many shortcomings in our healthcare system which should now be analyzed and rectified so that the country is ready for any future medical emergencies. Honorable Chairperson, sir, in this light, the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020 is a step in the right direction. The bill is a path-breaking initiative that has the potential to change the future of healthcare service delivery for the people of this country. In the global landscape, many countries have notified a statutory structure to regulate the education and practice of such allied and healthcare providers. The potential of these professionals can be utilized to reduce the cost of care and to make quality healthcare services accessible to all. Honorable Chairperson, sir, to mention a few salient features of this bill, as already mentioned by our Honorable Health Minister Shri Harshvardhan Garu, this bill covers 56 professional profiles which are logically organized under 10 professional categories. It has been ensured that the bill clearly specifies the description of each category to demarcate the practice boundaries. Broadly allied health professionals are those who undergo minimum 2,000 hours and 2 to 4 years of training, and healthcare professionals are those who attain at the minimum of 3,600 hours or 3 to 6 years of education and training. Honorable Chairperson, sir, the bill also provides for registration of all the allied and healthcare professionals, facilitating their career growth and improving their employment potential both within and outside India. This is also a unique opportunity to cater to the global demand of healthcare workforce, whereas as per WHO Global Workforce Report, a shortage of 1.8 crore healthcare workers is projected by the year 2030, of which almost half will likely be in the allied and healthcare professional space. Honorable Chairperson, sir, through you, I want to draw the attention of this House that the Allied Healthcare Professions Bill 2018 was introduced in Rajya Sabha on 31st December 2018, and the same was referred to the department-related Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Health and Family Welfare for its examination and report. The committee, after detailed examination, recommended certain amendments to the said bill. Therefore, it has been decided to withdraw the pending bill and do introduce a new bill, namely the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020, incorporating the recommendations made by the committee. To mention a few, I'll take only 1 or 2 minutes. The constitution of a National Commission for Allied Healthcare Professions for regulation and maintenance of standards of education and services, assessment of institutions, maintenance of a central register and state register of such professionals. Sir, the constitution of such professional councils for every recognized professional category is very necessary, and the need of the hour also to frame the right policies and standards for the governance of allied and healthcare related education and professional services, and I congratulate the government for this clause. Chairperson, sir, Constitution of a National Allied and Healthcare Advisory Council to advise Commission on the issues relating to allied and healthcare professionals,
constitution of state councils for ensuring the coordinated and integrated development of education and maintenance of standards of delivery of services. And I'm sure, sir, that these national and state councils would be extremely helpful in ensuring the highest standards of practice and better coordination. Honorable Chairperson, sir, the bill by setting up of Allied and Healthcare Council of India and corresponding state allied and healthcare councils will enable setting of better standards and facilitate the medical profession with basic standards of education, courses, staff qualifications, and examinations. Professionalism can be introduced among the healthcare workers. The impact of the bill would be a high-quality multidisciplinary healthcare system in the line of the Ayushman Bharat mission, moving away from a doctor-led model to a team-based model. With accessible and affordable care, the skilled and efficient health professionals can reduce the cost of treatment also. At present, there exist many allied and health professionals who remain unregulated and unidentified or else are underutilized. Therefore, through this bill is targeted at the health professionals, but it is going to benefit the whole country. The basic objective is very clear: strengthening the healthcare system of the country. Before I conclude, Honorable Chairperson, sir, our state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, the state has chalked out a plan with an outlay of 16,200 crores. Reviewing Nadu Nedu scheme, which envisages revamping of government hospitals and setting up additional medical colleges, the state is now planning that every village in Andhra Pradesh will have a village health clinic, so that in the crisis like COVID-19, medical aid can be provided without any delay. So it is decided to set up 10,000 village health clinics, and for the purpose, rupees 2,026 crores has been earmarked. These sub-centers will be in addition to the existing 1,086 centers. We are also establishing 7 super specialty hospitals in tribal areas and 6 medical colleges with attached institutions with an estimated budget of 6,100 crore. Besides these, 15 more new medical colleges and nursing colleges along with the multi-speciality institutions have been proposed. Honorable Chairperson, sir, our party, YSR Congress Party, firmly believes that it is our duty to make provisions for affordable treatment. Right to health is a fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, and therefore we support this bill, sir. Thank you very much. Dhanyavad, Satyavati ji. Now I call Alok Kumar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि भारतीय सिनेरियो में मुख्यतः डॉक्टर, नर्स एवं फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को ही हेल्थ वर्कफोर्स के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन 50 से अधिक ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की कैटेगरी है जो हेल्थ सिस्टम में अंडर यूटिलाइज एवं अनरेगुलेटेड हैं। ये मुख्यतः फिजियोथेरेपी, ऑप्थेल्मिक साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, लेबोरेटरी साइंस एंड लाइफ साइंस, ट्रॉमा, बर्न केयर, सर्जिकल एनेस्थेसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इत्यादि शामिल है। कई दशक से लगातार मांग थी कि इन सबको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन लाया जाए। यह बिल इस दिशा में एक पहल है, जिससे हम पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजिस्ट एवं थेरेपिस्ट को अब एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर 2020 तक पूरे देश में 12,89,337 डॉक्टर्स मेडिकल क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड है। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ पूरे देश में 9,34,583 रजिस्टर्ड हैं। वहीं रजिस्टर्ड नर्सेज एवं रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स करीब 22,72,208 हैं, जबकि लेडी हेल्थ विजिटर्स 56,842 हैं। वर्तमान में देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मैपिंग करने के बाद पहचान की जा रही है। महोदय, यह बिल पहले राज्यसभा में लाया गया,
फिर सुधार के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया एवं कमेटी के सुझावों को शामिल करने के बाद इस सदन में लाया गया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट के अनुरूप ही हेल्थ वर्कर्स एवं हेल्थ में रोजगार को इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है। WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करने की परियोजना है, जिसमें अधिकतर मिडिल एवं हाई इनकम वाले देश हैं, जबकि 1 करोड़ 80 लाख हेल्थ वर्कर्स की कमी लो और लोअर मिडिल इनकम देशों में है। आज देश में हेल्थ सेक्टर में एडवांसमेंट को देखते हुए यह आवश्यक था कि विजन के साथ हेल्थ केयर डिलीवरी को पेशेंट सेंट्रिक और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए। वर्तमान विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। महोदय, 20 सितंबर 2020 के डाटा के अनुसार शहरी इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ANM की संख्या 16,820 है, जबकि 2,891 पद खाली हैं। डॉक्टर्स की संख्या 44 से 57 है, जबकि 954 खाली है। फार्मासिस्ट की संख्या 35 से 49 है, जिसमें 849 खाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की संख्या 19 से 33 है, जिसमें 731 खाली है। नर्सिंग स्टाफ 5938 है, जिसमें 1464 खाली है। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ANM, हेल्थ असिस्टेंट, मेल फीमेल तथा डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी जरूरी है। आज देश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 85,194 पारा मेडिकल स्टाफ है, जिनकी संख्या बढ़ाना आवश्यक है। इस बिल के पास होने से एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पारा मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सर्विस को ड्यू केयर एवं रेस्पेक्ट मिलेगा। महोदय, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हाल ही में टेली मेडिसिन हेल्थ केयर फैसिलिटी और डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ई-संजीवनी अश्विनी पोर्टल शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य है बेटर हेल्थ फैसिलिटी देना। दीदी की रसोई के अंतर्गत पेशेंट के खाने के साथ साथ उसके अटेंडेंट को भी खाना दिया जा रहा है। वर्तमान में 11,500 पेशेंट को हर महीने PHC में देख रेख हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार को आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य रखा है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। महोदय, इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार 2021 में BE के लिए स्वास्थ्य बजट आवंटन GDP के प्रतिशत के हिसाब से 1.8% है। इससे सबको लाभ होगा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुधार भी होगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2019 का इंडेक्स देखें तो भारत 100 में 61 स्कोर हासिल किया है, जो 2030 तक 100 को हासिल करना है। इस विधेयक के पास होने से गुड हेल्थ एंड वेलबींग का टारगेट हम विश्व में जल्दी हासिल कर सकते हैं और 50 से ज़्यादा एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट एवं डेवलप किया जा सकता है। अतः महोदय, मैं इस बिल का सपोर्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज इस एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2021 पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं ये पंक्तियाँ उन सभी एलाइड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए समर्पित करता हूँ, जिनके लिए आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये बिल के माध्यम से उन सभी एलाइड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि एक साइलेंट वर्कफोर्स की तरह कार्य कर रहे थे इतने सालों तक, उन सभी के लिए ये बिल आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर लाया है, जिससे आज तक ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था, वो आज रेगुलेशन के अंडर में आएगा। तो इसलिए मैं मंत्री जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मंत्री जी खुद पेशे से डॉक्टर है, गए 5 दशकों से मुझे लगता है कि वो
इस क्षेत्र में है और डॉक्टर होने के कारण इस क्षेत्र में क्या क्या बारीकी है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पर अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली लोकसभा में हेल्थ कमेटी का सदस्य भी था और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए गए, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन हो या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी हो या आयुष्मान भारत हो, और आज ये बिल। यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात कही गई है, जिसमें 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को हर जिले में स्थापन किया जाएगा। 3,382 ब्लॉक्स में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स शुरू होंगे। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी की भी घोषणा हुई है, जिसमें एलाइड एंड हेल्थ वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज इस बिल में सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की 110 में से 102 सिफारिशों का समावेश किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। वर्तमान में डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट को रेगुलेट करने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज़ है, लेकिन एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड और अनरेगुलेटेड थे। लेकिन आज के बाद एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी रेगुलेशन के अंतर्गत आएंगे। अलग अलग क्लॉजेस पे मुझे लगता है कि लोगों ने बात की है। मैं क्लॉज 4 में जो कमीशन का टेन्योर है 2 साल रखा गया, मुझे लगता है कि मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि टेन्योर को बढ़ा जाए। 2 वर्ष का समय बहुत कम होता है और अन्य विधेयक जैसे नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी हो, नेशनल मेडिकल कमीशन हो, उसके 4 साल का टेन्योर है। इस बिल में एक अच्छा प्रावधान है कि एक स्टेट काउंसिल्स का भी गठन होगा, जिनका कार्य होगा अच्छी तरह से सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट। ये जो बिल आज से पारित होगा उसी के साथ में रजिस्ट्रेशंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी इसमें प्रावधान होगा। और क्लॉज 12 में नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर एडवाइजरी काउंसिल विथ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ऑल स्टेट्स की स्थापना की भी बात कही गई, जिससे सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व इससे मिलेगा। और बिल में एक अच्छा प्रावधान है कि यूनिफॉर्म एंट्री एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम और उसी के साथ में नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आज तक इस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से तराश के आगे की जो आज से जो बिल पारित होगा उसके बाद जो कोर्सेज शुरू होंगे उसके लिए एक बड़ा योगदान जो है इस टेस्ट के माध्यम से भी होगा। After the implementation of the bill, there will be a paradigm shift, moving specific tasks to specialized allied and healthcare professionals for better recognition of health workforce and improved healthcare. इस विधेयक के प्रावधानों को बहुत ही सोच विचार करके करने के बाद लाया गया है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरे कुछ सुझाव है जो हमेशा मैं देता आया हूँ कि बजट पर जो हमारा खर्च सिर्फ 1.28% है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार, उसको बढ़ाया जाए। इंडिया रैंक्स एट ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स इज 145th out of 195 countries, as report in 2016 says. The Economic Survey of India 2020-21 noted India ranks 179th out of 189 countries in budgetary allocations. तो मुझे लगता है कि सरकार बजट में हेल्थ केयर के इम्प्रूवमेंट लानी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बजट एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हेल्थ स्पेंडिंग की जो बात है उसमें हम लो इनकम देशों से भी पीछे है। एलोपैथिक डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो भारत का जो है वो 1:1404 है पर करंट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ 1.35 बिलियंस।
WHO नॉर्म के अनुसार ये 1:1000 होना चाहिए। वर्तमान में 52% ऑफ दिस डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन जस्ट 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड यूपी। और ये रीजनल इम्बैलेंस जो है, इसके कारण हमारे देश स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता बहुत है। मैं मंत्री जी से ये भी निवेदन करूंगा कि बिल के माध्यम से कैसे एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उस पर भी विचार हो, क्योंकि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 64 लाख नर्सेज इन दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। एज पर द डेटा ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन 2018-19, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 40% of the lab technicians in PHCs and CHCs. There is a shortage of 59% radiographers in all the CHCs. हमारा देश इस अवसर पर पूरी तरह से प्रयोग कर सकता है और युवा पीढ़ी की जॉब डिमांड को पूरा करने के लिए हम अगले 1 दशक में हेल्थ प्रोफेशनल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि allied health professional jobs are women friendly. As per WHO report of total health workers, nurses and midwives, 38% are women, and 38% में 25% are males and 75% are females. हमारे प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसका आवंटन पिछले वर्ष की तरह ही 6,400 करोड़ रखा गया है, लेकिन रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर में सिर्फ 3,3100 करोड़ ही खर्च हो पाए, जो कि 50% से भी कम है। ये अंडर स्पेंडिंग की वजह क्या है? और सरकार का लक्ष्य यह था कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना होगी, जिसमें से सिर्फ अप्रूवल्स जो है 1 लाख को अप्रूवल्स मिली है, लेकिन ऑपरेशनल्स सिर्फ 50,000 हो पाए हैं। तो जो बाकी 1 लाख है वो 2022 तक कैसे हो पाएंगे, इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डालें। बाकी इस विधेयक को मैं मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं। मुझे अपनी बात यहां पर रखने का मौका दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You have spoken like a doctor. Thank you, Dr. श्रीकांत शिंदे जी। अभी मैं रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल पे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत विस्तार से इस बिल के जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में बताया, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारी जो पूर्व में खामियां रही हैं, ख़ास तौर से एलाइड वर्कर्स को लेकर के और पैरामेडिक्स और उसके साथ साथ तमाम अन्य ऐसे छोटी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें स्पेशलाइज वर्कफोर्स चाहिए होती है, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है और इसका हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, इस बिल में इसलिए इसको बनाया गया है ताकि the bill sets up the National Commission for Allied Healthcare Professions. The commission will consist of a chairperson, of a vice chairperson, and 5 members at the level of joint secretary representing various departments of the ministries and central governments, 1 representing from the Director General, and various other health services. इसका मैं स्वागत करता हूँ। हाल में ही पिछले कुछ दिनों में जो कोविड की महामारी हुई है उसके चलते हुए, और उससे पहले भी पैरामेडिक्स और हेल्थ सर्विसेज के जो ये निचले स्तर के जो वर्कर्स की ज़रूरत रहती है, इसमें एक भारी जो है वृद्धि आने का काम हुआ है। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में और पूर्वांचल में एक होड़ सी लगी हुई है पैरामेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए, और इसको नियंत्रित करने के लिए आप ये बिल लेकर के आए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो आपने कमीशन को स्टैब्लिश किया है, और उसमें भी आपने एक अनिवार्य किया है कि स्टेट्स जो है विदिन 6 मंथ शायद अपना एक कमीशन उधर और स्थापित कर दे विदिन द स्टेट, और इससे ये माना जा रहा है कि इससे जो है जो भी ये अप्लाई किया जाता है इन कॉलेजेस के लिए और इनके अंदर जो कोर्सेज चलते हैं उसको अच्छी तरीके से जो है नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। मान्यवर, इसमें ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देने के लिए कि इसमें एक लेवल पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी चलता है। लोग कॉलेजेस में आ जाते हैं,
लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं, और हमारी वर्कफोर्स में फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको उस कला में कोई निपुणता हासिल नहीं है। और इसको रोकने के लिए इसमें भी अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये जो हमारी ये हेल्थ सर्विसेज का जो हमने ये बिल लेकर के आए हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें इसमें कैसे सफलता मिलने का काम होगा। और होता क्या है सर कि एक लेवल पे गरीब जो 5-6 साल इसके अंदर अपना गंवाता है, या गंवाएगा क्या, इसको लगाता है और लगा करके अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है, उसको आगे चल करके नौकरियों में भी मिलने में जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है सर कि सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि 7वां पे कमीशन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे एक सम्मानजनक नौकरी मिलने का काम होता है, वहाँ पे ये सारी नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। 6-6 साल आपके इसी बिल में है, 6-6 साल के कोर्स हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के कोर्स हैं। उतना लगाने के बाद और इसमें पैसा खर्च करने के बाद एक वार्ड बॉय या नर्स की नौकरी के लिए अगर कोई जाता है तो 9,000 रुपए में संविदा पे उसको रखा जाता है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी विडंबना है। आखिर इतना समय देने के बाद एक सम्मानजनक नौकरी मिलनी चाहिए। इनका जो है मिनिमम वेज के हिसाब से ये काउंसिल को भी जो उनका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसको ये फॉलो अप करना चाहिए कि इनको कम से कम एक सम्मानजनक आर्थिक व्यवस्था भी इनके लिए हो रही है या नहीं। दूसरा सर मुझे ये भी कहना है कि इस बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है जो ये विसंगतियां हमको देखने को मिलती हैं उसका जो है समाधान निकले, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो ये नेशनल रजिस्टर आएगा इसमें भी जो है जितने भी लोग इसके अंदर रजिस्टर होंगे उन लोगों को किस तरह से हम लोग आगे उनको और डेवलप कर सकते हैं, उनको और कैसे वर्कफोर्स में आगे पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है ये काउंसिल अच्छी से काम करने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं सर एक आध इश्यूज़ ये हैं कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा कि अभी तक तो हमने जो देखा था कि आपने जो है मेडिकल कमीशंस को जो है ख़त्म किया है। अभी पीछे कुछ बिल्स आए थे उसमें ख़त्म करके आपने काउंसिल्स की स्थापना की है, डेंटल काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल। लेकिन अब इस बार जो है आप एक प्रोफेशनल बॉडीज़ को अब काउंसिल्स को आप रखते हुए एक कमीशन का भी आप स्थापना करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को रख करके और उनको चलाने में क्या सोच है इसके पीछे, इस पे भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है कि इसको भी रखा जा रहा है। और सर हाँ, इसमें इंटर्नशिप्स जैसे कोर्सेज का तो आपने 5-5, 6-6 साल के कोर्सेज पे आपने एक हिसाब से उसके बारे में बताया है यहाँ पे, लेकिन उसी के साथ साथ इंटर्नशिप के ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। क्या ये आगे चल करके जो बॉडीज बनी हुई हैं ये इसके ऊपर इसको स्थापित करेंगी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इन पैरामेडिक्स या इनके साथ साथ जो एलाइड वर्कर्स का जो स्थापना हो रही है काउंसिल की, तो इनको इनके कोर्स में जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो एक्सपीरियंस की बात होगी वो कैसे लोगों को मिलेगा, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी मान्यवर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बिल आप लेकर के आए हैं जो एलाइड मेडिकल फोर्स को जो है संगठित करके उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है व्यवस्था करेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे एक बहुत ही व्यापक तरीके से इस प्रोफेशन में लोग और जुड़ेंगे और देश की में जो कमियां हैं, यहाँ पे जो है अभी भी हर 1000 पेशेंट पे एक आधा ही बेड उपलब्ध है, ये भी ख़त्म होने का काम होगा। और आपने बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजिस्ट की भी बात की थी। हमारे देश में जो मेंटल हेल्थ को लेकर के खास तौर से कोविड में जो एक पर्दाफाश हुआ है यहाँ हमारे देश की समस्या को लेकर के, मैं आपके माध्यम से सदन में ये भी बोलना चाहता हूँ कि 36% जो दुनिया की टोटल सुसाइड रेट्स हैं उसमें 36% जो है हिंदुस्तान से कंट्रीब्यूशन आता है। 36% दुनिया के सुसाइड जो है हिंदुस्तान में होने का काम होते हैं। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी इसका इस रेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो जो आपने एलाइड वर्कर्स की ये सुविधा यहाँ पे उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा वर्कर निकलने का काम हो ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अभी श्री बी पाटिल। Thank you, sir.
At first, I express my deep gratitude towards the healthcare professionals of the country. When the pandemic had surrounded us from all sides, the healthcare workers emerged out as the corona warriors and had put a tremendous efforts to save our lives. They have managed a delivery with limited resources and infrastructure. Though the healthcare professionals have won the corona war for us, now is the time to introspect and prepare for the future. There were many shortcomings in our healthcare systems which should now be analyzed and rectified so that the country is ready for any future medical emergencies. Sir, the National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill 2020 is a step in the right direction. India has suffered from the problem of inappropriately trained doctors and poor quality of medical education since a very long time. Decade back, the Muralidhar Committee reports pointed out that doctors had neither the skill nor the knowledge and handle primary care and infectious diseases that were a high priority concern at the time. The recent times, the excessive reliance on a battery diagnostic test is reflective of commercial consideration and weak knowledges. So this bill with the objective of regulating and standardizing the education and practice of allied and healthcare professionals is an important legislation needs to be discussed elaborately. Sir, this bill, by setting up of Allied and Healthcare Council of India and corresponding state allied and healthcare council, will enable setting of better standards and facilitate the medical professions. With basic standard of education courses, staff qualification and examinations, professionalism can be introduced among the healthcare workers, sir. The result of the bill would be a high quality multidisciplinary healthcare system on the lines of Ayushman Bharat mission, moving away from a doctor-led model to be team-based model with accessible and affordable care, sir. The skilled and efficient health professionals can reduce the cost of treatment also. At present, there exist many allied and health professionals who remain unregulated and unidentified, else are underutilized, sir. Though this bill is targeted at the health professionals, but it is going to be benefit the whole country. The basic objective is very clear, sir. It is to strengthen the healthcare system of the country. I, on behalf of my state, would also like to request the Indian government to sanction medical colleges in Telangana, as out of 157 colleges that were sanctioned by the government, not even one was given to the Telangana, sir. Sir, I would also like to state that Hyderabad is known as a vaccine capital of the world, as more than 6 billion doses of vaccines are manufactured here every year, contributing 1/3 of the global output, sir. However, the vaccine manufacturers are forced to send the vaccine to the Central Drug Laboratory in Kasauli in Himachal Pradesh for testing and certification due to the logistical reasons and the time involved for it. The vaccine industry in Hyderabad is constrained from the being more effective and competitive. I therefore request Honorable Minister to establishment of vaccine testing and certification laboratory in Hyderabad. Sir, I firmly believe that it is our duty to make provisions for affordable treatment, sir. Right to health is a fundamental right and guaranteed under Article 21 of the Constitution. I support the bill, sir. Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद मोहम्मद फैजल जी. Thank you very much, Chairman sir, for allowing me. And I rise to support this bill from my party NCP. First of all, I must congratulate the Honorable Health Minister for bringing in such a wonderful piece of legislation, which is need of the country and need of the hour, sir. And we all know that during the pandemic period, the kind of service rendered by these allied health workers, especially areas in the remote areas like where I'm coming from, Lakshadweep, the tremendous work they have done, which kept my small, tiny corals out of COVID for more than 1 year. The tireless effort of our health workers, allied workers, especially in Cochin, in Mangalore, in Calicut, where the passage to Lakshadweep is done.
they kept a vigil, they screened everybody, we made a mandatory quarantine of 7 days, we proved by test that those tested negative people are sent to Lakshadweep, and by that entire 1 year, when all the world was worried about the pandemic, COVID, Lakshadweep was free with COVID. After relaxing the SOPs, there are certain cases started reporting, but those are under control, and our health workers are very vigilant on this part. Now, coming to the bill, sir, the standing committee has made a recommendation, and the student, teacher, and patient therapist ratio. We do not have a dynamic database on the part of the central government. So first efforts should be taken care to have a dynamic database to find out the ratio between the student teachers and the patient therapist ratio. Secondly, sir, the bill envisages regulating the courses, the academics, over and above 2,000 hours, wherein need for the health workers to aid and assist the patient in rural, tribal, and urban slums, where there is huge gap in the demand and supply of skilled healthcare providers. In this context, what the standing committee have recommended, need to have a regulatory authority for those courses below 2,000 hours also, because to cater the services in the remotest area, such courses also need to be regulated by the Health Ministry. Then, sir, the committee also observes that many medical institutes also run allied and health profession courses. So there need to be a coordination between the bill envisaged in this and the other allied institutes which is already in place. Then the other one is the miscellaneous point which I would like to highlight is the unemployment among the forensic science students. The shortage amounts to nearly 1,14,000 forensic experts, wherein it is stuck due to various clubbing of syllabus which is not pertinent to that particular course. If the ministry can come out with a particular syllabus, I think these vacancies can be filled up much early. Then the other area which need to be concentrated, which I feel that is the psychologist part. During this pandemic period, you know that there was many mental tensions, pressures, and anxieties among the people. The psychology is an area where need to give a special emphasis as far as this present condition is concerned, because another part is we have lost 2 sitting MPs, and this goes a message to the people that honorable MPs also committing suicide. This is not because of, I'm not making any political speech here, but this is the sentimental part of it. So the message should not go to the local people that MPs are also committing suicide. What is the issue? That we need to have a thorough look into the psychological part of it also. Then I'll just come back to my, the other point is that the state share mentioned in it. The state share which contributes certain opening from the medical college, where medical college is present, where in my constituency, we don't have any medical colleges. And I have been talking to you, sir, for giving us, MBBS seats, which we were getting 10 seats earlier. Now it has been reduced to 4. And, outside doctors are also not coming to Lakshadweep to, serve. So such, because, Andaman has got medical college, Daman has got medical college, and the college where Lakshadweep is deprived of, at least such places, we need little more share, and while you allocate the MBBS seats also, sir, you need to consider a little more to be given to Lakshadweep, sir. Then, sir, out of this scenario, other than this, what the area which need to be concentrated, sir. Sir, you know that the paramedical staffs under NHM, so the pay disparity between the regular and the contract paramedical staff is huge. For a paramedical staff nurse, to start with, they are getting 12,000 rupees per month, whereas a regular staff nurse is taking away 40,000 plus to their home. So though they are doing the same similar job, they put service for 12 hours,
they also have their families to look after. This is not different in the case of even regular GDMOs and contract GDMOs. Contract GDMOs, allopathy and homeopathy and Ayurvedic, there are huge differences among the pay. So this government would be, I would urge the government to bring in a pay parity among these health workers, because that we need to support them, we need to motivate them, because they are also dealing with the human beings, they are also into the service as a regular doctor or a paramedical staff in the scenario. Sir, the other one is the, for your, since the Honorable Minister is sitting, the Ayushman Bharat, which is, launched by the central government with lot many, wish and lot many envisages covering entire people. Now the Lakshadweep, when it go to the Lakshadweep, we had a comprehensive insurance coverage earlier, which covers, because we depend Kerala and Mangalore for most of our medical support. We don't have that much hospital there. Now, though the universal health insurance we were having have our empaneled hospitals in Kerala and Mangalore, and the coverage was also good. So when we now we are changing it to the Ayushman Bharat scheme, where in fact we are losing certain aspect, like in Kerala there are not enough empaneled hospitals in Kerala, and the coverage for the disease also is less when compared to the comprehensive coverage where we had joined. So there is a, I'm concluding, sir, I'm concluding. So there is a need for little more support from the central government to bridge the gap with the comprehensive insurance coverage. With this, sir, I'm in support of this, and I can congratulate the Honorable Minister for bringing in such a legislation. Thank you so much, sir. Thank you, Faisal ji. Dr. Pritam Munde ji. आपने मुझे नेशनल कमीशन फॉर द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2021 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला सर की स्पीडी रिकवरी की कामना करते हुए अपनी बात आगे रखती हूँ। सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू रिपीट द पॉइंट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी रेज्ड बाय माय कोलीग्स, पर मैं इस माध्यम से आज इस प्लेटफॉर्म से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, सारे डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस वॉर में अपना योगदान दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पर ये लड़ाई जिनके बगैर बिल्कुल भी अधूरी रह जाती, इन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो महत्व है वो हमें इन कोरोना के टाइम पे समझ में आया है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ सर, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे सहयोगी जो यहाँ पे है, जो खुद अपनी MBBS की या उसके बाद की भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वो भी जानते होंगे कि मेडिसिन पढ़ते समय सर अलाइड ब्रांचेस को देखने का एक अलग ही नज़रिया रहता था। I wouldn't say they're looked down upon, but they're not taken into consideration. मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी ब्रांच भी मेडिसिन की अलाइड ब्रांच है। हम लोग आज तक इनको बहुत महत्व नहीं दे रहे थे, पर इस बिल के माध्यम से आज इन लोगों की समस्याओं को एक महत्व देके उनकी समस्या सुलझाने की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। कोरोना के दौरान हमें समझ में आया है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या महत्व है, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या महत्व है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कितने हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग कोरोना से निकल कर के बाहर आए हैं, उनको भी इनका महत्व आज इस दौरान समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो आगे आए हैं, उनके माध्यम से आज हम ये अलाइड प्रोफेशनल्स का महत्व समझ रहे हैं। सर, मैं एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुंबई जैसे शहर में जब रहते हैं और प्राइवेट लैब्स में अगर हम फ़ोन करके घर पे किसी को बुला रहे हैं स्वैब लेने के लिए, तो फ़ोन पे हमें बताया जाता था कि आज जो हमारा टेक्नीशियन है वो बिज़ी है और उसके अलावा और कोई टेक्नीशियन ये काम कर नहीं पाएगा। तो जहाँ हम एक तरफ पूरे देश में ज़्यादा लैब्स हों, ज़्यादा सेंटर्स हों, ये मांग सरकार के सामने आ रही थी, वहीं पे ये सारी लैब्स और ये सारे सेंटर्स में काम करने के लिए इन प्रोफेशनल्स को तैयार करने का भी एक चैलेंज सरकार को झेलना पड़ा। और अच्छी तरीके से हम लोग ये चैलेंज को ओवरकम करके, मुझे लगता है इस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर पाए हैं। हम लोग जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मीटिंग में भी बात करते थे, अपने मुद्दे रखते थे,
तो जब रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना था तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, कितने सैंपल्स के बाद मशीन रन करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर्स के नाते हम सुझाव दे रहे हैं। पर जो फील्ड पे काम कर रहे थे लोग, क्या वो इसके बारे में ट्रेन थे, क्या वो इसके बारे में तैयार थे? ये सब तैयारी करने के लिए जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत मुझे लगता है कि आज इस बिल के माध्यम से हम लोग इसको पूरा कर पा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए टोटल 110, उसमें से 102 इसमें एक्सेप्ट किए गए हैं, 6 मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट किए गए हैं। जो 2 एक्सेप्ट नहीं हुए हैं उसमें से एक सुझाव ये रहा कि स्टडी आवर्स जिनके 2000 घंटों से कम हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत सम्मिलित करना है, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और मैं आज विश्वस्त हूं कि संबंधित मंत्रालय इसका सकारात्मक विचार करेगा। इस बिल की ज़रूरत इन सब चीज़ों के लिए थी क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी की जो कमी थी वो इस बिल के माध्यम से पूरी हो रही है, जिससे इन सब के काम में एक सुसूत्रता तो आएगी ही, लेकिन 56 व्यवसायों के सहित 10 प्रमुख पेशेवर श्रेणियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो आने वाले समय में हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। सर, इसमें सर्विसेज और स्टडीज के स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो है इन प्रोफेशनल्स का, उसका भी प्रावधान है, जो इन प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिलवाता है, उनको एक डिग्निफाइड आइडेंटिटी भी दिलाता है। और साथ ही साथ सभी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मानक के वर्गीकरण ISCO 08 के अनुसार कोडिंग भी करा जा रहा है, जिसके माध्यम से जो लोग हमारे देश में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे देश में काम करते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का उपयोग करके अपनी आजीविका को हासिल करने का एक मौका इससे प्राप्त होगा और देश विदेश में अपने लोग सेवाएं दे पाएंगे। हमारे विदेश मंत्री ऑनरेबल जयशंकर जी ने कहा कि जहां दुनिया एक देश को वायरस देने वाला देश की तरह देख रही है, वहीं पे भारत देश को एक सारी हेल्थ सुविधाएं देने वाला, वैक्सीन की निर्मित करने वाला देश के तौर पे आज दुनिया हमारी तरफ देखती है। हमारे डॉक्टर्स पहले से भी दुनिया भर में अच्छा काम करते रहे, है ना सर। ये आज ILO और ISCO के कोडिंग के बाद हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अच्छा लगता है कि ये लोग हमारे देश का नाम दुनिया में जाके रोशन करें, पर ऐसा ना हो कि उनको वहाँ इतने अट्रैक्टिव पैकेजेस मिल जाते हैं कि लोग हमारे देश में काम करने की बजाय बाहर जाके काम करना ज़्यादा पसंद करें। तो उनके लिए कोई अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस का भी प्रावधान आने वाले समय में मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहती हूँ कि ये ज़रूर इस पे काम करें। इस मुद्दे का मैं निजी तौर पे बहुत ज़्यादा समर्थन करती हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और रिलेटिवली पिछड़ा हिस्सा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऐसी पढ़ाई करके विदेश में जा कर के अपनी आजीविका हासिल कर सके, अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। किसानों के बच्चे इसमें आगे आ सकते हैं, गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूर के बच्चे इसमें आ सकते हैं। हम तो हमेशा अकाल से जूझते रहने वाले क्षेत्र हैं, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं समझती हूँ कि इसके माध्यम से बहुत लोगों को आज जॉब की भी एक गारंटी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस खोलना, बहुत सारे मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ पास करके बाहर लाना ये सिर्फ एम नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिस को रिकग्निशन दिलाना ये भी मुझे लगता है कि बहुत एक आज समय की ज़रूरत है। सर, वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टरों की बात करना तो मेरा उत्तरदायित्व तो है ही, पर आज इस असंगठित क्षेत्र के व्यावसायिकों के बारे में, इन कर्मचारियों के बारे में, उनके विषय के बारे में मुझे बात करने का अवसर मिला, इसमें मैं अपना गौरव समझती हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी सर, पर मुझे लगता है कि इस बिल का टाइमिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि हम जहां कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं आज के प्रेजेंट समय में भी, आने वाले काल में भी हम लोग जो हमारे देश की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले कोई भी पैंडेमिक का सामना करने के लिए तैयार होंगी। जो पैंडेमिक का सामना करने की हम बात करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले ये पैरामेडिकल या अलाइड जो प्रोफेशनल्स हैं
ये भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये वही प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका पहले वैक्सीन पे हक बने, इसलिए ना टीका खुद पहले लगवाया ना अपने सांसदों को लगवाया। इन्होंने फ्रंटलाइन हेल्थ वॉरियर्स को जो है टीकाकरण में प्राथमिकता दी। ये उनका बड़प्पन और दूर की सोच दिखाता है। तो ऐसे नेतृत्व में ही आज ये अलाइड प्रोफेशनल जो हैं उनको न्याय मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं, और उनके लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद करते हुए मैं अब इस बिल को अपना समर्थन देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, आपने एक बढ़िया बात कही। कोई वायरस फैलाता है और भारतवर्ष वैक्सीन प्रदान करते हैं, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं अभी निवेदन करूंगा अनुप्रिया पटेल जी को। Thank you, Chairman. On behalf of my party, Apna Dal, I rise to speak in support of the Allied and Healthcare Professionals Bills 2021, which is a historic bill and worth welcoming, and is in fact the second key reform which has been brought by the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare, after the constitution of the National Medical Commission. Sir, if we look at the healthcare scenario today, in India there are a large number of allied and healthcare professionals who are, for years, who have been going unidentified, unregulated, and also underutilized, because we only tend to be focused on strengthening the capabilities of a few limited categories like our doctors, our nurses, or our frontline health workers. Whereas there is a huge potential in these allied healthcare professionals, and we have seen their tremendous significance during the COVID pandemic times also. They very much constitute an important element of our healthcare system, and I heard Dr. Shinde from the Shiv Sena party also mention them like a silent force which has been contributing to the nation's healthcare for over the years. So it's important to understand that the more we skill them and the more we equip them and train them and give them better standardized education and regulate them, we will be able to move towards creating an access towards quality health care. So, globally, most of the countries have a regulatory framework, and they are also providing good education and training to these allied and healthcare professionals who undertake undergraduate programs and obtain degrees. But in India, unfortunately, there is an absence of a robust regulatory framework, and also there is no standardized educational curriculum as well as training for these allied and healthcare professionals. So which is why today, by means of this bill, the government is trying to create a national commission for the allied and healthcare professionals. And there are as many as 56 different categories of these professionals, like physiotherapists, occupational therapists, dietitians, nutritionists, radiology and imaging professionals, psychologists, community health workers, and so many that I'm not taking names of, who will be collectively covered under this national commission which is being constituted. And this National Commission would broadly frame the guidelines and the policies on the basis of the recommendations which will be obtained from the professional councils under its ambit, and it will be the duty of the state councils, which will also be constituted after the enactment of this bill, to ensure the enforcement of the regulations and the broad standards and policies which have been framed by the National Commission, the National Council. And this bill will therefore make a shift from the doctor-led model, which Chairman Sir, you also mentioned about, to a more care accessible and team-based model, which is very much in line with the vision of universal health coverage as laid down by the National Health Policy rolled out in 2017 and Ayushman Bharat. You must also understand that this bill also creates an opportunity to address the global demand, which is projected to be about 15 million by the year 2030, as stated in the WHO Global Workforce 2030 report. And for this purpose, the purpose of global recognition, the coding of all such allied and healthcare professionals will also be done as per the International Labour Organization standards for classification of occupation, which is a very, very important step. And across the country, there are 8 to 9 lakhs of such professionals who would be covered
along with several other graduating professionals who would be joining the workforce annually, and they will all be registered. A register is going to be maintained, and in case of any offenses, penalties would be imposed. So only those who are registered would be allowed to practice. It's very important. However, I have two small concerns which I would like to raise here, sir. My first concern is regarding, sir, looking at the history of the healthcare regulation in India, I have my doubts that there is a scope of manipulation in case of this commission as well. Because how would this bill ensure that the new councils which are being proposed by way of this bill will not go down the same path? So I would like to know from the Honorable Minister that this bill should not just be a good piece of legislation. It should not be just good on paper, but should be good in effect as well. And another thing that I want to point out, sir, that how will this bill ensure that the big players, the powerful healthcare providers will not eliminate the small players in the garb of ensuring quality services? So these are my two concerns which I would request the Honorable Minister to shed light upon while he's replying to the debate. And with this, I once again congratulate the Honorable Minister for bringing this landmark legislation which will go down in the history of the healthcare revolutions in India. It will transform the healthcare scenario and make a paradigm shift. And thank you, Chairman, so much for indulging me. धन्यवाद अनुप्रिया जी. Now Dr. Manoj Rajoria ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात कोरोना काल के दौरान उन स्वास्थ्य कर्मियों, उन अलाइड हेल्थ सर्विसेज के सभी प्रोफेशनल्स और उनके सहयोगियों, चाहे वो टेक्नीशियन हो, नर्सिंग कर्मी हो और स्वास्थ्य कर्मी भी, जो सफाई कर्मी तक भी जो अस्पतालों में सफाई करते करते जिन्होंने कोरोना वायरस के रूप में भारत के आम जन की सेवा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते अपने प्राणों की आहुति की, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं. उनको नमन कर मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा. मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभापति महोदय जी. आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस नेशनल हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज कमीशन पर आपने मुझे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया. मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ. महोदय, लगभग एक साल पहले, ये 24 जनवरी आज ही का दिन था, 24 मार्च आज ही का दिन था, जब भारत सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक सख्त निर्णय लिया और लॉकडाउन का फैसला किया. मुझे लगता है कि आज विश्व की जो परिस्थिति है, भारत ने जितनी तेजी से इस आपातकालीन परिस्थिति का सामना किया, हम सबको, पूरे सदन को प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का और इनके साथ में पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि देश को इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी निकाल कर आज जिस तरीके से भारत को संभाला है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं. महोदय जी, जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, पूरे देश की जनता ने उनको मैंडेट दिया और ये कल्पना की थी कि अब हमारा कोई खैर खावर आएगा. सभापति जी, वही हुआ. एक गरीब घर से एक गरीब माँ का बच्चा जब देश के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचा, तो सर्वप्रथम उन्होंने गरीबों की देखभाल की, सर्वप्रथम उनको लगा, उन माँओं की पीड़ा समझ में आई जो अस्पतालों तक नहीं जा पाती थी, उन रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी. उन बच्चों की पीड़ा समझ में आई जो डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन के अभाव में अपनी जान दे देते थे, उनकी मौत हो जाती थी. गांव में जब जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे. महोदय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में 2014 से लेके अब तक आपको हर कदम ऐसा देखने को मिलेगा जिससे ये साबित होता है कि वो देश के अंतिम व्यक्ति की, देश के प्रत्येक व्यक्ति की और विशेष तौर से गरीब और कमज़ोर व्यक्ति की सेवा के लिए अपना जीवन और अपनी सरकार को समर्पित कर चुके हैं. 2014 की बात करता हूँ तो आप याद कीजिए कि देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ही विजन है
और उनके साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा जी और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दोनों ने जोरदार काम किया और उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करते हुए देश के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014-15 में जो कॉलेज होते नहीं थे जिन जगहों पे, आज कम से कम मुझे लगता है कि 550 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस देश में खुल चुके हैं और हर राज्य के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर और भी नए मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया में है। मैं आशा करता हूं कि अगले 2-3 वर्षों में ये और कदम होगा, कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। जब डॉक्टर्स की बात आती थी, सभी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और आपके पास लोग आते थे, साहब मेरे गांव में, मेरे पीएससी में, मेरे सीएससी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे डॉक्टर लगवा दो। जब आप राज्य सरकार के पास जाते होंगे और पूछते होंगे भाई मेरे यहाँ डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो डॉक्टर्स की कमी आपको मंत्री जी हाथ खड़े कर देते कि मैं क्या करूँ, बिल्डिंग तो बना दी लेकिन डॉक्टर नहीं है। और उस चीज़ का समाधान क्या, और देश के प्रत्येक नागरिक को आम सेवा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमबीबीएस की जो सीट्स थी उनको भी लगभग 40,000 से बढ़ाकर 85,000 आज की तारीख में एमबीबीएस की सीट्स की जा चुकी है। तो इतना भारी बढ़ोतरी आज एमबीबीएस सीट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की है। इसी प्रकार से पीजी सीट्स की बात करते हैं तो पीजी सीट्स में भी जो आज लगभग 50,000 से ज़्यादा पीजी सीट्स प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो चुकी है। ये डॉक्टर्स जब डॉक्टर्स बन के अपने अपने राज्यों में, अपने ज़िलों में और अपने कस्बों में जाके जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी काफ़ी लोग होंगे जो जन सेवा का काम करेंगे। आपको याद होगा कि देश भर से लोग दिल्ली एम्स में दिखाने आते थे और एक प्रतिष्ठित संस्था पूरे देश में माना जाता था दिल्ली एम्स। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 2014 से पहले देश में 70 साल के अंदर सिर्फ 7 एम्स बने थे और 2014 से लेके और 2019 के बीच में इतने कम समय के अंदर 15 से ज़्यादा नए एम्स की स्थापना हो चुकी है और चालू हो चुके हैं और नए और एम्स भी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सपना है कि इस देश के प्रत्येक मानविकी के जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो और उसके स्वास्थ्य के अधिकार को पूर्ण देने के लिए उन गरीबों के लिए, आपने सुना होगा कि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके बीवी बच्चों के गहने बिक जाते थे, माँ बाप के गहने बिक जाते थे, ज़मीन बिक जाती थी और एक बार अस्पताल में पहुँच जाए तो उस अस्पताल में मुझे लगता है कि वो कर्ज में डूब कर आता था और अपने परिजन को खो देता था, जो खो देता था, लेकिन अपनी ज़मीन जायदाद और अपना मान सम्मान भी खोकर आता था। उस गरीब की पीड़ा को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का संकल्प लिया और उस आयुष्मान भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए 5 लाख रुपए तक के बीमे की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं और मैं पूरे उन करोड़ों लोगों की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, कोविड-19 का ये संकट काल, जैसा कि मेरे अभी एक साथी ने कहा, हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा था कि एक जो है ये कोरोना को बनाने वाला देश है कि बदनाम देश था जो एक जहाँ से इसको उत्पत्ति हुई और एक ऐसा देश जो इस बीमारी से मुक्ति करने के लिए वैक्सीन बनाने में व्यस्त था और न सिर्फ खुद के नागरिकों के लिए वैक्सीन बनाई बल्कि 150 से ज़्यादा देशों को कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई कर इस देश को ये साबित कर दिया कि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। भारत जो है इस देश की उन्नति में और पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया की उन्नति में भरोसा करता है, सबको अपना परिवार मानता है और देश के 4 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को आज कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है। इतना ही नहीं, बजट के अंदर 132% की बढ़ोतरी करके माननीय सभापति महोदय जी, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2.34 लाख करोड़ रुपए का बजट इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया, जो एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय सभापति महोदय जी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल के मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो 10 कैटेगरीज, वो 56 प्रोफेशन जिनको आज तक कभी मेडिकल साइंस में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था,
वो लोग स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देते थे, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी में काम करने वाला हो, चाहे कोई और हेल्थ प्रोफेशनल हो, बर्न यूनिट में काम करने वाला हो, कोई भी ऐसे 56 प्रकार के प्रोफेशंस हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वो जब अपना काम करते थे सर, तो उनको न अपना प्रोफेशन की पहचान मिलती थी, न उनको उनकी योग्यता अनुसार वेतन मिलता था, न उनको देश के अंदर सेवाएं करने का अवसर मिलता था, न उनको विदेशों में भी सेवा करने का अवसर मिलता था। लेकिन आज पूरे देश का स्वास्थ्य के ढांचे को जो मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसी के अंदर ये जो हमारा बिल अलाइड हेल्थ में कमीशन का बिल लेके आया जा रहा है सभापति महोदय जी। इस बिल के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है, 4 कंपोनेंट्स जो बताए गए, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की स्पष्ट परिभाषा की गई है और उसकी डिग्री के लिए भी स्पष्ट निर्धारण किया गया है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कम से कम 2000 घंटे की उसकी जो ट्रेनिंग होगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और कम से कम 2 से 4 साल का कोर्स होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी 3600 घंटे की ट्रेनिंग होगी और कम से कम 3 से 6 साल का उनका कोर्स होगा। महोदय जी, ऐसा ही नहीं, बहुत ही साइंटिफिक वे में इस कमीशन का निर्माण किया है, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 5 मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे जो कि भारत सरकार के होंगे, और इतना ही नहीं, भारत सरकार के जो बाकी मंत्रालय हैं, मंत्री जी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए सर। 2 मिनट सर। भारत सरकार के जो बाकी मंत्रालय हैं उन सबको भी अपना योगदान देने के लिए जोड़ा गया है। और महोदय जी, सबसे बड़ा चीज ये है जी, विथ रिकॉग्निशन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा रहा है जी, जो आपने कही अभी जी, रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा रहा है। जी सभापति महोदय जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको रिकॉग्नाइज किया और जो इन अलाइड हेल्थ सर्विसेज के 56 प्रोफेशनल्स हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको सम्मान दिया गया, इनका भविष्य निर्माण का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमेशा हमारे सामने बैठे हुए लोग, कांग्रेसी लोग कहते हैं कि राज्य सरकारों को पूछा नहीं जा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकारों को इसमें पूर्ण सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया गया है। पूरे स्टेट की जो आपको काउंसिल्स बनाई गई है और स्टेट काउंसिल ही, चाहे नए मेडिकल कॉलेज का खोलने का हो, चाहे सीट्स बढ़ाने का हो, चाहे इंस्पेक्शन करने का हो, उन सब का भी काम करेगा। और इस बिल के माध्यम से नेशनल रजिस्ट्रार और रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का कि इस बिल के माध्यम से इन सब प्रोफेशनल्स को एक सम्मान देने का काम और आगे बढ़ाने का काम आपने किया, जनसेवा का काम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी और 4-5 ऑनरेबल मेंबर्स रह गए हैं बोलने के लिए, और इसी चेयर से भी बताया गया था पहले, इंटेलिजेंट मेंबर्स स्पीक ओनली फॉर 3 मिनट्स। सो मैं अभी मसूद जी से बुलाऊंगा 3 मिनट। Thank you, sir. Sir, this welcome piece of legislation, it covers a field that was till date left uncovered. Sir, it as rightly observed by sir, it gives respect, recognition, and responsibility to key actors of healthcare system that were left out. But last year, the COVID brought out cracks in our healthcare system. Pandemic caught us napping, and all of a sudden we realized that not only that we were lacking in workforce, but also that importance of some key actors of the healthcare system that had gone unrecognized, unsung heroes. Sir, I will not go into the details of the bill. Honorable Minister deserves all congratulations from bringing such a comprehensive and elaborate bill. But my concern is that where is the workforce that you propose to regulate? Is that in place? Sir, what we know from the ground is that because most of our people in rural India, they depend on public health care system. And most of the hospitals, whether at primary or secondary level, are without these professionals, who are proposed to be regularized, allied and healthcare professions. Sir, in Jammu and Kashmir, first is the area of concern is that we spend 1.28% of our GDP on healthcare. एक ऐसा विशाल मुल्क जिसको अपने GDP का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहिए था, तो उसमें सिर्फ एक प्रयास, एक लेजिस्लेटिव प्रयास कोई काम नहीं होगा, कोई लाभ नहीं देगा। देखिए, तकरीबन सरकार को हर एक ज़िले में एक
ऐसा एक इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहिए अपनी तरफ से, जहाँ पर इन प्रोफेशनल्स जो हमारे अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, ताकि वहाँ से और फिर उसके बाद जो वहाँ से आ जाएंगे निकल कर, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था है कि उनको रिक्रूट किया जाए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है कि नीचे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर या इन सब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कहीं पर ये सारे जो भी जिनका नाम गिनाया गया है शेड्यूल में, वो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, वो डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। तो सिर्फ एक रेगुलेशन बनाने से, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशंस नहीं पहचान पाएंगे। जब जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, 30 साल से हम जूझ रहे हैं एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से, उससे हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक्नॉलेज करने के लिए और उनके लिए कोई रिस्पॉन्स करने के लिए, ताकि एक मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम एक और ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है। ठीक, तो क्या किया जा रहा है कि इस सारे अभी आज के बजट में 3 कॉलेजेस की गई है। अब एम्स की बात हुई, कहाँ पर एम्स है? सिर्फ ऐलान किया गया 4 साल पहले, अवंतीपोरा का एम्स कहीं पर भी नहीं। बेबी स्टेप्स, यू आर नॉट बी एबल टू टेक बेबी स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। कहाँ पर अवेलेबल है? कहाँ पर जम्मू में अवेलेबल है? सिर्फ एक घोषणा की गई है और घोषणा की हद तक महदूद है। तो जनाब, तब तक ये कानून, जो कि बहुत ही अच्छा कानून है, रेगुलेट करता है अनकवर्ड सेक्टर को, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप इन प्लेस होगा वो फोर्स जिसको आप रेगुलेट करने जा रहे हैं। ठीक, मेरी ये सजेशन होगी कि एक कॉलेज तकरीबन, ये जो हमारे प्रोफेशनल्स है हेल्थ केयर और अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके लिए तकरीबन एक कॉलेज हर एक ज़िले में सरकार की तरफ से हो, क्योंकि हेल्थ केयर तो राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है, राइट टू गुड हेल्थ केयर आर्टिकल 21 के तहत। तो ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मसूदी जी। अभी ये जब कहा गया कि बेटर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ गुड, कुछ बन रहा है, बेटर करने के चक्कर में ये गुड भी नहीं हो, तो ये तो स्वीकार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती नवनीत राणा जी। Thank you so much, Adhyaksh Mahoday. The National Commission for Allied and Health Professional. 3 minutes. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. और पहले तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे वर्ष जिस तरीके से कोविड की महामारी में सर आपने लैब से लेके टेक्निक से लेके सब चीज़ों में पर्सनली सभी एमपीज़ के साथ आपने कनेक्टेड रख के, कोई फ़ोन आया तो उन्हें रिकॉल करके उनसे प्रॉब्लम समझ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लैब्स का इम्प्लीमेशन किस तरीके से होना चाहिए, नॉर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोविड में किस तरीके से लोगों की जान बचानी, उस तरीके से आपने मदद की। पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस सर विथ यू। जब शुरुआत की नोबडी वॉज एक्सपीरियंस कि क्या होगा कोविड में, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, पर आपने सभी लोगों को साथ में लेके उनको साथ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन दिस रिगार्ड मेनी अदर प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू मोर देन 50 allied and health care professionals continue to remain unregulated in the health system. जो कई सालों से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अपनी हर जगह जाके नोन करवा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमें भी रेगुलेटर किया जाए, उससे हमारे आने वाले भविष्य में हमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस मिलेगा, महत्व मिलेगा। उसके लिए जो आपने ये बिल यहाँ पे लाया है, और दिस बोर्डली इंक्लूड प्रोफेशनल कैटेगरीज सच एज फिजियोथेरेपिस्ट, many other categories comes into this, burn care and surgical anesthesia related to technology, community care and behavior health sciences and information management, health informatics. There has been presented demands, or sir, the Parma medical professional as well as other technology and therapists has been finally accorded their due recognition and presently being termed as allied and health professional based on the International Labour Organization International Standard Clarification of Occupation ISO 08. A detailed mapping has been, आपने इतनी अच्छी से इनको मदद करने की, जो बहुत सालों से पेंडिंग था। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं तो ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और आज भी हमारे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 4000 से भी ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आज भी महाराष्ट्र में वैकेंट है।
और आने वाले समय में सर एक पर्सनली और भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हेल्थ सेक्टर में हम आज भी देश में बाकी पूरे वर्ल्ड में हम आज भी बहुत पीछे हैं। तो आने वाले समय में हम मेडिकल को किस तरीके से और बढ़ावा दे सकें जिससे जो लोगों को इससे ज़रूरत है उन लोगों को इसकी फैसिलिटी पहुंच पाए। आज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं बाहर जाके चाइना जाके रशिया जाके अपनी एजुकेशन करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों के लिए उतने लेवल का और उतने अमाउंट का सभी मेडिकल पढ़ पाएंगे। बच्चे बहुत मजबूत होते हैं पर वो पढ़ नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए भी आप सोच के आने वाले भविष्य में, और किसी ने कहा कि सिर्फ सर लास्ट 1 मिनट, किसी ने कहा कि इससे और बेटर करना चाहिए और हमारे सर ने कहा इट इज़ दे आर रेगुलेटर इज एंड उनके ऊपर जवाबदारी भी दे रहे हैं कि आपके ऊपर ये जवाबदारी बनती है। और उसके साथ किसी ने कॉलीग ने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ घोषणा की है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। उनकी इतनी अच्छी भावना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोगों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जब मैं अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज लेके गई थी तो उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज ये आपके क्षेत्र में भी होगा और संभावित हर जिले में देश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का ये सपना प्रधानमंत्री जी का है। तो मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर को बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल जी 1 मिनट में तो कह सकते हैं आप, पर हम आप 1 मिनट में अपनी बात तो कह सकते हैं। आपको और 2 मिनट हम दे रहे हैं, 3 मिनट। सर आप, मैं तो पहली बार आप बैठे तो लगा इस बार 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे तो समझ महोदय, सदन में आज राष्ट्रीय सेहत और स्वास्थ्य देखरेख बढ़ती आयोग विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन भी किया। ये एक अच्छा विधेयक है। ये विधेयक इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने के उद्देश्य से लाया गया, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया। चिकित्सकों, नर्सों, दंत चिकित्सकों और फार्मासिस्ट पर निगरानी के लिए संबंधित नियामक संस्थाएं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जैसा कि राज्यसभा में मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों और नर्सों के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से ये विधेयक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। निश्चित तौर पर कोरोना के संकट की घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्थाओं सहित अन्य तमाम उन विभागों, कार्मिकों, अधिकारी जिन्होंने जनसेवा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, उन्हें मैं मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना का कहर वापस देश में बरपने लग गया और सरकार को इसके बचाव के लिए प्रयासों में और तेजी लानी होगी। इस विधेयक पर प्रकाश डालें तो इसमें 56 व्यवसायों को कवर किया जाएगा, जिन्हें 10 प्रोफेशनल श्रेणियों के तहत युक्ति संगत तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास उस देश के सेहतमंद नागरिक पर निर्भर करता है। किसी भी देश के विकास की कुंजी उस देश के स्वास्थ्य नागरिक है। सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भी बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारे देश का नाम आने लगा, पर जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की आती है तो हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय साबित होती है। ये बिल अच्छा है, मगर मैं कुछ बिंदुओं पर मंत्री जानना चाहूँगा कि देश के राज्यों में इसको लागू करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहेंगे और राज्यों में इसका मॉडल क्या रहेगा। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डाइटिशियन, चिकित्सा प्रयोगशाला, जीवन वैज्ञानिक पेशेवर, मेडिकल, रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रोफेशनल, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक स्वास्थ्य पेशेवर, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन पेशेवर शामिल है। मंत्री जी बिल लाकर आप अच्छा कदम उठा रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा ये बिल है, इसलिए मैं आपको कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करूँगा। सभापति महोदय 1 मिनट। आज ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। एक तरफ हम कानून बनाकर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव डाणियों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार देश में 1000 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर की उपलब्धता का जो मानक है उसमें हम आज भी दूर हैं। इस पर आप विचार करें। आज इस विधेयक के माध्यम से सेहत और स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों के लिए एक बड़ा कदम हम उठा रहे हैं, मगर मैं आपसे मांग करूंगा कि राज्यों में नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल सहित चिकित्सा से जुड़े और तमाम आयोग और संस्थाएं जो ऐसे पेशेवरों को रजिस्ट्रेशन करती है, ऐसी संस्थाओं भारत सरकार ने जो मानक तय करके उच्च योग्यता के व्यक्ति को वहाँ का रजिस्ट्रार अध्यक्ष नियुक्त हो। इसकी आप राजस्थान सहित राज्यवार समीक्षा करें। एक मेरा सुझाव है कि आपने इस विधेयक में बताया कि इस कानून का जो उल्लंघन करेगा 50,000 रुपये का दंडित किया जाएगा। आप इसमें आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रावधान लाओ ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो। हम आयुष्मान योजना, हेल्थ बीमा सहित कई मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करते हैं। मेरे से पूर्व मान्य सदस्य इस बात की चिंता की है और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यही मांग करूंगा कि प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार मनमाफिक रूप से राशि ली जाती है उस पर नियंत्रण के लिए कठोर प्रावधान बनने की जरूरत है, क्योंकि भारत में आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अभी भी काफ़ी विषमता है। निजी अस्पतालों की वजह से संपन्न लोगों को तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाती है, किंतु गरीब एवं निर्धन लोगों से संबंधित स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है।
देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कड़ी में राज्यों में स्वीकृत नए मेडिकल कॉलेजों में केंद्र ने भी राशि दे दी है। मेरे नागौर के अंदर केंद्र की राशि चली गई, लेकिन स्टेट, बस आधा मिनट सर, स्टेट गवर्नमेंट अभी चालू नहीं करा। मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज जल्दी शुरू किया जाए। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी होना जरूरी है। हालांकि राज्य का विषय, फिर भी आप ऐसा प्रावधान बना दो नर्सिंग कॉलेज होने से मेडिकल कॉलेज का संचालन भी बेहतर रूप से हो सकेगा। आखिरी में एक मेरा सुझाव है कि जिस जिला स्तर के सार्वजनिक अस्पतालों को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना जरूरी था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने नज़दीक ही गंभीर बीमारियों से सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, और इसके लिए प्रथम दृष्टि से जिला अस्पतालों में न्यूरो व हृदय रोग आदि सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सकों पद सृजित करने, वहाँ ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए आप राज्यों को निर्देश जारी करें। नागौर मेरे संसदीय क्षेत्र में CGHS डिस्पेंसरी स्वीकृत की जाए। एक आखिरी में सवाल मैं निवेदन कर रहा हूँ मंत्री जी से कि जो एम्स, जिसका बहुत बड़ा एम्स का एक नाम होता है साहब, आप जगह जगह एम्स खोल भी रहे हो। दिल्ली का जो एम्स है वो वर्ल्ड क्लास एम्स है, लेकिन जोधपुर में जो एम्स लेके आए हो वहाँ तो आपने उस एम्स के अंदर 2-3 हज़ार लोगों की ऐसे नियुक्तियां कर दी जाती आधार पे, उसको बकरा मंडी बना दिया जोधपुर के एम्स को। कैसे काम चलेगा? उस जोधपुर के एम्स की आप जांच कराओ मंत्री जी। मैं फिर लिख के दे रहा हूँ, 5 बार में उठा चुका है मामला। अब आप चाहते हो कि मैं सड़क पे 1 लाख आदमी लेके बैठूं जोधपुर? धन्यवाद बेनीवाल जी। ऐसी स्थिति आप नहीं करें। जोधपुर एम्स मोहम्मद बशीर जी, धन्यवाद। मोहम्मद बशीर जी। Thank you, sir, very much. Sir, this bill is most welcome, and various committees committees has been stipulated in this. National Commission for Allied and Healthcare Professionals, then professional councils and state councils. Functions of the commission is very, very high. Establishment of institution, prior permission from the state council will be required. This commission should give that prior permission. Establish a new institution, for that also the permission is required. Open new courses, for also they are having power to sanction. Increase admission capacity and admit new batches of students in the existing institution. If such permission is not sought, then even cancellation of the admission of the student also will take place. This much of powers are with them. Of course, powers are good for the regulatory bodies, provided that is properly used in a proper manner. Unfortunately, sir, some steps taken by the other regulatory bodies that give some apprehension. There is no transparency in sanctioning the institutions. Bulk cancellation also is taking place. No criteria is adopted in cancelling. Like the school sanctioning, CBSE, NCT, FCRI cancellation, all these things are taking place on the basis of political consideration. What we are missing, sir? WHO once called to return to Alma-Ata Declaration. The Alma-Ata Declaration of 1978 emerged as a major milestone of the 20th century in the field of public health. That conference strongly reaffirmed that health, which is a state complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right, and that attainment of the highest possible level of health is most important worldwide. Social goal whose realization require an action of many other social economic sectors in addition to the health sector. Of course, sir, that seems to be a guideline for the entire health sector. I feel, sir, this kind of thing, we have to discuss many things. Due to time frame, I don't want to take much of time. The discrimination and inequalities, that's a problem in health sector, sir. Gender, like that regional, tribal, caste kind of discrimination and inequalities are prevailing in this sector. So we have to be, yes sir, I am coming, with only one sentence. University health care, we are all saying about that. But unless we strengthen the primary health centers, we will not be able to attain that goal. One thing I would like to say, sir, one thing, this NEET, actually National Eligibility Entrance Test, that was a revolutionary decision taken by, even court accorded that. See, there was a lot of exploitation, commercialization was taking place in the admission of the medical students. NEET is a very revolutionary step. Thank you. And of course, that is very strong step in that. I once again congratulate for that. Let it continue like that. There any kind of exploitation or commercialization should not be there in the health sector. These kind of good things are to be welcome. With these few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you very much. There are some
few members also to speak, but it's difficult actually to accommodate any more because the minister has to attend a very important meeting at 3 o'clock. तो इसलिए मैं अभी मंत्री जी को बुलाता हूँ. मंत्री जी. सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने आज के इस डिबेट में भाग लिया और अपने बहुमूल्य वक्तव्य इस सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखे हैं, श्री सुरेश नारायण जी, डॉक्टर सुभाष भामरे जी, श्री भरतहरि मेहताब जी, डॉक्टर बीवी सत्यवती जी, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री बीबी पाटिल जी, श्री फैज़ल पीपी मोहम्मद जी, डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, डॉक्टर हसनैन मसूदी जी, श्रीमती नवनीत रवि राणा जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी और अंत में श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने मोटे तौर पर शायद एक स्पीकर को छोड़कर सभी ने हृदय की गहराइयों से इस बिल का भी और देश के एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स का सभी का आपने अभिनंदन किया है। उनको सबको आपने अपनी हृदय की गहराइयों से भावना व्यक्त की है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये अत्यंत संतोष का अवसर है, क्योंकि जब इस बिल का मैंने इतिहास समझने की कोशिश की तो ध्यान में आया कि आज़ाद हुआ भारत 1947 में और 1948 के समय से भूरे कमेटी के माध्यम से सबसे पहले ये जो हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जो सबसे बड़ी बैकबोन है, ये एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स, इनके संदर्भ में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, इनको रेगुलेट करने के बारे में, इनके बारे में सब प्रकार की चिंता करने के बारे में उस ज़माने से जो है चिंताएं व्यक्त की गई हैं। और मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बहुत सारी कमेटियों का भी उल्लेख किया था जो कि समय समय पर जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए, और इतने लंबे समय तक लगभग 5वां मेरा दशक है एक डॉक्टर के नाते भी मेडिकल कॉलेज में घुसने से लेकर और आज तक, और मेडिकल प्रोफेशन के साथ हर स्तर पर जुड़े रहने का मौका मिला है। स्वयं एक कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन के रूप में क्लिनिक से लेकर और ऑपरेशन थिएटर तक, अस्पताल तक, मिनिस्टर के रूप में सरकारी अस्पताल में और गांव में, दूर दराज के इलाकों में, सब जगह पर, और विशेष रूप से अभी पिछले 1 वर्ष में बहुत नज़दीक से इन एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स को, इनके कंट्रीब्यूशन को देखने और समझने का मौका मिला है। और मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इन सबको जो एक डिग्निटी देने का जो सवाल है, प्रश्न है, वो शायद इस बिल के माध्यम से वो डिग्निटी इनकी जो ऑलरेडी इनहेरेंट थी, लेकिन उसको परसेप्शन के अंदर भी उसको रिस्टोर करने की, उसको जग जाहिर करने की, और उनको जो उनकी लॉन्ग ड्यू रिस्पेक्ट जो शायद जाने अनजाने में डिनाइड थी, उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने का इस बिल का प्रयास था। और हम सब ने ये भी देखा है, आप सब ने भी ये कहा कि
पूरे कोविड के दौरान इन लोगों का किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा हर स्तर पर। लेकिन अक्सर जब भी कोविड वॉरियर्स की बात होती थी तो सब लोगों के मुंह से डॉक्टर नर्स, फ्रंट लाइन वर्कर, सैनिटेशन स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ, यही शब्द हम लोगों के मुंह से निकलते थे। लेकिन स्वयं आप लोगों ने कहा कि किस प्रकार से वो टेस्टिंग का विषय हो या रेस्पिरेटरी असेसमेंट का विषय हो, चाहे सीटी स्कैन कराने का विषय हो, इतनी सारी चीज़ों में, हर चीज़ में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स ने इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इस नाते मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है, और उससे भी ज़्यादा संतोष का विषय यह है कि इसके ऊपर आप सब ने अपनी जो भावना है उसको बहुत सकारात्मक तरीके से व्यक्त किया है। शायद देश के आज लाखों की तादाद में जो एलाइड क्षेत्र के ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए शायद ये बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। जिस दिन ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था उस दिन बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करके मुझे, हमारे सरकार के लोगों को इसके बारे में सूचित किया, और मैं गहराई से ये अनुभव कर सकता हूँ कि वास्तव में ये अपने आप में, आप सबने भी कहा है कि ये एक लैंडमार्क बिल है। ये एक, जैसा हमने कहा और आप सबने भी एंडोर्स किया, कि इसके कारण एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आने वाला है। मैं यद्यपि पैराडाइम शिफ्ट आपने भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो क्योंकि बहुत सारे, लगभग सभी लोगों ने पॉजिटिव बातें कही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप सबने जो कुछ कहा उसको मैं अगर थोड़ा सा एक्नॉलेज भी कर दूं, और कुछ आपने सजेशंस और कंसर्न्स भी व्यक्त किए हैं। सुरेश जी से बात हमारी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द बिल एंड रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ the allied and healthcare workers, especially in COVID crisis. And you have said very rightly there are lakhs of such workers, and this bill, you said, will ensure registration of all these professionals. There are around, you had mentioned about that doctor and population ratio. So just for the information of everyone, you see there are around 10.65 lakh allopathic and more than 5 lakh Ayush doctors in the country, which gives us a combined doctor to population ratio of around 1:854. So that this is, I think, for everybody's information and knowledge. So we have this wrong conception in our mind that our doctor population ratio is not what the WHO expects. I think when we combine the total strength of doctors in this country who are qualified, this comes to 1:854. Then we acknowledge the lack of such professionals in adequate numbers, and precisely to overcome this, we have brought the bill which will improve employment opportunities for them by creating uniform standards. You have mentioned about the penalty also, that it is probably not adequate. So we strongly feel that the penalty prescribed seems to be adequate, since the purpose is to streamline and reform the sector and bring in appropriate regulation. Then Suresh Bhamre ji has also given a very detailed description about the bill. I think he has in fact helped me by explaining the various components of the bill in great detail. So I am grateful that you have appreciated that the focus of Modi ji's government on health sector has been tremendous, and you have also highlighted the historic reforms made in medical education in the last 6 years, whereby you have stressed and reminded all of us
that the number of PG seats have increased by 79%, UG seats by 48%, and medical colleges by 45%. And the most important reform, as you said, was, however, the abolition of the Medical Council of India and replacing it by a transparent, reformed, accountable, and capable regulatory body, that is the National Medical Commission. On those lines only, we are now creating this regulatory structure for more than 50 allied and healthcare professionals, some of which you had also named. As a doctor yourself, Dr. Bhamre, you have brilliantly outlined the real worth of allied professionals such as dietitians, physiotherapists, etc. And you have rightly indicated that this bill will be critical for making our healthcare delivery system multidisciplinary in true sense, with patient as at the center of care. This is in tune with the best health practices globally, as well as those acknowledged by experts and expert bodies. And then the standardization will also improve the distribution of such professionals across the country, especially in rural and peripheral areas, as was the concern raised by other members also. Our respected Shri Bharathari Mehtab ji, who right now is chairing the Lok Sabha, sir, you have very rightly recognized that the bill affects a paradigm shift for healthcare becoming patient-centric, and I think that's very, very important recognition of the bill coming from a person like you. Those who work with doctors will get the due recognition in the new system. The actual care of the patient, as mentioned by you, is rightly being done not only by a doctor, but the entire team comprising nursing, allied and healthcare professionals. You have underlined this aspect very rightly, and I'm very happy to learn and to in fact acknowledge and appreciate your consistent concern about which you have drawn the attention once again of this House for trained personnel for dementia and Alzheimer's disease, about which you brought a private member bill also once. So I would like to bring it to your attention that the bill recognizes many such allied healthcare professionals like neuroscience technologists, psychologists, social workers, and palliative care people and all. So this is about the concern that you had raised. Then you have also raised concern about the representation of the states. So besides the representation of 12 members from the state councils, there is a provision for National Advisory Council where there is a representation from each state in the bill. Then you have raised your voice about accreditation of institutions. So I have to say that although it will be a huge task, but we have never shied away from hard work to bring reforms in the interest of health. The state councils will carry out accreditation as per the standards which will be laid down. You have also drawn attention towards employment opportunities likely to be generated. So there are a number of institutions of repute in this, such as AIMS New Delhi, Shri Chitra, Tirunal, Kerala, Nimhans, etc., which are there. Opportunities are immense at all levels of care, primary, secondary, and tertiary in the whole set of things. And then you have also mentioned about the demand versus supply and also about the skill upgradation issues. So we are aware that supply will not be less than the demand. Professionals are there, but through this bill, their standards and skills will be enhanced, and they will certainly increase the employment opportunities for them. Then you have also mentioned about separate council for physiotherapy. So if you see the schedule of the bill, sir, a separate category of physiotherapy professionals is there. However, the Parliamentary Standing Committee concurred that it may be appropriate to have a common regulatory body for more than 50 allied
healthcare professionals. It will neither be feasible nor desirable to have a separate regulatory body for each such profession. Then, dear Dr. Satyavati, Madam, we thank you for the excellent work undertaken during COVID-19 through the Village Volunteer Network, and you have correctly stated that this is the right time to prepare for the future and strengthen the healthcare system. Thank you once again for your support for this important regulatory reform to help us ensure affordable, accessible, and quality healthcare services to all of India's citizens. Then there was a concern raised about the tenure of the commission. So I would like to clarify regarding this, some of the members had raised this issue, that as per clause 4.1 of the bill, the tenure of the chairperson and the vice chairperson shall be 2 years. However, they shall be eligible for re-nomination for a minimum period of 2 terms. That is, they can remain there for 6 years, 2 + 2 + 2, if re-nominated. So this is a, you see, this is a new system that we are creating. So straight away, starting with a 4 years tenure, it may be a little. So we had this issue was deliberated quite in detail, and that's why this mechanism has been kept. And then there was also one more criticism, means suggestion about the creation of permanent bodies for various professions. So I would like to clarify here that this has already been provided for in the bill. Like Section 10 of the bill provides for such professional councils. This provision is in tune with the recommendation of the Parliamentary Standing Committee. In the earlier bill introduced in 2018, there were no such councils. However, in the bill now before this House, it has been provided that there will be 10 professional councils representing each profession within that category. These councils will bring in the voice of actual professionals in the commission. Each professional council will have a president and members ranging between 4 to 24. And the president and one member of each professional council will also be a member of the National Commission. That's how we take care of this issue. Then Dr. Alok Kumar Sumanji from Bihar, we thank you for your important comments regarding this bill. As you have rightly stated, there is indeed, it is indeed expected to be it is indeed expected that there shall be a large global shortfall in the health workforce by 2030. It is also well acknowledged that in order to fulfill the promise of sustainable development goals, the role at all levels of health workers is equally important. Through this establishment of the National Commission for Allied and Healthcare Professions, it is our earnest endeavor to address all of the above points and complete the unfulfilled block of the puzzle in the health system, with thereof recognition of allied and healthcare professionals. Then Ritesh Pandey, I think he is not here. He had mentioned his apprehension about the state councils and possible corruption. So there are presently no. Yeah, I suggest those members who are present, you can reply to them. Okay, sir. Okay. So Ritesh Pandey is not here, but he had raised some concerns. I had anyway. Dr. Faisal is there. I think he is also not there. Srimati Anupriya Patel ji, she herself is a former health minister. So you have captured the essence of the bill very nicely, and its key features and the advantages that would accrue from this bill. Please have no doubt about the sanctity and integrity of the proposed commission. Our government has made a paradigm shift from elected regulator to selected regulator, where regulators who are of unquestionable integrity,
and who are of high status are to be selected by a high-level search and selection committee. That's number one. And the bill also has provisions for holding commission accountable and for abuse of position. The chairperson can even be removed from office. So this is regarding your number one concern that you had mentioned. And then regarding your another concern about the big players taking over. So regarding that concern that big categories may not overpower the others, I would like to highlight that the bill provides for equal treatment to all the professional categories. And these categories are formed by clubbing similar professions together. As you know, 56 professions have been put in 10 categories. Section 10 of the bill provides that the president of each professional council is to be rotated biennially amongst all the professions. It is also provided that before decision pertaining to any profession is taken, that profession's representative will be heard by the National Commission. So that's how we try to address the issue. Then Dr. Preetam Munde. Thank you, Dr. Preetam, for acknowledging the role of technicians and the technologies that have been unrecognized and mainly sidelined until now. This is precisely the injustice that this government has wanted to bridge and has totally succeeded through this bill. You have rightly stated that job creation is an important need of the moment, not simply graduating students from colleges without providing them with the right skills and the right opportunities. In following on the footsteps of the Prime Minister, this bill is our endeavor to honor the selfless service and dedication of our health workers. In this case, the large group of allied and healthcare professionals whose time for limelight has finally arrived. Then Dr. Shrikant Shinde, is he here? No. I think he's not here. Dr. Masudi, he is also not here. He had mentioned about some aims and all. We have already appointed even, he said there's nothing like a aims in Jammu. We have already appointed even the director of that aims. Avanti. Avanti. But everything is in process. It's not that there is nothing around there. Hanuman Beniwal ji, is he here? He is here. Sir, thank you. You have always supported and you always keep raising your concerns about rural areas and specific to Jodhpur, aims and all. And you have requested that there should be more penal provisions rather than that 50,000 and all. So we feel that right now we have provided adequate penal provisions. And as I had said earlier, our issue is not to only punish, but to use it like a reform and simultaneously take help of the punishment clause also. Further, elaborate institutional structure has been provided that will ensure smooth implementation of the provisions of the bill. Dr. Bashir, thank you for supporting the bill and also highlighting the reforms in the medical education. We are really grateful to you. And finally, our Navneet Rana ji, very vocal and very dynamic member of this house. Thank you for your enthusiastic support for this reform. You are well aware of the 24/7 round-the-clock efforts of the health departments across the country in the last 1 year, in particular of technicians and technologists and therapists, alongside the doctors and nurses in the fight against COVID-19. And I think you yourself suffered from COVID and you have seen their contribution and have first-hand experience of that. This bill is our contribution towards strengthening the health system by ensuring standards of care in a structured, regulated manner for all health professionals if they are involved in patient care. The gap in the system that left off
a major group of health workers without recognition is finally being addressed, as Honorable Prime Minister envisions the dream of health care for all through the establishment of a robust health infrastructure for medical education, nursing, dental, pharmacy, pharmacists, and now allied and health care education as well. I am certain that this bill will provide the government will provide the governance and organizational backbone to really take care of the vision of our Honorable Prime Minister. So, sir, this is broadly some of the comments that I thought I'll make about the inputs from our honorable members. It's a great satisfying day for me, and I have no words in my vocabularies to actually express my gratitude to all of you. And more than me, I think millions of healthcare workers and allied professionals in this country must be feeling the same sort of feelings for all of the members and for the members of the Lok Sabha. And finally, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji, because we work under his guidance and we try to implement his vision, and we have seen that over the at least last 6-7 years, he has huge passion for health sector, and he has been supporting the health sector. He has given inspiration to bring about the latest and the best possible reforms in all sectors of health, including medical education, etc. And the recent budget also you have seen. And there are many more things that are supposed to be coming in the next 5 years about the Atmanirbhar Swasth Bharat and all. So there is a very robust plan for ensuring that we are future ready also for any unfortunate pandemic situations like this that may ultimately arrive any time in the future. So once again, thanks all of you, and I think we are all waiting for that historic moment in India's history which started from 1948, and that time I would like to note when you will pass that bill in this house. So that will be history for India and for the healthcare professionals. Thank you, sir. Thank you. The question is, sir, it's very important point. इसी के कर सकते हैं सर, आपके मेघवाल साहब बैठे हैं सर। कल मैंने इस बिल पे एक पे अमेंडमेंट देनी थी, मेरे को बोला गया कि सुबह 10 बजे से पहले दे दो। मैंने इस बिल पे जो अमेंडमेंट है सुबह 10 बजे से पहले दे दी। अब मेरे को ये कह रहे हैं कि ये कल देनी चाहिए थे 3:30 बजे से पहले। सर बिल रात को आएगा तो 3:30 बजे मैं कैसे दे दूंगा? मेरे को तो पता कब चलेगा कौन सा बिल आ रहा है। सर थोड़ी सी कुछ प्लीज इस पर करिए। ये तो ये सर्कुलेट हो गया था गिल साहब, व्यवस्था का बिल तो पहले ही सर्कुलेट हो गया था। बिल तो पहले ही सर्कुलेट हो गया था, 2-3 दिनों से लगा हुआ है बिल। तो आप पास कराएं सर। I'll give you, as the Honorable MOS Parliamentary Affairs Minister has very rightly stated, notice of an amendment to a motion shall be given 1 day before the day on which the motion is to be considered. सुन लीजिए ना, unless the speaker allows the amendment to be moved without such notice. बिल इंट्रोड्यूस होती है और ये तो राज्यसभा में पारित होकर यहाँ आई है, इस हिसाब से आपको पहले से ही नोटिस दे देने की आवश्यकता थी। ये व्यवस्था है। इसलिए आप हाउस में किसी की बातों पर मत जाइए, रूल्स पे जाइए। रूल्स ये है कि आप अगर बिल आज लिस्टेड नहीं है, कई बाद में होगा, तो उस हिसाब से आप पहले से ही अपना नोटिस दे दीजिए जो अमेंडमेंट देनी है। पर फिर भी मैं ये भी निवेदन करूंगा, अगर कुछ शंकाएं हैं तो आप मंत्री जी से भी बात कर लीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट। द मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल इज अडॉप्टेड। The House will now take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clause 2 to 70 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no.
I think the ayes have it, Clause 2 to 70 stand part of the bill. The question is that the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the schedule stand part of the bill. Clause 1 enacting formula, preamble and long title. The Clause 1 enacting formula and long title. The question is that Clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, Clause 1 enacting formula and long title stand part of the bill. The Minister may now move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, The motion is adopted and the bill as passed by Rajya Sabha is passed. Item number 19, the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. Honorable Minister. थैंक यू सर। एक मानवीय संकल्प के साथ आज आपके माध्यम से सर मैं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जेजे एक्ट के इस अमेंडमेंट की परिचर्चा में सभी ने अपनी उपस्थिति आज दर्ज कराई है। यही संसद गवाह रहा साल 2015 में, जब बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से संसद ने जेजे एक्ट के अमेंडमेंट में कुछ रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया। चाहे वो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों की परिभाषा हो, चाहे वो अडॉप्शन को लेकर कुछ नए निर्णय हो, चाहे वो हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरीज को या पेटी और सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी को सम्मिलित करने का प्रयास हो, या फिर संसद की ओर से पारित लेजिस्लेटिव लक्ष्य के आधार पर देश भर में ये मैंडेट किया जाए कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं अब वो कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर कराएं। महोदय, आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहती हूं कि संसद के उस प्रयास को फलीभूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर बाल संरक्षण की दृष्टि से न सिर्फ एक्ट और रूल्स को मॉडिफाई किया, बल्कि साथ ही बार बार संसद में इस विषय पर चर्चा होना कि शुड पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन सफाइस, should we also not endure and ensure that implementation of law is equally successful? उसी संकल्प के साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मंत्रालय द्वारा दिए गए क्वेश्चनेयर के माध्यम से देश भर के 7,000 से ज़्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मुआयना किया, ऑडिट किया। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि देश में लगभग 90% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एनजीओज द्वारा चलाए जाते हैं। इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में वो बच्चे रखे जाते हैं जो कानून का संरक्षण मांगते हैं। वो बच्चे भी आश्रय पाते हैं और ये अपेक्षा होती है हमारी कि जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के वाले बच्चे हैं उनको भी रेस्टिट्यूशन, रिहैबिलिटेशन की दृष्टि से भी एक वातावरण प्राप्त हो। चाहे वो बच्चा ऑर्फन हो, चाहे वो बच्चा
चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किया गया हो, ऐसे सभी बच्चों के संरक्षण के संकल्प के साथ भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से देखती है। उस ऑडिट में महोदय कुछ गंभीर चीजें पाई गई। 29% ऐसी इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही नहीं थी। कानून का अनुपालन उन्हें स्वीकार ही नहीं था। ये जानते हुए कि संसद ने ऐसा कानून पारित किया, भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब भी 2015 के पैसेज के बाद भी संस्थाओं ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। इस ऑडिट में पाया गया कि देश भर में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 20% से कम मात्रा में विशेष लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई। संस्थाएं ऐसी इन 7,000 संस्थाओं में जिसमें 26% तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही नहीं था। 1/4 में बच्चों के नहाने के लिए इलाका ही नहीं था, बेदिंग एरिया ही नहीं था। 3/5 had no toilets for these children. 1/10 had no provision for drinking water. We had, sir, 15% child care homes, which have absolutely no provision for a separate bed for a child. 1/10 did not even want to adhere to a diet plan for a child who is being rescued, who needed help. और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी महोदय, राष्ट्र भर में उनके संदर्भ में बहुत चर्चा रही। 1/4 ने तो ये कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कभी भी हमारा इंस्पेक्शन ही नहीं किया। महोदय, कई बार जिले में बच्चों के शोषण की गंभीर रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर एक्शन लेता है। आज जो अमेंडमेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूं भारत सरकार की ओर से, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ध्येय हमारा ये है, वी डू नॉट वेट फॉर अ चाइल्ड टू बिकम अ विक्टिम। हम सतर्क हों ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हम अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, कहीं ना कहीं एक सुपरविजन की जरूरत थी। और इसीलिए बच्चे की सुरक्षा संरक्षण को केंद्र बिंदु बनाते हुए जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त करने का महोदय प्रयास है। जब बच्चा सिस्टम में कहीं छूट जाता है महोदय, तो उसकी हालत क्या होती है? मैं मात्र 2 केसेस आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, फिर सभी सांसदों से आग्रह करूंगी कि वो अपना वक्तव्य, अपना सुझाव अथवा अपनी चिंताओं को व्यक्त करें। एक केस आया एनसीपीसीआर के पास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्वराज भवन प्रयागराज का, इलाहाबाद का। 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कर्तव्य था कि न सिर्फ बच्ची को रिहैबिलिटेट किया जाए, बल्कि अगर बच्ची अडॉप्शन के लिए फ्री है तो उसको प्रस्तुत किया जाए। उस बच्ची को वहीं छोड़ा जाता है महोदय। वो 12 साल की होती है, तब प्रशासन में किसी के ध्यान में आता है कि इस एक भवन में वो 4 साल की उम्र में लाई गई बच्ची 12 साल की उम्र तक अपने प्रति इंसाफ होने का इंतजार कर रही थी। और ये विषय भी तब उठता है जब कोई नागरिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अवगत कराता है कि यहां पर इस भवन में बच्ची है, इसको मदद की दरकार है। कई लोग कहते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स तो है ही, जाकर कंप्लेंट बॉक्स में क्यों नहीं बता दिया जाता कि
इस संस्थान में क्या गतिविधि चल रही है। एक बॉयज चिल्ड्रन होम महोदय भागलपुर में था। चलाने वाली संस्थान थी रूपम प्रगति समाज समिति। उस पूरे होम में एक ही स्टाफ मेंबर ऐसा था महोदय जिसको पता था कि उस होम में बच्चों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। मैनेजमेंट कमेटी खुलासा नहीं चाहती थी। आप उस होम में बच्चों का दर्द समझिए, वो इस भावना के साथ कि कोई कंप्लेंट बॉक्स में हमारी पत्र को पढ़ेगा। हर दिन कोई बच्चा जाकर उस कंप्लेंट बॉक्स में अपनी दर्द को, अपने आक्रोश को या अपनी इच्छा को कि रेस्क्यू अस, वो उस बॉक्स में डालता, लेकिन उस बॉक्स के ताले की चाबी मैनेजमेंट अपने पास रखता। और अगर स्टाफ का मेंबर कुछ बोलता तो उस मेंबर को हटा दिया जाता। वहां पर भी महोदय, जब जिला प्रशासन के पास समाचार आया, बॉक्स खोला गया, तोड़ा गया तो खचाखच भरा था विथ क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रन हु वांटेड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम अ रेस्क्यू होम। और इसलिए महोदय, आज जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, भारत सरकार के बारे में रिफॉर्म की जब चर्चा होती है महोदय, तब इस सदन में फाइनेंशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कई बार हम लोग चर्चाएं सुनते हैं। Children do not vote, so for them, they feel sometimes they do not count. और आज का जो रिफॉर्म है महोदय, वो एक मानवीय संकल्प है, न सिर्फ इस सरकार का बल्कि इस सदन का। There are politics can possibly divide us, enrage us, make us debate and deliberate. But for us, what is sacrosanct is the protection of our children. महोदय, इसमें अमेंडमेंट्स की दृष्टि से, अडॉप्शंस के संदर्भ में भी जिला मैजिस्ट्रेट के पास हम पूर्ण रूप से पावर्स दे रहे हैं। 2015 में अडॉप्शन की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोर्ट्स को तवज्जो दी जाए, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि आज की तारीख में, मार्च 2021 में देश में 900 ऐसे केसेस हैं जो वर्षों वर्ष से लंबित हैं, क्योंकि उन्हें समय पर अडॉप्शन प्रोसेसेस कंप्लीट करने में our courts are so burdened that they are not getting the help that they constitutionally deserve to adopt these children who need protection and care. साथ ही महोदय, मुख्यतः जो विशेष इस अमेंडमेंट में एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ड्रॉ कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सिटिंग्स कितनी बार हो, अगर आप सिटिंग्स में आए नहीं तो क्या आपकी कहीं भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, रिपोर्टाज नहीं बनती? अगर आप उस कमेटी के मेंबरान बनते हैं तो क्या आपके क्वालिफिकेशन को लेकर क्या कोई विशेष प्रावधान है? Our intention, sir, is to define those qualifications for the Child Welfare Committee so that it becomes a distinct privilege to serve our children through those committees. महोदय, कानून में ये भी उपलब्ध है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इंस्पेक्शन करना है, डीएम के सामने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन कई किस्सों में, कई स्टेट से ये ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं डीएम के कामकाज में रिपोर्टाज की दृष्टि से वो बिंदु कई बार छूट जाते हैं। अब डीएम की प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट में देश के बच्चे भी आएंगे महोदय। देश के हमारे 70 साल के इतिहास में पहली बार we are prioritizing our children in administration, Mahoday, and that is why I seek the support and the blessings of this august house. I am today, sir, grateful. I know that parliamentary proceedings and, for that matter, the bills that needed to pass in this august house, there are many such issues that took priority.
I am grateful to the Honorable Prime Minister for giving us the impetus to work in detail on these issues. My gratitude to the Parliamentary Affairs Minister, who prioritized children as much as he did the finance bill. You have my gratitude, my fellow colleagues. And I look forward, sir, to the interventions. I will keep my remarks limited so that I can respond in whatever questions that come my way after the interaction. Thank you, sir. धन्यवाद मंत्री जी। श्रीमती परनीत कौर जी। Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the time to speak. I stand to share a few thoughts on these amendments proposed by the government on the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act on behalf of my party. Let me begin by seeking to place the present amendments in a proper perspective. The Juvenile Justice, Care and Protection for Children Act, enacted in 2015, replaced the earlier Juvenile Justice, Care and Protection Act of 2000. This legislation was replaced, it replaced the old Juvenile Justice Act of 1986. So we've had a series of legislations in the past 3 decades on this very important subject. And I do thank the Honorable Minister for bringing this up. And as she said, that we are all thankful that our children are being considered on a priority with the other important issues that are have been taken up in this session. The 2015 Legislation Act brought by the NDA government had the following aims and objectives. I quote, "An act to consolidate and amend the law relating to children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration, and by adopting a child-friendly approach in adjudication and disposal of matters at the behest of for the best interest of children and for their rehabilitation through processes provided and institutions and bodies established hereunder, and for matters connected therewith or incidental thereto," unquote. The present bill introduced by the Honorable Minister, Shrimati Simriti Irani ji, seeks to make certain amendments in the existing legislation of 2015. While we all support such a bill, let me say that we must all, as representatives of the people in this august house, consider carefully the proposals before taking any decision. What is at stake is how the society and criminal justice system deal with juveniles in conflict with law, and what institutional mechanisms are we proposing. Our guiding principle must be to ensure that these delinquents should be handled sensitively, reformed, and prevented from lapsing into the world of crime later as young adults. Chairman, sir, I would like to draw the attention of the House to some very key amendments and the import of the proposed changes. First and foremost, the proposed amendment puts the entire onus of the child's welfare on the district magistrates, ignoring the fact that the DMs have already been overburdened. They are overburdened authorities with the charge of the entire district on their shoulders. As members of Parliament, we all know the life of a district magistrate with his or her multifarious responsibilities. Under the proposed amendment, DMs will be the overarching authority for exercising all functions related to adoption, including the issuance of adoption orders without the requirement of court sanctions. Here the Minister has put forward her observations, which seem very relevant. They will also be responsible for functioning and regular monitoring of all child welfare agencies,
such as the Child Welfare Committees and the Justice Juvenile Boards, the District Child Protection Units, and the Special Juvenile Protection Units, centralizing all powers and responsibilities with respect to a child's rehabilitation and reintegration into society in one authority, and this may lead to serious delays and can have wider repercussions on the child's welfare. So I urge you to consider this aspect carefully. While it needs saying, little needs saying that district administrations are the fulcrum of the district administration across India, we should be equally cognizant whether loading an already overburdened system will produce the desired results. This amendment has been introduced with the intent to further empower the DMs to act more decisively in the case of juvenile justice and child protection. However, what it really does in effect is gives them disproportionate powers and even more so responsibilities on the extremely sensitive issues on the DMs. However, if we collectively feel that these responsibilities need to be devolved upon the DMs, then the ministry should also consider providing them suitable assistance to ensure that this important issue of juvenile justice does not get sidetracked in the rigmarole of their day-to-day work. Secondly, the grievance redressal and conflict resolution powers have also been taken away from the judiciary and given to the executive. This is against the principle of separation of powers and takes away the role of the judges, who are specialized authorities when dealing with matters of law. We need to ask ourselves whether this proposed amendment will truly bring the desired changes. Thirdly, the categorization and distinction of serious crimes under proposed amendment from the category of heinous crimes under the current law was necessary. Under the prevailing law, juveniles aged 6 to 18 could be brought out of the protection of the juvenile justice system and tried as adults if they had committed a heinous crime. The latest amendment essentially limits the ambit and the circumstances under which this could take place, thereby protecting the rights of juveniles and only bringing those juveniles into the adult criminal system who have committed crimes and offenses where punishment for the offense exceeds 7 years. The new category of serious offenses is also in compliance with the Supreme Court judgment in Shilpa Mittal versus State of NCT of Delhi and another, 2020, wherein it was held by the two-judge bench that treating children as adults is an exception to the rule, and when two views are possible, then the view in favor of the children must be taken. This amendment is therefore a step in the right direction, since it brings the focus on rehabilitation of juvenile delinquents instead of retribution. The minister mentioned that the criteria for child welfare committees under Section 9 of the bill seeks to introduce a new criteria, which I think is very welcome, that you have specified what the guidelines should be for selecting the committee, and they should be held responsible. So I think that this is a very welcome step. Thank you very much. There was one thing in this, Honorable Minister, that I would like to say through the chairperson, that when you spoke in February 2021, you mentioned that there is no provision under law to check whether a person has been charged with child abuse. I think we must address this critical loophole in the legal framework. The other thing was the budget cuts and the superficial changes that have been made. I know that in 2021 you had an allocation of about 1,500 crores
which was then downsized to 800 crores. And I think this year it's come up a little bit to 900 crores. And I think the committee reports, like you yourself said, have shown that there's been gross negligence in a lot of the homes where even there are no special toilets, there's no place where they can change, there's no separation for the sexes, there are no beds, and a lot of other things. So to make sure that all this is properly dealt with, I think that the budget allocation should have been a little bit more. Chairman, sir, now that I have highlighted some of the key changes and their implications, I would like to place only one point for consideration to this House. Social legislations, such as the one we are sitting here for today to discuss and debate, these need to be considered very carefully. They are meant not only to provide a legal framework on any particular subject, but also they intend to mitigate certain social evils and improve social conditions with the aim of bringing about social reform. As they say, the taste of the pudding lies in the eating. Therefore, we must carefully consider both the intended and the unintended consequences of any legislative change we seek to enact, and also whether the existing legislations achieve its desired outcomes better than the proposed amendments. With these words, sir, I thank you for giving me time, and I hope that the Minister will take the few suggestions and implement them, and I do compliment her on bringing this very special Child Care Protection Amendment Act to this House, and I hope that we can serve and look after our children better. Thank you. Srimati Aparajita Sarangi ji. Mr. Chairman, sir, I thank you for this opportunity. It is indeed a privilege for me, as I stand in this august House, to speak in favor of Juvenile Justice, Care and Protection Bill 2021. I'm reminded of the wonderful words of Nelson Mandela. He had said, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." समाज अपने बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार करता है, इससे उस समाज की आत्मा की प्रकृति झलकती है. Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015 came into existence with effect from 15th of January 2016 by repealing the JJ Act 2000 with comprehensive provisions for two categories of children. First category, children in conflict with law. Second category, children in need of care and protection. Sir, we are aware of the fact that the JJ Act has been formulated in pursuance of the Constitution of India, which mandates equal rights for children and calls upon all the state governments to take appropriate measures for ensuring care, protection, safety, and security of children. Sir, if we go by the bill that has been placed before all of us today, we would find that this particular bill focuses on three major heads, which has been very clearly told to us by Honorable Minister, Women and Child Development. Number one, definition of serious offenses. Number two, adoption. And number three, functioning of child welfare committees. I offer my heartfelt compliments to Honorable Prime Minister Modi, Minister, Women and Child Development Department, and her team
for responding sensitively to the needs on the ground which had emerged during the course of implementation of the JJ Act 2015. मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी आदरणीय मंत्री का और उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूं। उनकी सकारात्मक सोच के लिए मैं आंतरिकता के साथ उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। जमीन पर जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों का अनुसंधान करना और फिर एक एक शब्द को पढ़कर सही पदक्षेप के लिए प्रस्ताव इस सदन में लाना काबिले तारीफ है। Now the question is, this particular act repealed JJ Act 2000. What was the need after 6 years to bring this here? In fact, I was listening very carefully to Honorable Minister. She was quite candid when she mentioned the reasons. At the cost of being repetitive, I would be informing the House regarding the course of events. This is a highly meticulous work of the ministry, and they deserve all compliments for whatever hard work that the minister and her entire team has put in. As per Section 109 of the JJ Act, the National Commission for Protection of Child Rights is mandated to monitor the implementation of the Act. Now, there was a case in the Supreme Court in 2007 in the matter exploitation of children in the orphanages of Tamil Nadu. Unfortunately, this particular case dragged for 10 years, and on 5th of May 2017, the final orders of the Supreme Court came. Now, as per the directions of the Supreme Court, the NCPCR had to conduct social audits in all these 7,900 odd child care institutions in the country. I'm extremely happy to inform the House, which I think is a repetition of what Honorable Minister said. Around 7,163 child care institutions underwent this social audit business. And unfortunately, sir, I would like to inform the House, not one child care institution was found to be 100% compliant with the JJ Act 2015 provisions. All these child care institutions are supposed to have written child care policies. Hardly any of the child care institutions had this kind of written child care policy. This is one. Social audit is a great tool, and social audit is a great eye-opener. This is one reason, actually, the government, under the leadership of Prime Minister Modi, thought of correcting the things which were not correct on the ground in the interest of the children of our country. Now, sir, let me come to the second. In 2016, the Ministry of Women and Child Development, Government of India, set up a committee to look exhaustively into the way these child care institutions were working. In 2017, the committee submitted its report. And unfortunately, damaging report. Very disturbing revelations again came. Now, sir, I would reiterate the fact that the Ministry of Women and Child Development, under the leadership of Prime Minister, was extremely meticulous for the right reason. We are talking about our children, and there are so many cases in front of us. In fact, I would like to mention here the case of Jalpaiguri Child Care Institution in West Bengal. It was a center of child trafficking for years together, and the State Commission for Protection of Child Rights would not listen. There was a case in the Supreme Court for that matter. The NCPCR would be writing to the State Commission for Protection of Child Rights in West Bengal. They did not pay a heed. And then ultimately,
the ministry had to intervene, and the Supreme Court also passed very strict orders. Things were set right after the intervention of the ministry. This is what is happening in many of the childcare institutions. Now, sir, the third event in this line, why this, the rationale, the justification. The states and UTs sent a report to the ministry. I'm sure the ministry must have asked for the reports. Sent a report to the ministry. I have the date with me and I have read the report. I have gone through the report in detail. It was 18th of September 2018. So, sir, we are talking of 2007 to 2017 Supreme Court case. We are talking of the committee report in 2017. The committee had been set up by the ministry in 2016. And again, we are talking of a report from all the states and union territories that were received by the ministry on 18th of September 2018. Amazing things came to light. In fact, the revelations were so disturbing that the Women and Child Development Ministry had to shut down 539 childcare institutions in the country because they were flouting the laws, because they were not conforming to the provisions of the JJ Act 2015, and all kinds of things that did not have to happen, did happen in those childcare institutions, and that is why the ministry sprung into action. Now, sir, I come to the third portion of my deliberation. I request all the esteemed colleagues of mine to very carefully listen to whatever I have to say. And I'm extremely delighted to hear Madam Praneet Kaur. While she's sitting on the right-hand side, she supported the intervention of the government. This is what it should be. विकास कोई दल न देखे, दल मत निर्विशेष, हमें विकास के बारे में बातचीत करनी है और देश का विकास करना है. Number one, as far as the proposed changes are concerned, number one is definition of serious offenses. Now, there are three kinds of offenses that the JJ Act talks of: petty offenses, serious offenses, and heinous crimes, as we are aware of. Now, we should all agree to the fact that our children should be corrected, should be reformed, and should not be punished. You know, punishment actually doesn't correct the system. We want the children to be safe, to be sound, to be corrected, to be reformed. And that is why there was the need to change the definition of serious offenses. Serious offenses are those offenses for which the punishment as prescribed by IPC or any law in force is maximum imprisonment between 3 and 7 years, number one. Number two, the serious offenses as of now are cognizable in nature. That means a child can be arrested without a warrant, right? Now here there was need to change this definition, and the definition of serious offenses was changed, has been proposed today to include crimes for which the punishments are maximum imprisonment for more than 7 years. However, minimum imprisonment has not been given, or maximum imprisonment beyond 7 years, but minimum imprisonment is between 3 and 7 years. This has been included. Now, this is also the definition of serious offenses. And number two, and very important, all these serious offenses have become non-cognizable. A child cannot be arrested now without a warrant. This is the proposal today before the House. Now, sir, as I mentioned, and Honorable Minister just said, I reiterate, we need to increase, rather widen the ambit of serious offenses. We need to bring down, or rather narrow, the ambit of heinous crimes. Our children need not be treated as adults. When they go to the heinous crime category, they would be treated as adults. We should bring them this side. We need to widen the ambit of juvenile justice system so that our children stay within that. This is the reason why this has been done, and this is one of the best measures that the ministry would have taken. Number two, I
I draw the attention of the House to sections 58 and 59, adoption. I'll not take much of time, sir. I'm trying to be as concise and as focused as possible, but I will definitely like to have time to elaborately tell you about what's good about this proposal. Sir, the Act lays down the procedure for adoption by parents both in India and abroad. Now, there is a specialized adoption agency currently which actually prepares a report. It's called a home study report of the prospective parents. And then on behalf of the parents, it goes to the civil court. Goes to the civil court and seeks the adoption order from the civil court. Now here, tremendous delay was taking place. We know how things are on the ground, sir. We are all people's representatives from different parts of the country. We know how things are. So this situation on the ground was studied by the government, by the ministry. And now the proposal is the adoption order will be certified and issued by the district magistrate, and this district magistrate will include the additional district magistrate. I have lots of regards for Madam Praneet Kaur. So very well in such kind words she supported the intervention of the government. However, she has some, I would say, apprehension regarding the DM not being able to give time to this aspect of work because he or she is burdened. I fully appreciate that, sir. With all humility, I would say that I was serving as such in a couple of districts in Orissa, my cadre. But at the same time, let me tell you, sir, with all humility, that the DM is the only person who is the chief coordinating center in a district. And when these things are done, lots of coordination is required among various agencies, among various stakeholders. You know, implementing things require a leader. And in a district, only the collector can be a leader, a collector or a DM who can actually collaborate and coordinate with everybody. And that is why it's very important to have the importance, or rather the responsibility given to the district magistrate, which includes the additional district magistrate as per the bill which has been submitted before us. Now, the third and very important thing is functioning of the Child Welfare Committee. So I draw your attention to section 27, clause 8, section 40, section 2, clause 26 of the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Bill 2021. What's the situation right now? The district magistrate is supposed to review on quarterly basis the working of the CWC. There is a DCPU, the District Child Protection Unit, which will be the focal point to ensure the implementation of the Act. This is what it is as of now. But this is all nebulous. This never happens. Now, sir, now there is some kind of force, some kind of emphasis, and some kind of clarity. We need candidness, we need clarity when we have to deal with such sensitive issues as the care and protection of children. Now, sir, it has been proposed in the bill that the CWCs shall submit a report on quarterly basis to the district magistrate. It will also submit a report on quarterly basis to the state government and the district collector about what? About the disease, the restored and runaway children. This is path-breaking. This was not there earlier. This has been brought in, and extremely important. The DCPU, the Child Care Protection Unit, would be headed by the collector. It would work under the direct supervision of the district collector. So I think much of the nuisance will go away, sir. As I told you, I reiterate, I can say with all conviction at my command that the district collector is the chief force in the district. He or she is the coordinating point, and he or she can be the focal point, and this is a very good decision on part of the government. Now, sir, the last proposed change. Many of us, my learned, esteemed colleagues here in the Lok Sabha, must have gone through the book Good to Great by Jim Collins. This is one of the best management books I think many of us have read. In this book, one of the management techniques which Jim Collins talks of is put the right people on the bus. Unless and until we have the right people in the bus, we will not be able to achieve the goal.
So it's very important to have the right people as members of the Child Welfare Committee. A Child Welfare Committee has a chairperson and 4 members. Now, sir, there are certain things which cannot be compromised. Whatever, come what may, we cannot compromise with the quality of the people that we induct in here. So, sir, educational qualification, fine. 7 years experience, fine. But here we are saying educational qualification plus 7 years experience in the field of dealing with children's issues. And one more thing which has been added, specially abled children, or rather we call them differently abled children. The member should be having, or rather one of the criteria is he or she should be having some kind of qualification pertaining to the handling of differently abled children. This has been added, sir. This is extremely important. Now, sir, what attracted me to this qualification criteria was the disqualification criteria which has been added, and I would like to read those. Anybody who has drafted this must be complimented. Sir, the bill considers the following qualities as disqualifying criteria. This was never there. We always said this is the qualification criteria, take this person or take that person. But here we are also talking of disqualifying criteria. There is absolutely no compromise because children are involved. Sir, what are the disqualifying criteria? 1, past record of human rights or child rights violation, the person will be thrown out. Number 2, conviction in an offense involving moral turpitude which has not been overturned by a subsequent judgment. History of being removed or dismissed from any service of the government, whether central or state. Improvement in child abuse or child labor. Last, a person who is currently a part of the management of a child care institution in a district. So, sir, these are the disqualifying criteria which have been added to the bill. Now, sir, we are very proud of the fact that we have plethora of laws, schemes, rules, regulations. But I think the important thing is whether we are able to implement them to the satisfaction of all, and we are able to achieve the expected outcome. Now, if we are able to bring in all these amendments, if we are able to implement this particular JJ Act with amendments today which has been brought in very carefully, with all sincerity, with due diligence, and with a heart and a good mind, I think we would be able to achieve the expected outcome. Sir, I would like to conclude with 3 lines. Please allow me. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better best. Prime Minister Modi and his team have been trying very hard to move from good to better and better to best. Now, this is an opportunity. We need to move from better to best. From 2015 to 2021, we are trying to move to the best. And I request each one of my esteemed colleagues present here to wholeheartedly support the bill which has been brought today, just because it is in the interest of our children. Thank you so much. Thank you very much. Srimati Geeta Vishwanathan ji. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. దీనికి అమెండ్మెంట్స్ కోసం ఈ బిల్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 2000లో ఉన్న బిల్లు 2015 నుంచి ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్స్కి తీసుకురావడం జరిగింది. నేను హానరబుల్ మినిస్టర్ స్మృతి ఇరానీజీని కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మినిస్టర్స్లో స్మృతి ఇరానీ గారు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే చాలా బోల్డ్గా ఎప్పటికప్పుడు మంచి డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ పోక్సో చట్టం గురించి కానీ, అట్లాగే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించింది కానీ, అట్లాగే అంగన్వాడీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్లో చాలా ఇష్యూస్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మాకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ తరఫున మీరు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, గ్రౌండ్ లెవెల్లో లేడీస్ గురించి కానీ, అట్లాగే పిల్లల గురించి కానీ తీసుకురావాలని చాలా లెటర్స్ మాకు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మేము కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. సరే, ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి దీనికి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అందరూ కూడా ఆహ్వానించాలి.
వీటి ప్రకారమే పిల్లలకి ఏ విధంగా మరి కేర్ ఉండాలి, ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి అని మనం చూసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ చట్టాల సవరణ, కొత్త చట్టాలు తేవడంతో పాటు అసలు మనకి ఏ విధంగా పిల్లల సమస్యను చర్చిస్తున్నాము అంటే ఈరోజు మన అందరి సమస్యను చర్చించుకుంటున్నట్లు లెక్క. మామూలు నేరస్తులు వేరు, బాల నేరస్తులు వేరు. బాల నేరస్తుల విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ చాలా చాలా హృదయం బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. చిన్న చిన్న పిల్లలు నేరాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకు దీనికి కారణం? ఏ కారణంతో వీళ్ళు వెళ్తున్నారన్నప్పుడు అర్బనైజేషన్ అని చెప్తారు. అర్బనైజేషన్ ఎప్పటి నుంచో మొదలైంది. మనం పట్టణీకరణ అనేది ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో మొదలైంది. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, మత్తు పదార్థాలు, చిన్న చిన్న పిల్లలకి కూడా మత్తు పదార్థాల అవైలబిలిటీ వల్లే పిల్లలు పెద్దలుగా కాదు రాక్షసులుగా మారి రకరకాల చర్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ చేస్తుంటే ఒక ఆడవాళ్ళగానే కాదు, ఒక తల్లులుగానే కాదు, మనకు చాలా హృదయ విదారకంగా ఉంది. చిన్న చిన్న పిల్లలు రేప్ కేసెస్లో విక్టిమ్స్గా ఉండటం వల్ల చాలా బాధ కలిగించే అంశం సార్ ఇది మనకే కాదు, ఒక ఇంటికి సంబంధించిన పిల్లవాడి గురించో, ఒక స్కూల్లో సంబంధించిన పిల్లవాడి గురించో, ఒక తల్లికి సంబంధించిన బిడ్డ గురించో కాదు, భారతదేశానికి సంబంధించిన కాబోయే పౌరుడు ఇలా తయారవుతుంటే అందరికీ చాలా హృదయ విదారకంగా ఉంది. మనందరికీ చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చినా, ఎన్ని చర్యలు తీసుకొచ్చినా, ఎన్ని జువెనైల్ హోమ్స్ పెట్టినా, ఎన్ని రకాలుగా మనం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ అనేది ఎందుకు అవుతుందనేది నిజంగా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ విచ్ఛిన్నమైపోవడం, ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేకపోవడం, ఎక్కువ మంది డైవర్సీస్ అయిపోవడం, పిల్లలు ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం, అదేవిధంగా పిల్లలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగడం, చుట్టూ ఉండే వాతావరణం బాగోకలేకపోవడం, ఇన్ని ప్రభావాలు వారి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక పక్క సినిమాలు, ఒక పక్క రకరకాలుగా ప్రభావితం చేసే సినిమాలు, మంచి సినిమాలను ఎవరు చూడరు, మంచి ఇష్యూస్ని ఎవరు అట్రాక్ట్ చేయరు, కానీ చెడ్డ ఎంతోమందిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది. అందుకోసం పిల్లల కోసం మనం ఇంకా మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఈ చట్టాల్లో చాలా కూడా తీసుకువచ్చారు. సుమారు 40,000 కేసులు కూడా మరి రిజిస్టర్ అయినట్టు ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే జువెనైల్ హోమ్స్ దేశవ్యాప్తంగా 701 జువెనైల్ హోమ్స్ ఉంటే అందులో 13 జువెనైల్ జేజేబీలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, యువ ముఖ్యమంత్రి ఉత్సాహంగా ఎప్పుడు కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో, ముఖ్యంగా ఆడపడుచులకి సంబంధించిన కానీ పిల్లలకి సంబంధించిన విషయాల్లో ఆయన ఎప్పుడు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకోసమే మరి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వెంటనే స్పందించి ఒక సోదరుడుగా, ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా ఒక దిశా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది. దాని చట్ట రూపంలో రావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మరి అనుమతికి ఆగి ఉంది. అది వచ్చిన వెంటనే దాన్ని కూడా మన చట్టాన్ని తీసుకురావడం అనుకుంటుంది. అట్లాగే పిల్లల విషయం తీసుకున్నప్పుడు పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, పిల్లలందరూ కూడా విద్యలో ముందుకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వారు తల్లులకి 15,000 రూపాయలు ప్రతి విద్యార్థికి 1 నుంచి 12వ తరగతి వరకు 15,000 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం తల్లికి ఇచ్చేలాగా, బిడ్డల్ని బాగా చదివించేలాగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పిల్లల యొక్క మానసిక స్థితి బాగుండే విధంగా మంచి క్లాసులు ఏర్పాటు చేయటం, కంటికి సంబంధించి పంటికి సంబంధించిన వ్యాధులను కూడా స్కూల్లోనే ప్రభుత్వమే మరి టెస్ట్ చేసి వారికి ఉచితంగా కళ్ళజోళ్ళు ఇచ్చేలాగా కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం, ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు చాలా వరకు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా మెంబర్స్ ఇద్దరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. జువెనైల్ హోమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా చోట్ల ఇది ఒక ప్లేసు 2 ప్లేసులు అని కాదు, భారతదేశం మొత్తం మీద తీసుకుంటే చాలా వాటిల్లో ఇల్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. పిల్లల పట్ల చులకన భావం, ఆర్ఫనేజ్ హాస్టల్స్ అంటే పిల్లల పట్ల చులకన భావం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఆ హోమ్ని లీడ్ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా పిల్లల్ని చూసే ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి నేను హానరబుల్ మినిస్టర్ గారు నేను కోరుతా ఉన్నాను, 2-3 విషయాలు నా దృష్టికి వచ్చినవి. నేను ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన కమిటీలో కూడా నేను ఉండడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన విషయాల్లో మేడం గారికి నేను కోరుతున్నాను, కొన్ని విషయాలు చట్ట రూపంలో రాకపోయినా ప్రభుత్వం కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అవి ఏంటంటే పిల్లలకి ఒకటి ఫస్ట్ మదర్స్కి ఎక్కడైతే తల్లికి నిజంగా ఒక స్త్రీ గర్భవతి అయితే పుట్టింటికి కాదు అంగన్వాడీకి వెళ్ళి చెప్తారు. అంగన్వాడీకి వెళ్ళి చెప్తారు ఎందుకంటే కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి మరి అన్ని రకాలుగా చేయడానికి తల్లి బిడ్డకి. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా వెళ్ళే దాంట్లో నేను మినిస్టర్ గారిని కోరుతున్నాను, ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఒక క్లస్టర్లో కానీ లేకపోతే ఒక మండల్ వైజ్ కానీ సైకాలజిస్టులను తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయాలి. వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా మంచి విషయాలు చెప్పే విధంగా
తల్లులకి కూడా ఒక క్లాస్ ఉండే విధంగా చేయాలి. అప్పుడే కడుపులో బిడ్డ ఆరోగ్యంగా మాత్రమే కాదు, మంచి ఆలోచనలతో కూడా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ప్రతి స్కూల్స్లో కానీ ఆర్ఫన్స్, ముఖ్యంగా హాస్టల్స్లో సైకాలజిస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి మంత్ కూడా పిల్లలకి సైకలాజికల్ వాళ్ళకి లెసన్స్, కోచింగ్స్ ఇచ్చేలాగా మనం ఏర్పాటు చేయగలిగితే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఫస్ట్ మన గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బాగుంటుంది. అవసరమైతే దానికి తగ్గట్టుగా సైకాలజిస్టులు నియమించుకోవడానికి, దానికి తగ్గట్టుగా మనకి చట్టాలు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముందు డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్, కలెక్టర్ని ఎక్కడైతే ఎన్నైతే డిస్ట్రిక్ట్లో హాస్టల్స్ ఉన్నాయో ప్రతి హాస్టల్కి ఎవ్రీ మంత్ సైకాలజీ క్లాసు, మోరల్ క్లాసు ఇవన్నీ ఉండేలాగా, ఇప్పుడు డిజిటల్ అన్నీ వచ్చాయి, చక్కటి కథలను వాళ్ళకి వేసి వినిపించేది. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళలో శక్తి ఉంది, బలం ఉంది, ధైర్యం ఉంది. వీటినన్నిటినీ కూడా ప్లేరప్ చేసే వాతావరణం మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఏర్పాటు చేయాలని నేను మేడం గారిని కోరుతున్నాను. అలాగే వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ కానీ, అలాగే సెపరేట్ బ్యారక్స్లో పెట్టాలి. ఎవరైతే వాళ్ళ నేరస్తులు ఉంటారో వాళ్ళని అందరిలో కలిపేయటం వల్ల చాలా రకాల ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి వారికి సెపరేట్ బ్యారక్స్ ఏర్పాటు చేయటం, అట్లాగే వాళ్ళని ట్రయల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏ విధంగా అయితే మనం రేపుకి గురైన వ్యక్తుల్ని కానీ చేస్తున్నాము, అలాగే పిల్లలకి కూడా సెపరేట్ ట్రయల్ ఉంటే కనుక బాగుంటుంది, అందరిలో కలపకుండా. ఎందుకు అందరిలో కాదని నేను చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఏ విధంగా అయితే పెద్ద నేరస్తులు అయితే పర్లేదు కానీ బాల నేరస్తులు, వాళ్ళు నేరస్తులైనా రేపు శిక్ష అనుభవించి వచ్చిన తర్వాత కూడా మన దేశ పౌరులే కాబట్టి, వాళ్ళు రేపు బాలలే రేపటి భావి భారత పౌరులు కాబట్టి వాళ్ళని నేరస్తులైనప్పటికీ కూడా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ జనజీవన స్రవంతిలో అందరితో కలిసి వాళ్ళలో ఉన్న కెపాసిటీని బయటకు తీసుకొచ్చి మంచి పౌరులుగా అవ్వాలి అంటే ట్రైనింగు, వాళ్ళకి ఈ ట్రైలు ఇవన్నీ అవసరం. అలాగే మరి మనకి ఏదంటే జస్టిస్ వర్మ గారు చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ కూడా రిఫార్మేటివ్గా ఉండాలి తప్ప రెట్రిబ్యూటివ్గా ఉండకూడదు అని చెప్పేది ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళని రిఫార్మ్ చేయాలి మేడం. అలా రిఫార్మ్ చేయగలిగితే కనుక తప్పకుండా ఇలాంటి పిల్లలు కూడా ఉంటే రెండు, ఒకటి వాళ్ళని నేరస్తులు కాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలో చేయటం, రెండు నేరస్తులు అయితే వాళ్ళు ఆ నేరాన్ని మర్చిపోయి మళ్ళీ మంచి జీవితానికి రావడానికి ఏ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా మీరు తప్పకుండా చేస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను ఒక విషయం చెప్పదలిచాను. సుమారు 40 సంవత్సరాలు అయి ఉంటుందేమో, ఇంకా పైన అయి ఉండొచ్చు. ఒక సుడిగుండాలు అని ఒక పిక్చర్ వచ్చింది. దాంట్లో పిల్లలు ఎప్పుడో 40 సంవత్సరాల క్రితం ఆ పిక్చర్లో పిల్లలు ఎలాగుంటున్నారు, పిల్లల యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది, బయట ఎలా ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క తపన ఎలా ఉంటుంది, హత్య చేయాలంటే వాడి కసి ఎలా ఉంటుందని అన్నీ కూడా ఎలాబరేట్ చేసి చాలా చక్కటి తీర్పుని అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. కాబట్టి మంత్రి గారిని మరొకసారి నేను కోరుతున్నాను, తప్పకుండా ఈ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని మరి పిల్లల భావి భారత పౌరుల్ని మనం అందరం రక్షించాలని, మనం అందరూ మంచి పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దాలని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. श्री अरविंद सावंत जी. माननीय चेयरमैन सर, आज ये जो बच्चों के लिए नया बिल हमारी बहन जी ने आज यहाँ चर्चा के लिए लाया है, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, और जो कुछ नए सुधार लाए हैं उसमें उनका एक वाक्य मैं भाषण में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहली बार बच्चों के पास तो वोटिंग नहीं ना, लेकिन इस सरकार ने उनको एक अलग ढंग से देखा और बच्चों की उसकी पूरी जो आगे बच्चों को जिस तरह से उसको पढ़ाना है, सिखाना है, उसको आगे सुरक्षित करना है, प्रोटेक्शन करना है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करके कानून लाया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। 2-3 चीज़ें खास करके बताना चाहता हूँ। जितने भी सुधार लाए हैं उसमें, उन सुधारों में मैं जब बच्चों के पास देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन भी याद आता है। हम जुवेनाइल कोर्ट की बात करते हो, बाद में आई बात, बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, उसके मूल पर जाने की आवश्यकता है। एक बच्चा चोरी करता, क्यों चोरी करता है? हम तो ऐसे गरीब बस्ती में से आए हैं, वहाँ हमने देखा है कि भाई उसके घर में जो चीज़ नहीं है वो दूसरे के घर में है। कार्ल मार्क्स की जो जन्म हुआ ना, कार्ल मार्क्स का जन्म इसी में हुआ था। वो रोज देखता था कि इस शोकेस में कुछ अच्छा
वेश परिधान किए हुए मॉडल रखे हुए हैं, मैं इस कपड़े कभी परिधान कर सकता हूँ। रोजाना देखते देखते एक दिन कुछ नहीं लगता कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो मैं पत्थर उठाता हूँ और एक पत्थर मार देता हूँ कांच पर। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। आज़ादी प्यार से नहीं मिलती है, खींच के लेनी पड़ती है। वो सोचता है मुझे ये चोरी करके मिल सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहना है कि इस बिल के बाद साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी, उसकी ग्रोथ, वो किस परिवार से आता है, किस एरिया से आता है, किस सोच से आता है, किस परिस्थिति में आता है। अगर हम अभी निर्भया की केस देखिए, अभी आजकल इतना गंदा हुआ है कि हमें याद आता है कि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी कहते थे, जो पढ़ेगा वो बचेगा। मराठी में कहते थे वाचेल तो वाचेल, जो पढ़ेगा वो बचेगा। पढ़ते ही नहीं हम, हमारा पूरा सारा समय जाता है या तो मोबाइल पे या उसके सारे प्रोविजंस पर, व्हाट्सएप पे, इस पे जाता है। बच्चे कहाँ से बिगड़ते हैं? मीडिया, आप देखिए, न्यूज़ भी देखिए, एक आध दुर्घटना होती है। मैंने एक दो बार अपने चैनल को भी फोन किया, मैंने बोला यार देख, अच्छा नहीं लगता, बार बार मत बताओ, ठीक है बोल दो ऐसी दुर्घटना हुई। बार बार देख के इतना इम्पैक्ट होता है। हम देख रहे बच्चों की बात करें, हम देख रहे बड़े भी झूठ बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग झूठ बोलते हैं। वो हम अभी अनुभव भी करते हैं। क्रिमिनल्स कौन है? पढ़े लिखे क्रिमिनल्स नहीं है। जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं। तो मेरा मूल पर जाना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द रूट्स ऑफ इट। द रूट इज वाई द चाइल्ड इज गेटिंग एक्सेप्टिंग ऑल दिस वेज, मीन्स ऑफ लिविंग ऑल दिस वेज, वाई ही इज गोइंग फॉर दैट। चोरी क्यों करता है, मारामारी क्यों करता है, खींच के क्यों लेता है, चाकू चलाता है। आज मैं आने के पहले देखा, एक लड़की ने माँ को मारा, माँ की हत्या कर दी। किसी के साथ प्यार था तो उसको हत्या कर दी। ये कहाँ से आए? संस्कार कब गिर रहे हैं? मुझे आता है याद 1995 में जब महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन की सरकार आई थी, मनोहर जोशी सर हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने स्कूल का पहला क्लास संस्कार का क्लास रखा। कोई धर्म की बात नहीं, संस्कार, अच्छे संस्कार होने की आवश्यकता है। हमने अन्न सुरक्षा कर दी, राइट टू एजुकेशन कर दिया, मैंडेटरी नहीं कर दिया। जब हम रास्ते में जाते हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, बच्चा आता है भीख मांगता है, दर्द होता है सर। जिस उम्र में वो खेलना चाहिए उस उम्र में आके दरवाजे में भीख मांगता है, या कभी अच्छा हो तो किताब बेचता है या फूल बेचता है। उसकी जिंदगी जब वो खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, सीखना चाहिए, उस वक्त तो ये सारी चीजें करता है। कहाँ है प्रोटेक्शन? वो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है पहली। वहां अगर आप प्रोटेक्शन दे दोगे तो आगे चलकर वो बिगड़ेगा नहीं। आरएसएस में था, अमी बिगड़लो तुम्ही बिगड़ा ना। तो हम बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ जाओ, मतलब क्या हम अच्छे हुए तुम भी अच्छे हो जाओ। बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं, अच्छे हो जाओ। हमने अच्छी राह पकड़ ली, आप भी अच्छी राह पकड़ लो। आज वो नहीं होता। आज बुरा लगता है इस बात का कि उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमने जैसे अन्न सुरक्षा कानून किया, मैं आपसे श्रुति जी अपेक्षा करता हूँ, और आप मुझे मालूम है, आप मराठी भी अच्छी जानते हो, बहुत सारी भाषाएं जानते हो। संस्कार का क्या हो रहा है? संस्कार बिगड़ गए हमारी नजरिया बिगड़ गया, हमारी आदतें बिगड़ गई। हम तो कभी कभी देखा नहीं, आदतें बिगड़ गई, नजरिया बिगड़ गया। नजरिया इतना बुरा हुआ है ना, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, वो तो चलता रहता है। सही हो जाएगा, आपने इनकी संगत छोड़ दी, अब आप सही हो जाएगा। बोलो देखो, बोलते अच्छी राह पे आगे। सावंत जी, यू एड्रेस टू चेयर। सर मुझे ये कहना था, अभी इन्होंने कानूनन बहुत अच्छी चीजें लाई। इवन कैटेगराइजेशन ऑफ दी पेटी, देन सीरियस, हीनस, और हीनस के बाद में एक चौथी कैटेगरी लाई, 7 साल से भी ज्यादा सजा देने वाला कानून। ये सब सारी चीजें आती है। मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूँगा, आप तो जानती हो श्रुति जी, आप महाराष्ट्र से हो, सिंधुताई सकपाळ नाम जानती हो ना? अभी मुझे लगता है पद्मश्री दी होगी। अपने इसमें क्लॉज डाल दिया, अपने एक कमेटी बनाई, अच्छा किया, नो डाउट, अच्छा किया। वो कमेटी में क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, साइकोलॉजी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो चाहिए, सब मानता हूँ। सिंधुताई सकपाळ सर 4th कक्षा पढ़ी होगी, उसकी जुबान सुन लो, फिर पता चलेगा, पिघल जाओगे एक क्षण में।
ये जो बच्चे पकड़े जाते हैं ना, उनके प्रति माँ चाहिए, माँ, हमें माँ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, अनकंडीशनल प्यार चाहिए। उसके पास मत देखो कि एक मर्डर करके आया है, वो प्यार का भूखा है। वो कैसे देंगे? साइकियाट्रिस्ट से, डॉक्टर से, पढ़े हुए लोगों से? तो पढ़ा हुआ लोग बच्चा क्रिमिनल क्यों हुआ, एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ, आतंकवादी क्यों हुआ? उसको नहीं समझता अच्छा बुरा क्या है? पढ़ा है ना तू। माँ का प्यार। मैं आपसे विनती करता हूँ स्मृति जी, ये क्लॉज है ना, उसमें वो क्लॉज ध्यान में रखना। सम पीपल, देयर आर वुमेन हु आर रनिंग द ऑर्फनेजेस, नॉट ओनली वुमेन, देयर आर मेल ऑल्सो, दे मे बी, लेकिन जो प्यार से बच्चों को लाया। अभी आप बताओ, उन ऑर्फनेज में से कोई बच्चा हुआ बदमाश? क्यों नहीं हुआ? उसको माँ का प्यार मिला, उसका बहन का प्यार मिला। वो गरीब था, रास्ते पर था, ऑर्फन था। ऑर्फन है कि पता नहीं, उसके माँ बाप तो होंगे ही ना। ऑर्फन क्या होता है? छोड़ दिया किसी ने, अबंडन। द चाइल्ड हु इज अबंडन इज एन ऑर्फन। उसकी डिफाइन करेंगे, माँ बाप के साथ में था या परिवार ने छोड़ा, वो छोड़ो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसलिए ये जो क्लॉज है, उस क्लॉज में सी है, उसमें क्लॉज में आपका जो एजुकेशन का क्लॉज है, ये ना, आई गॉट इट दैट, मैंने वो पढ़, या आई डोंट वांट टू गिव इनटू दैट क्लॉज इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इट वाज ये जो नो पर्सन shall be appointed as a member of the committee unless he has a degree in child psychology। क्या करना है? माँ के पास साइकोलॉजी की डिग्री है क्या? हमारी माँ गंवारी थी, 7वीं कक्षा पढ़ी थी, पढ़ा दिया बच्चों को। तो ये जो प्यार की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल का स्वागत करते समय आपने अच्छा किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया, उसको मैंडेट कर दिया, राज्य सरकार को भी आपने मैंडेट कर दिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोड़ दिया है केंद्र है, वो देखेगा नहीं चलेगा। देन पीरियोडिसिटी हैज टू बी मेंटेन इन दैट। आफ्टर एवरी फोर्टनाइट दे मस्ट विजिट। सर एक मिनट, खत्म ही दूसरे, हाँ, after every fortnight they must visit that place and see what exactly is happening, how they will have a direct communication with the children। बच्चे को कोई कंप्लेंट कर सकेगा? हिम्मत है उसकी? मैं एक सेकंड भी कर दो, मैं हाल ही हमारे मुंबई में डोंगरी में एक जेल है, उधर ही बाल सुधार गृह है, वहाँ सावरकर जी, टिळक जी, उनको जेल में रखा था। वहाँ मैं सुधार में गिरा तो लड़कियां देखी, लड़के भी थे, दोनों अलग थोड़े थे, बड़ा बुरा लगता था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ के बच्चे हैं, किसी ने 12वीं कक्षा में मर्डर की, किसी ने छोड़ के आए हैं, लेकिन अच्छा लगा कि उनमें क्या है पोटेंशियल, उनकी पोटेंशियल ढूंढो, उसको किस बात की जरूरत है, किस बात में उसकी रुचि है, उस बात को उसको ले लो। मैंने बाद में देखा गणपति का फेस्टिवल आया, मैं दिवाली के फेस्टिवल में जाके उनको दिवाली की मिठाई दे दी, फिर वो लोग रंगोली बना रहे थे, फिर वो कंदील बनाया। मैंने देखा यार ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसको लेके आगे चलो। कुछ बच्चे ग्रेजुएट हुए वहाँ से भी, और इसलिए ये जो आपने कदम उठाया वो कदम अच्छा ही है, लेकिन इसको मानसिकता, मानवता का जो दृष्टिकोण है वो देना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बियॉन्ड दैट। और अगर एकेडमी के बाहर जाकर आप देख लोगे तो जिस दिन रास्ते पे बच्चा भिक्षा नहीं मांगेगा, रास्ते पे चोरी नहीं करेगा, वो दिन मैं समझूंगा सही मायने में हमारा बच्चा सुरक्षित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंदेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद महोदय। मैं आज किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वर्षों वर्ष बाल अधिकार एवं उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद पर भी रह चुका हूं, और मैं वहाँ जो बाल श्रमिकों की जो स्थिति है, या ऐसे जितने भी बाल रोड पर जो घूमते हैं या प्लेटफॉर्म पर घूमते हैं, उनकी अच्छी तरह से स्थिति का आकलन हमने किया है। महोदय, यह बिल जो लाया गया है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसमें मेरा कुछ सुझाव था कि जो बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर के रूप में या भीख मांगने के रूप में जहाँ भी दिखाई पड़ते हैं, उनको रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। और उसके लिए हम पहले भी
जब अध्यक्ष थे उस समय भी भारत सरकार को लिख करके प्रस्ताव दिया था कि वैसे बच्चों का जब संग्रह किया जाता है जिलों में, कहीं से पकड़ करके लाया जाता है, जमा किया जाता है और फिर उनको उनके घर वापस भेज दिया जाता है, जिससे वो बच्चे को जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और वो बच्चे फिर वापस उन्हीं कामों से जुड़ जाते हैं। इसलिए हम आग्रह किया था कि हर कमिश्नरी में कम से कम एक ऐसा संस्थान खोला जाए जिसमें उन बच्चों को रहने की व्यवस्था हो, उसको तकनीक पर आधारित शिक्षा दी जाए और उनके पेरेंट्स को, सबसे बड़ी समस्या है उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो अनपढ़ हैं, वही अपने बच्चों को दोबारा काम में भेजते हैं करने के लिए। तो उनको जागरूक किया जाए, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हम यह भी देखा है कि संस्थाएं जो काम करती है वो जिलों के हेडक्वार्टरों में या अनुमंडल के हेडक्वार्टरों तक सीमित रह जाती है। उसको जाना चाहिए जहाँ से चाइल्ड लेबर निकलता है, जहाँ से श्रमिक बच्चे निकलते हैं, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके और उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे जब जाते हैं कहीं काम करने के लिए तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, किस तरह से प्रताड़ित होते हैं, किस तरह से उनका दोहन होता है। इन बातों की जानकारी जब उनके पेरेंट्स को मिलेगा तो निश्चित रूप से वो जब जागरूक होंगे तो अपने बच्चों को रोकेंगे और सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे भी जुड़ेंगे और उसका लाभ लेकर के अपना शैक्षणिक जीवन या अपना आर्थिक जीवन आगे बढ़ा सकेंगे। यह योजना हम पहले भी आग्रह किया था, आज फिर मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे यह जो लाया गया है बिल, यह बहुत ही कारगर है। जैसे बहुत सारे कानून हैं, पहले के कानून में प्रावधान कि जिस अपराध के लिए 3 साल से 7 वर्ष की जेल की सज़ा है वह संज्ञेय और गैर जमानती होगा, परंतु अब इस विधेयक में इसमें संशोधन किया गया है और प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे। अभी तक कानून में प्रावधान था कि देख रेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के हित के लिए राज्य हर जिले में एक से अधिक बाल कल्याण समिति बनाएंगे। इसके लिए CWC के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कुछ मानदंड भी बनाए गए हैं। बड़ा सराहनीय कदम है, मानदंड बनाना बहुत ही जरूरी है। यह विधेयक बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त मानदंडों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बाल कल्याण कमेटी का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा। उसके लिए एक इसमें कंडीशन दिया गया है, वह उसके लिए उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस विधेयक में बच्चों के मामलों का तेज़ी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाया गया है। लेकिन महोदय, कई एक सदस्यों ने इस पर सवाल उठाया है। हम भी यह कहना चाहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के पास इतना काम रहता है जिला में कि जिला मजिस्ट्रेट पर सिर्फ निर्भर हो जाने से यह बहुत ही कठिन समस्या है, बहुत ही संवेदनशील मामला जुड़ा हुआ है इसमें बच्चों के साथ। इसमें और कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे कि वह त्वरित गति से इसका निष्पादन हो सके। इसके साथ ही महोदय, इसके माध्यम से बाल कल्याण समितियों को ज़्यादा ताकत दी जा रही है, यह अच्छी बात है। इसके तहत जिला अधिकारियों को कानून के तहत निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने और कठिनाई में पड़े बच्चों के लिए सुसंगत प्रयास करने के लिए अधिकार संपन्न किया गया है। यह भी सराहनीय कार्य है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित होगा, लेकिन इसके लिए सबों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। अगर संवेदनशील नहीं होंगे हम लोग तो निश्चित रूप से यह जो कदम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का या और भी जो साथी हैं सबों का, वह पूरा नहीं होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात कहकर, हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस क्षेत्र में बहुत सारा सराहनीय कार्य शुरू कर दिए हैं। उसका
हम लिस्ट हमारे पास है, हम सबमिट कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि यह संवेदनशील मुद्दों पर सबों को जागृत होकर के, सजग होकर के इस पर अमल करने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I stand here to speak on the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. I take this opportunity to congratulate Smriti Irani ji, the Women and Child and Textile Minister, Government of India, for coming up with this very encouraging and reassuring bill in the larger interest of the children of this nation. As she talked about rescues, homes, shelters, I think what she said is absolutely true, and I appreciate her being so transparent and honest about the situation in India. I think more accountability and closer working with states is going to be very critical for you, because I would like to bring to our knowledge that we have a Citizens Alliance group which talks about malnutrition. एंड हर पार्टी के सांसद उसमें है, अभी 2-3 सांसद उसमें के अभी हाउस में नहीं है, लेकिन सचिन पायलट जी उस ओरिजिनल ग्रुप में थे, बीजेपी के शाहनवाज हुसैन जी थे, मैं थी, जय पांडा जी आप जो बीजेपी के आसाम इंचार्ज है, हम सब सांसद थे। तब हम हर पार्टी से एक मेंबर था और एक सिटीजन्स अलायंस ग्रुप हम सब ने बनाया था, जो हर राज्य में जाके हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन कुपोषण पे अच्छी चर्चा, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, वहाँ की जो मंत्री थी, उनसे जाके मिलके हम और क्या कर सकते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी हमारी एक कोशिश रही और हम करते आ रहे। कभी आगे पीछे चलता है, सबका टाइम नहीं बनता है, हमारी कोशिश रहती है। 10-12 साल से हम ये काम करे जा रहे हैं। तो I would like to request the Honorable Minister that would you like us to an informal way form a group to assist you in seeing how much more we can do as members of parliament in our own states, in constituencies. We come from an ideologically different state, like my state has a different government today. But I commit to you, after speaking to the Honorable Minister Yashomati Thakur, who's our minister, she's totally assuring and committing on behalf of Maharashtra government to make sure this is implemented flawlessly, and please tell us what more we can do to help you to strengthen this law to save every child of ours. The very important issue is about adoption and fostering. I would like to bring to the notice of the Honorable Minister about a story. एक कहानी है, एक दो डॉक्टर्स है महाराष्ट्र में और दोनों गायनेकोलॉजिस्ट है। उनका एक अस्पताल है, छोटा सा क्लिनिक है। वहाँ एक महिला आई थी, यंग महिला थी, उसका बच्चा भी हो गया और वो एक दिन में वहाँ से भाग गई। फिर उनको पता नहीं चला इस बच्चे का क्या करे, तो उनकी 2 बेटियाँ थी, उन्होंने कहा क्यों ना इस बच्चे को हम घर लेके जाए। एंड दे डिडंट नो व्हाट द लॉज वर, दे थॉट कि किसी का बच्चा है, छोड़ के गए, प्यारा है, तो बच्चों को लगा, इसलिए माँ बाप जो डॉक्टर्स है, एजुकेटेड है, वो बोल रहे थे कि हम घर लेके जाएंगे। तो बच्चा घर लेके गए, हफ्ते में वहाँ पुलिस और NGOs पहुँच गए और उन्होंने कहा ये फॉस्टरिंग कर रहे, अडॉप्शन कर रहे, ये तो गुनाह है आपका, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो आप ये जो जहाँ संस्था होती है उसको बच्चा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बच्चे को वापस कर दिया और काफ़ी उन्होंने चक्कर मारे कि हमको ये बच्चा अडॉप्ट करना है। 6 महीने लगातार वो कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी 2 बच्चियाँ हैं, इसलिए वो बच्चा ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। अभी सर आप सोचिए कि अच्छा घर है, एजुकेटेड घर है, अगर एक बच्चे को अच्छा घर, और जी अरविंद सावंत जी जिस संस्कार के बारे में कह रहे थे, वो संस्कार इस घर में उसको अच्छा सब होता। लेकिन इस पे अगर स्मृति जी कुछ बोले कि what can be the long-term solution on a very serious note about even fostering, and the same cases happened in Mumbai. As a matter of fact, Smriti ji has worked in Mumbai extensively. There is a director which we had a lot of issues with in Bollywood, who was very kind enough to foster a child who had lost his hand. And he tried to foster the child, but they had to step in and take the child away because the fostering rules are very different. So till the child got adopted, he could not keep the child. So he had to return the child to an infrastructure which was not half as good what these parents wanted. I understand that there is a lot of misuse and abuse of children, but at the same time, what more can we do in the right context of making sure people who are in good homes, who are qualified homes, can adopt children like the way it is done.
I think a lot of Pratija ji as well as Praneet ji talked about the DM situation. I think there were two contrasting views. I would like to add to this that when Smriti ji brought this to our notice, we had a discussion in Maharashtra. We even spoke to our collectors and district magistrates that kya kare, are you open to working? They are absolutely open. I don't think they're feeling that this is going to be highly taxing for any administration. The cause is so good that please be rest assured, I'm sure our district administration would be very proud. I do appreciate your point, Praneet ji. I don't mean to demean it, but I understand they are overworked. But this cause is so noble that I'm very sure that the administration would be more than happy. And I think we as MPs, if this comes under the district administration, we as my member of parliament in our Disha committees can review this, assist them and help them. And I think the child welfare committees need strengthening. So I'd request the Honorable Minister that if she could write, like in Citizens Alliance, we formed, this is nothing to do with which side you're sitting on in Parliament. We are, I think, all supporting this bill. So if she could, I'm sure she's done it in the past, but to reiterate this point and this new change, if she could write to all the women and child ministers or chief ministers and put it completely high on agenda. It's like polio. इस देश में पोलियो हुआ करता था because somebody in Delhi, I remember Harshavardhan ji was an integral part of eradication of polio in India. So if everybody puts their minds and decides that is देश का हर बच्चा polio free होगा, we have managed and we have achieved such success stories. So why not make adoption and child care as a top priority of the nation? And I'm sure if Smriti Irani ji writes, I'm sure all the mantralayas will definitely assist her. And if there's, I reiterate that if as members of parliament, if there's anything more we can do to assist you, I won't get into the details because I think it's a very, very well drafted. This is one of the few bills I think from this government which is well drafted, well thought of. So I would compliment her for doing such a good job. Just one last small point that there is an NGO called Pratham in Maharashtra, which government of Maharashtra at Home Ministry, that time the Home Minister was Shri R.R. Patil, and they had done wonderful work. So if we could make that as a good success story, I would like to share it with you, how to improve our shelters with help. So Pratham has done an exceptionally good program, and I think the begging issue that Arvind Sawant raised, I think is very painful that we still see our children beg when we have right to education for them. It's really a shame, and it reflects, and I take ownership that we have obviously failed our children somewhere where our children have to beg today. So I think if some programs like this can be added to the Mantralaya, we would like to work closer with the Women and Child Ministry. I compliment her again from the bottom of my heart and reassure that whatever good projects like this, Maharashtra will excel, support you, assist you, and work 100% with you, if not 500%. Thank you. Thank you very much. Shri Maluk Nagar ji. धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। मैं आज के इस गिरिराज जी, आपके पास में शील्ड होनी चाहिए सबको डिस्टर्ब करने की। सब बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये, और असलियत में देश का भविष्य को कैसे सुधारा जाए इसकी शुरुआत है इससे। मेरे लिए दोनों आप तय कर लो। Kindly you address to chair. Kindly address to chair. लेकिन आप मंत्री लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। Kindly address to chair. जी जी जी, उनको हक है और अधिकार है। तो सब एक्चुअल में अभी मेरा बोलने का नंबर पहले था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी, उनका कोई अपॉइंटमेंट था, मेरा नंबर कट गया और मुझे जो इंतजार करना पड़ा, मैं बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था। सब बड़े बड़े अच्छे काम की बात कह रहा हूँ, ये मतलब की बात है। तो अगर जो सुप्रिया मेरी बहन ने जो भी बताया है कि जब अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को जाते हैं और देख लेते हैं ये अडॉप्ट करना है, ये मेरे माँ बाप बनेंगे, बच्चे को देख लेते हैं ये हमारा बच्चा बनेगा, और 6 महीने तक जो प्रोसेस या प्रोसीजर जो चलता है, उसके बाद क्या हालत होती है पता लगी। 6 महीने के बाद वो रिजेक्ट हो गए और वो छोड़ना पड़ा बच्चा। हम पे 10 मिनट नहीं झिली यहाँ पे इंतजार करने में, और 6 महीने वो माँ बाप के लिए इंतजार कर रहा है, मुझे ये माँ बाप मिलेंगे। जरा सोच के देखो क्या हालत होती होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा तरीका लगाया जाए
गिरिराज जी काम की बात आ रही है, गिरिराज जी आपके लिए, गिरिराज जी काम की बात आ रही है आपके लिए। ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे 2-3 दिन में फैसला हो जाए ये अडॉप्शन कंप्लीटली लीगल है, ये ले सकते हैं या इसमें पेंडिंग डाला जाएगा। दूसरा साहब, मैं भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लॉ एंड जस्टिस कमेटी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, काफ़ी शक्तिशाली कमेटी उसमें हूँ और बड़ा रिसर्च करी है इस सब्जेक्ट पे हमने, इस सब्जेक्ट पे। तो वहाँ मुझे झटका लगा मंत्री जी, गिरिराज जी अब काम की बात आ गई आपके लिए, झटका लगा सच में इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स GST, 1 नेशन 1 टाइम वोटिंग सिस्टम और अडॉप्शन के लिए 3 कानून। सारी चीजों के देश एक और देश में एक एक चीज होती जा रही है और कानून 3, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिम लोगों के लिए अलग। और जो सबसे झटका लगने वाली बात है कि बाबा साहब अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा है, उनके वंशजों के लिए कानून ही नहीं है। पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर परमिशन आएगी, जब शुरुआत होगी एडॉप्शन के प्रोसीजर की, कोई सेट आज कानून अभी तक नहीं है। बड़ा झटका लगा था। तो इस पे सरकार जरूर गंभीरता से ले और इसको सरल प्रक्रिया कराए। दूसरा साहब, अभी हमारे साथी बोल रहे थे शिवसेना वाले, आप उम्र को घटाओ, बहुत अच्छी बात है और संशोधन जो कर रहे हैं सरकार ये मानती है कि इसकी ज़रूरत है और हम सब लोगों को उसका आगे बढ़ के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन साहब इसमें सोचने वाली बात एक है कि जो लोग बाल गृह में रहते हैं, जो प्यार देने की बात कर रहे थे, जो उनकी मांग देने की बात कर रहे थे, अगर बचपन में किसी को ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम हुई है और ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से कोई डिसऑर्डर के शिकार हुए हैं, तो उस समय उसको प्यार के अलावा साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, जिससे उनका प्रॉपर इलाज करा जा सके और जिससे उनकी जमानत के बाद वो कोई दूसरा अपराध या कोई गलत काम ना कर पाए जो उनके लिए नुकसानदायक हो, प्रदेश के लिए नुकसानदायक हो या देश के लिए नुकसानदायक हो या आने वाले समय में सबके लिए नुकसानदायक हो। इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है साहब। और साहब, जो प्यार कैसे दें उसकी बहुत लंबी डिटेल में परिभाषा है, वो बहुत अच्छी बात थी। और आजकल खास करके इस कोरोना रूपी बीमारी के बाद जो हम लोगों को 90% लोगों को ये नहीं पता लगा कि हमें कोरोना हुआ या नहीं हुआ। और कोरोना के बाद मैंने पहले भी कहा है, शरीर के अंदर जब सब एकदम खत्म कर रहा हूं, शरीर के अंदर उस बीमारी की और शरीर की जो लड़ाई होती है, जैसे कार को तेज चलाते हैं पूरा और गाढ़ा हो जाता है बॉबी ऑयल, बहुत दिन तक ना बदलो, तो इतनी तकड़ी लड़ाई लड़ने के बाद जो खून गाढ़ा हुआ है, इससे ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। और घरों में जहां प्यार मिलना चाहिए वहां प्यार के बजाय कई बार डांट मिलती है, कई बार छोटा मोटा टचिंग भी हो जाती है। तो उसमें भी हमको जरूरत है और सरकार की तरफ से ऐसा कोई तरीका इसमें निकले, खास करके कि जो कानून में आज जो अमेंडमेंट हुआ है, ये बहुत दिन से रिसर्च होने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और जो सरकार ने महसूस किया अपने साथियों के या खुद जो व्यावहारिकता में दिक्कतें थी उनको देख करके कर रहे हैं। कोरोना भी चल रहा है, तो इसको ध्यान में रख के जो देश की जनता के 90% लोगों के जो स्वभाव चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे बगैर मतलब के नाराज हो रहे हैं, बड़े बगैर मतलब के लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल करें, इस पे भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, जिससे वो भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम से बचें, डिसऑर्डर से बचें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कोई अपराध करने से भी बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री एम श्रीनिवास रेड्डी जी। For giving an opportunity to speak on the
Juvenile Justice Amendment Bill 2021. The overall aim of the bill must be to take steps for the overall welfare and measures of the strengthening and the child protection of juveniles, as there are certain loopholes which need to be plugged, a list no without misuse also. In the proposed bill, there must be provisions related to ensuring the fundamental rights of a child in conflict with the law and children in need of care and protection. In our daily life, we may come across many instances and also found juveniles working in contravention of labor laws, found begging, living on the street, who does not have parents and no one is willing to take care of, whose parents have abandoned or surrendered, who is found vulnerable and inducted into drug abuse and human trafficking and also subject to other instances. We need to protect which juveniles from all angles. There is need to view serious offences committed by the juveniles through Juvenile Justice Board, and they should have more powers to deal the cases. It is also stated that district magistrates may be given more powers primarily to decide all the juvenile cases before going to any court, and designated courts any be set up to solve the cases speedily. More child welfare committees in the state need to set up, and in the districts also save the time and so solve the cases in a time-bound manner, and they may be empowered with more special powers. Sir, all decisions regarding the child may be taken on the primary consideration that they are in the best interest of the child only and to help the child to develop their full potential, and we must concentrate on this point only, and the measures may be taken to ensure that the child is safe at all and is not subjected to any harm, abuse or maltreatment at any level or at any stage. The government must ensure that there should be no discrimination against a child at any point to time on any grounds, including sex, caste, ethnicity, place of the birth, disability, and equality of success, opportunity, and treatment shall be provided to every child, those who are in need, by maintaining their right to privacy and confidentially throughout their judicial process. It is also requested the steps may be improved for providing remote reformative services, including provision of education, skill development, counseling, behavior modification, and the psychiatrist support during the period of their stay in the special home. Sir, because the special homes which are running at present are in a very poor position and need to improve for more better functioning to get the desired results. It is also a fact that institutional setup required under the Juvenile Justice Act so far has not been built up completely, and district level institutions generally lack the infrastructure and staff to adequately execute it. This is really impairing the work of the rehabilitative and reformative programs for ensuring juvenile justice to child. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sri Hasnem Marudi ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, rights of the children are close to our heart in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Constitution was the first such document in entire South Asia, maybe in entire Asia, to recognize right to happy childhood. हमारे आईन ने राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड रिकॉग्नाइज किया जब उसका कोई अनुभव नहीं था हमारे आईन। और मेरा ये मानना है कि हमारा जो आईन है, जम्मू कश्मीर का आईन जो
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बना, वो अभी मौजूद है। उसको इस हाउस का ये पावर नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो इसको एब्रोगेट करे। इन एनी केस वो तो एकेडमिक दूसरा सवाल है। आई एम सॉरी दैट I may have some kind of reservation about the bill under consideration. शायद जो पहले प्रयास हुआ और मैंने कहा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर deserves all the laurels, शायद मैं वो आज रिपीट ना कर पाऊँ। सर, हमारे मुल्क में कोई 45 करोड़ के करीब बच्चे हैं। 1/3 of the population is juvenile. इन 45 करोड़ में दो कैटेगरीज हैं। एक है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बड़ी तादाद उनकी है, लार्ज नंबर। दूसरा है चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। जहाँ तक चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बेसिक जो है की एक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो उनका जो हित है, उनके जो राइट्स है, उनको देखती है। और जहाँ तक चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, वो ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपराध का इल्ज़ाम होता है, उसका जे बोर्ड उसका ख्याल करता है। अब बात यह है कि जो हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है, जिसके हेड एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे। पहली बात जो मेरी रिजर्वेशन है इस कानून के, जो ये मुजवज़ा बिल है जो लाया गया है, कि आप केंद्रित कर रहे हैं, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑल द पावर्स इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट डिस्प्यूट, सारंगी जी ने पहले कहा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्वली कॉम्पिटेंट है। आई हैव नो रिजर्वेशन, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट, बट उनके हाथ पहले ही भरे हुए हैं, देयर हैंड्स आर फुल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा मैडम ने कहा कि देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी अध्यक्ष है, और भी कितने काम हैं जो उसको सुपरवाइज करने पड़ते हैं। ये जो बच्चे हैं 45 करोड़ के करीब, और जिनमें 5% या 10% भी अगर ऐसे हों जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसका मतलब है सीधे 4.5 करोड़ बच्चे। तो इनको एक ज़िला सतह पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले करना, जिसके और भी कई काम हैं। आपने खुद देखा होगा, आपका अनुभव है, आपका तजुर्बा है, सारे हाउस से देखा होगा कि ये नहीं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। 100 काम है उनके। मंत्री आ गया तो मंत्री के पीछे चलना है, और आप वीसीज का सिलसिला शुरू हो गया है, आप डायरेक्ट एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर कभी एक मिनिस्टर कभी दूसरे मिनिस्टर। तो ये मेरे ख्याल में स्टेप इन बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन स्टेप, ये नहीं कर पाएंगे वो। और दूसरी बात ये कहना है कि नहीं जी ये कोई एडवर्सोरियल नहीं होता है अडॉप्शन की बात, बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए, कानून ने कल्पना की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत वो उस सरबराह है उस कोर्ट की, वही अंडर लॉ है गार्डियन। अगर कोई गार्डियन न अपॉइंट किया गया हो किसी बच्चे का, तो डिस्ट्रिक्ट जज ही गार्डियन माना जाता है कानून के अंदर। और एक बेनिफिट है कि जो जज है वो अवेलेबल है ऑल द टाइम इन कोर्ट आवर्स इन द कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में वो नहीं कहा जा रहा है। तो ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को केंद्रित किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सब पावर्स उसमें दे दिए, तो वो बिल्कुल ही इनके हित में नहीं होगा। और जो हमारे चिल्ड्रन हैं इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको जो कानून जो कल्पना करता है, जो कानून प्रोविजन बनाता है कि उनका कोई रिलीफ होना चाहिए, नहीं होगा। अब अभी मंत्री जी को मुझे नहीं मालूम ये स्टैट्स के है कि कितने बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूशंस में इस मुल्क में, जिनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ऑर्फनेज भी कहते हैं, चिल्ड्रन होम्स भी कहते हैं। कितने बच्चे होंगे जो सारे मुल्क में हैं, और कितने की इनके पास सूचना है, और कितने हैं जो रजिस्टर हो गए हैं। कानून का ये मंशा था कि वो रजिस्टर हो जाएं ताकि हम देख रेख उन पर नज़र रखें, कि निगरानी रखें, क्या बच्चों के साथ वो वही इंसाफ करें। जनाब, मुझे एक ग्राउंड सिचुएशन पर मेरा एक रहा है तजुर्बा। ये नहीं, मैं आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस एज चेयरपर्सन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस पैनल, स्टेट जुवेनाइल जस्टिस पैनल इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर आई ले डाउन रोब्स। सो आप देखिए, जस्ट सी व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन इंस्टीट्यूशनल केयर, कितनी बुरी हालत है, और कितने परसेंटेज हमें ऑनरेबल मिनिस्टर कहेंगे अभी तक रजिस्टर हुई है, और कितनी क्या संख्या है। एक बात ये है। दूसरी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कहाँ ये वक्त मिलेगा कि वो जाके, ये तकरीबन 100 होते हैं, 200 होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो कहाँ होगा। नहीं, अगर फिर इंसाफ नहीं होगा अगर मुझे बात नहीं करने देंगे। तो दूसरी बात ये है कि आपने अभी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ की बात की। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज़ अ की एक्टर अंडर द एक्ट एज रिगार्ड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन।
आप मुझे कहिए आपने सब उनके लिए बड़ी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और होनी भी चाहिए, दैट इज़ गुड, लेकिन देते क्या है उनको? I mean, what kind of emoluments do they get? Their honorarium is less than a deliverer, less than an orderly. तो कौन आएगा ये सारी जो सारी आपकी है with this qualification, who will prefer to come and work as member of the CWC? ठीक है अपनी जगह पर होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन क्या दे रहे हैं आप उसको? I have an experience that where we have to extract some. I mean, if there was a child in difficulty, we have to get him from a village. No transport to get the child from the village. शेल्टर होम की बात ही छोड़ दीजिए. सो बात यह है कि अगर आप ये केंद्रित कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप जो लक्ष्य बना रहे हैं वो मैं आपको ये कॉशन करना चाहता हूँ, वो पूरा नहीं कर पाएंगे आप. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में देखिए अडॉप्शन और ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा मामला. दूसरी बात है कि कोई शिफ्ट ही नहीं हमें दिखता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल केयर टू नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर. I mean, world over now, alternate care is the theme, not the institutional care, because institutional care में वो पर्याय हो जाते हैं, कट जाते हैं अपने रूट से, अपनी बरादरी से, अपने बैकग्राउंड से. Your shift should be, your focus should be a shift from institutional care to non-institutional care, जो माने हुए हैं. तो उस बारे में क्या किया जा रहा है? Kindly conclude. तो दूसरी बात है कि आपने सुपरविजन की बात की है, कैसे सुपरवाइज करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? Again, I will acknowledge that it is not a comment on their capability, but it is that how busy they are. जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है वो भी उनके हाथ में है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हमारे यहाँ वो भी उन्हीं के हाथ में है. Sorry to interrupt. We have 15 more members to speak. Kindly conclude. तो ये मुझे लगता है मुझे लगता है उस सूरत में. और दूसरी बात ये है कि ज़रूरत ये होगी जनाब, मेरी सजेशन ये होगी आप स्ट्रेंथन कीजिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लगाइए एक कैडर ऑफिसर को. कोई बात नहीं, वो सारा अपना समय डिवोट करेगा जो अफेयर्स ऑफ चिल्ड्रन है उनकी तरफ, जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. यू जस्ट स्ट्रेंथन DCPUs. आपके पास स्पेशल पुलिस यूनिट भी है डिस्ट्रिक्ट में, बाकी भी है, आप उसी को. Kindly sum up your points and conclude. I don't there it is not. मैं आपकी नियत पर जो आपका नेक नीति है उस पर भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो है ये सेटअप है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ इसमें हासिल नहीं होगा और इसमें से डिफिकल्ट. Thank you very much. Thank you. Jasbir Singh Gill. थैंक यू चेयरमैन सर, आपने मेरे को जे बिल पे बोलने का मौका दिया. हमारे मंत्री श्रीमती ईरानी जी बहुत पैशन के साथ जो बच्चों का दर्द है इनके चेहरे से झलकता था, और मैं समझता हूँ कि मेरे से पहले जितने भी सांसद बोले हैं किसी भी पार्टी से हों, जो उन्होंने यूनैनिमिटी दिखाई है इसमें चाइल्ड वेलफेयर में, मैं समझता हूँ कि मैं मिनिस्टर जी को और सारे हाउस को इसकी बधाई देना चाहता. सर, मंत्री जी ने जैसे बोलते हुए बताया कि 26% जगह पे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, 25% जगह पे वॉशरूम्स नहीं है, 10% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, 10% डाइट प्लान नहीं है. सर, इसमें मैं तो मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ, किसी भी चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल की, किसी स्टेट की, जिसकी भी गलती है ये माफ़ी जोग नहीं. कैसे आप अपने बच्चों को बिना पानी के रख सकते? कैसे आप उनको हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रखते? आप इसको कभी भी इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, और जो हम पैदा करते हैं, जो हम बोते हैं, वही हमें आगे जाके फल मिलता है. मैम, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैव टू बी प्रोएक्टिव. इनको चुस्त करना पड़ेगा, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा. इतना भी नहीं मैम, हमें और भी आगे जाना पड़ेगा. इन सम केसेस को बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, माता पिता उनके नहीं रहते,
जहाँ कुछ माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह फीड भी नहीं कर सकते, उनका पालन पोषण भी ठीक नहीं कर सकते, और कुछ जगह पे बच्चे माता पिता के ना होने के अभाव से वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, और रिश्तेदार भी कुछ देर के लिए उनको रखते हैं। किसी के पास पेंशन आती होगी, उसके पेरेंट्स की कहीं कुछ प्रॉपर्टी की इनकम आती होगी, मगर उन बच्चों को से काम करवाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, उनका पालन पोषण अच्छा नहीं दिया जाता। वी शुड मेक दिस मैंडेटरी कि जो भी हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हो या डीएम जिसको भी नामजद करता है, इन बच्चों को भी रेगुलरली उनके रिलेटिव्स के घर पे भी जाके मॉनिटर करें, मिले, देखें कि उनकी जो परवरिश है वो क्या सही ढंग से हो रही है। मैम, बात रह गई जो चाइल्ड केयर हाउसेस में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके जो बैकग्राउंड चेक्स हैं वो मैंडेटरी करवाए जाएं, पुलिस से करवाए जाएं। कम से कम उनका ये रेगुलर बेसिस पे ये चेक्स करना चाहिए, और इन लोगों का मेंटल हेल्थ ऑडिट भी करवाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जो पालना है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। मैम, जैसे आपने हर गांव में आंगनवाड़ी हेल्पर्स या वर्कर्स लगाए हैं, एक स्टडी के मुताबिक बच्चे का विकास 3 और 6 साल के बीच में मैक्सिमम होता है, और हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं इसी एज ग्रुप के बच्चों को वो ख्याल रखते हैं। उनको सहूलतें दीजिए, उनको रेगुलर कीजिए, उनको पे दीजिए ऑनरेरियम की जगह, मगर इतना जरूर ख्याल रखें कि ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर हम उनमें भी पॉइंट कर दें चाइल्ड केयर होम्स में भी, एक तो वो सरकार की आंखें और कान बन जाएंगे, सरकार को बढ़िया रिपोर्टिंग देंगे और बच्चों का जो वो ख्याल रखेंगे। पंजाब में सर दो मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, तो मगर आई एम नॉट समाप्त कीजिए। हाँ सर, पंजाब उसको भी मैं छोड़ देता हूँ सर। एक सर और बहुत बड़े इंस्टांसेस हुए जहां हमें चाइल्ड बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, कई बार फैक्ट्रियों से, कई बार घरों से, कई बार ईंट के भट्टों से। सर, उन बच्चों को भी इन चाइल्ड केयर होम्स में लाके इनको जो है इनको ये वहाँ रखना चाहिए। स्किल इंडिया, हमारे पीएम साहब उसके बहुत स्ट्रॉन्ग वोटरी है स्किल इंडिया के, और मैम काइंडली टाई अप विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये जो बच्चे जो हैं जो हमारे इन चाइल्ड वेलफेयर होम्स में रहते हैं, इनको शुरू से स्किल की जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए, एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, जब वो बड़े हों तो वो उनको किसी के रहम पे ना रहना पड़े, वो किसी भी एक काम में जो है वो उसमें महारत हासिल कर लें और अपनी जिंदगी इज्जत से सर बहुत धन्यवाद सर। लास्ट पॉइंट रहेगा सर, एक सबसे बड़ा जो जरूरी है सर, मैम एक बात कीजिए, मेक इट मैंडेटरी इन बच्चों को, जो बच्चा हम अगर अकेले रह जाए ना किसी घर में, चाहे अपनी फैमिली कहीं गए हो, तो शाम तक अपना बुरा हाल हो जाता है। ये बच्चे जो अकेले रहते, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती, इन्हें काउंसलिंग की लोड़ है, इन्हें साइकेट्रिस्ट हेल्प की लोड़ है, इन्हें डॉक्टर्स की लोड़ है। ये मैंडेटरी करे कि काउंसलर, डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो सभी मेंबर्स ने कहा, डीएम आर ओवरवर्क। मैम मैं आपको 2 डीएम की आपको एक एग्जांपल देता। अमृतसर का डीएम है, कोई वीआईपी एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई बॉर्डर से जा रहा है, कोई गोल्डन टेम्पल जा रहा है, दूसरा तरन तारण है सर, उस डीएम के पास कोई काम नहीं, बेचारा देखता कोई आ जाए। मैडम इससे बेटर एक तो अपने एमपीज को इस कमेटीज में इन्वॉल्व करिए किसी ना किसी। थैंक यू वेरी मच श्री वीरेंद्र कुमार जी। किसी स्टेट गवर्नमेंट में छोड़ आपकी बात आ गई, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कोई भी जिम्मेवार। वीरेंद्र कुमार जी
धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आभार करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभार करना चाहता हूं हमारी महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी का। उन्होंने जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो बड़े संवेदनशीलता के साथ में उन बच्चों की मनोदशा को जो है ना आपने उसमें प्रकट किया था। मैं दिल्ली के एक दृष्टांत से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। दिल्ली के एक बालगृह में वहां पर जब मैं गया तो देखा कि एक बच्चा बहुत बुखार में तप रहा था और बाकी सारे बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने उसके पास जाकर पूछा तो उसको 3 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन एक अच्छी बहुत जो सुखद अनुभूति वहां पर देखने को मिली, वो बच्चे के पास में 4 बच्चे वहां पर बालगृह के उसके साथ में बैठे हुए थे। सामान्य रूप से देखने में आता है कि बच्चा जब घर में अस्वस्थ होता है तो उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता माँ की होती है। माँ अगर बच्चे के पास बैठी रहती है तो बच्चे को जो है ना किसी बात का भय नहीं होता, उसको ये लगता माँ मेरे पास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसे जो है ना हमारे समाज में जो ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों के प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में हमारी महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी ने उनकी पीड़ा को अनुभव किया और उसी के आधार पर इस बिल को संशोधन विधेयक को यहाँ पर लाया गया। समाज में होने वाले परिवर्तन और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को पहले से भांपकर सरकार नीति निर्धारण का कार्य करती है। किसी कानून पर होने वाले बदलाव के संबंध में और शीघ्र भांपकर उसमें परिवर्तन करना एक कुशल नेतृत्व का जो है ना वो प्रतीक होता है और उसी को भांपकर सरकार इस विधेयक के माध्यम से बच्चों के हित की दिशा में कदम उठाने जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बच्चों के हितों के प्रति उनको हितों को सुरक्षित करना चाहती है और बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए ये किशोर न्याय संशोधन विधेयक लाया गया है। ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। 2016 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था वो न सिर्फ संविधान में दिए गए बाल संरक्षण और किशोर न्याय के मूल सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप था, बल्कि ये कानून यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भी अनुकूल था। लेकिन जब किसी देश में कानून बनाने की प्रक्रिया स्थिर हो जाती है तो देश भी जो है ना स्थिर हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि रुके हुए पानी में जो है ना बदबू आने लगती है और बहता हुआ पानी पवित्र और निर्मल होता है। इसी कारण से हमारी सरकार इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार लाई है जिससे इस कानून को और अधिक प्रभावी और समय के अनुरूप बनाया जा सके। भारत विश्व में सर्वाधिक बच्चों की संख्या वाला देश है। भारतीय संविधान भी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और बाल श्रम से शोषण से मुक्ति का अधिकार, स्वस्थ तरीके विकसित होने का अधिकार, सुविधाओं का अधिकार। राष्ट्रीय बाल नीति भी जो है ना बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाभाविक और अलग अलग माध्यम से संपूर्ण अपने आप में अनेक संभावना लिए अनूठा व्यक्तित्व है और वह राष्ट्र की धरोहर। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक माहौल में प्रेम, खुशी और समझ के माहौल का अधिकार है। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है वो अपने घरों में जो अपने माँ बाप से वो परिवार जब होता है तो परिवार में दादा दादी होते हैं, परिवार में ताई भी होती हैं, परिवार में बुआ भी होती हैं, परिवार में चाचा भी होते हैं, बड़े भाई भी होते हैं। और इस तरह से जब समूह परिवार में बच्चा रहता है तो उसको धीरे धीरे जो एक तो संस्कार उसको मिलते हैं और परिवार में एक साथ रहने से आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। मैं माने सभापति महोदय जी, इस दिशा में किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा 56 है उसकी उपधारा एक ये प्रावधान करती है कि अनाथ छोड़े गए या छोड़ दिए गए बच्चों के परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण का उपाय किया जाएगा और इस बिल में उसका प्रावधान किया गया है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भी माना है कि यदि बचपन में कोई व्यक्ति में बच्चे में कोई कमी होती है तो ऐसा व्यक्तित्व जो है ना आगे चलकर कुंठित हो जाता है। ये सब अधिकार सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं है कि जिनके पास परिवार हैं, माता पिता हैं, संरक्षण को देखभाल करने वाले हैं, बल्कि वो बच्चे जिनके पास ऐसा नहीं है उनको यह अधिकार दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और इसलिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत यूएन की बाल अधिकार कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उसके प्रावधानों को हम सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रकार के बच्चों की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरे प्रकार के ऐसे बच्चे
जो कानून के उल्लंघन के दोषी हैं। सरकार का ऐसी व्यवस्था बनाने का दायित्व है जिसमें बच्चों के सभी हितों की संरक्षण हो सके। इसके लिए चाहे वो चाइल्ड हेल्पलाइन हो, चाहे संस्थागत या गैर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता हो, अथवा अन्य सेवा प्रदान करने वाले माध्यमों को बनाना हो, ये सब राज्य की जिम्मेवारी होती है कि भाई इसे चलाए। सरकार ने समय समय पर इस कानून में बदलाव किए हैं। जैसे 2018 में कुछ बदलाव किए गए थे जो समय की मांग के अनुरूप थे, और यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें इस अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन विधेयक में जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया है उसको बहुत आसान किया गया है और बहुत अधिक प्रभावी बनाया गया है। वर्तमान में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 63 में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में कोर्ट को अधिकार था, और कोर्ट में इतनी ज्यादा पेंडेंसी रहती है कि सालों निकल जाते हैं। किसी बच्चे को गोद लेने के लिए किसी दंपति ने अगर आवेदन किया है और वो बच्चा 6 महीने का 8 महीने का है, लेकिन वो कोर्ट में जब प्रक्रिया चलती है वो बच्चा 3 साल और 4 साल का हो जाता है, और फिर वो अपने माँ बाप के पास जिस संरक्षण में जा रहा है वो उनसे उतनी अच्छी तरह से वो मिक्सअप नहीं हो पाता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि इसको प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और इसी तरह में सरकार जो है ना आगे कदम बढ़ा रही है। कहीं इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है उसको देखकर ये लगता है कि हम कहीं अनजाने में अनाथ बच्चों के प्रति अन्याय तो नहीं कर रहे थे, जिससे ना तो उन्हें नया परिवार मिल सकता था और ना ही जीने का कोई सहारा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है और व्यवहारिक संशोधन करते हुए अब सारी की सारी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को और उसके साथ ही साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को देने का इसमें प्रावधान किया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। हम सब जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इतना ज्यादा काम होता है कि ये काम जो है ना पिछड़ हो जाते हैं, और बच्चे जो है ना बच्चे इंतजार में रहते हैं कि हमको कोई माँ बाप दम पर आएंगे और हम उनके साथ में जाएंगे। वो जब दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो बच्चा गोद दिया गया था और वहां पर अपने घर जाने के बाद जब वो बीच बीच में मिलने के लिए आता है, तो जो अनाथ गृह में बच्चे रहते हैं उनके मन में भी ये लगता है कि हम भी किसी परिवार के द्वारा गोद लिए जाएंगे, हमको भी ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, हम भी ऐसे ही गाड़ी में घूमकर आएंगे। संशोधन विधेयक में जो अधिकार दिए गए हैं इसमें डीएम और एडीएम के बीच में ना ये काम बट जाने से अब काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा, और दत्तक प्रक्रिया जो है ना वो बहुत कारगर हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट जो गोद लेने के लिए दंपति आते हैं वो ये देखते हैं जो दंपति बच्चा गोद लेने के लिए आ रहा है उसके मन में उसका परिवार कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, वो इस जिम्मेवारी को ठीक ढंग से उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। ये सारे बिंदुओं पर और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही जो है ना बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का काम किया जाएगा। और ये जो व्यवस्था की गई है ये व्यवस्था काफी सराहनीय है। सभापति महोदय जी, इसका प्रत्यक्ष परिणाम ये होगा कि एडॉप्शन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो अब सब फास्ट मोड में होने लगेंगे, और हमारे देश के अनाथ बच्चों को एक नया जीवन, नया परिवार और नया घर प्राप्त हो सकेगा। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें तो कुल 3,531 बच्चों को गोद लिया गया, और इसमें 2,061 लड़कियां थीं और 1470 लड़के। यह समाज की बदलती मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे कार्यक्रमों की सफलता को बताता है। आज भारत में लगभग 8,677 बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं, और इनकी तुलना में जो दंपति गोद लेना चाहते हैं वो संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जटिल कानूनी प्रक्रिया के चलते जो है ना ये पेंडेंसी बनी हुई थी, और इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए इसमें दत्तक गोद लेने की प्रक्रिया को इसका सरलीकरण किया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो संतानहीन दंपति होते हैं जब वो किसी भी इस तरह के बाल गृह में अनाथ आश्रम में जाते हैं तो हर दंपति की ये कोशिश होती है कि वो बच्चे को ही गोद लें, बेटी को गोद ना लें, लेकिन उसमें परिवर्तन आ रहा है और छोटे बच्चे को ही गोद लेना चाहते हैं, बड़े बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते। समाज की इस मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उन बच्चों को मन में भी आता है कि हमको भी माँ का ममता का जो है ना आंचल मिलना चाहिए, पिता की उंगली पकड़कर हम भी घूमने के लिए जाएं। और जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं लंबी प्रक्रिया के चलते, वो बच्चे बेचारे वहीं पर अनाथ आश्रम में रहकर अपना समय निकालते हैं। इस संशोधन विधेयक का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ना 3 प्रकार के अपराध पर संज्ञान ले सकता था। पहले छोटे अपराध, दूसरा घोर अपराध और तीसरा जघन्य अपराध। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक चौथी श्रेणी के अपराध को शामिल नहीं करता, जहां अपराध के लिए अधिकतम दंड 7 साल से अधिक के कारावास का प्रावधान तो है, पर न्यूनतम दंड नहीं बताया गया और उसे अधिनियम के अधीन जघन्य अपराध समझा गया। इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने संबंधित क्लॉज में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस विसंगति को दूर किया जा सके। इस विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1 में
16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो जघन्य अपराध में जो है ना उनको जोड़ा गया है। 16 साल से कम का बच्चा भी यदि शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे कोर्ट में उस केस को रेफर कर सकता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में देख रहा है कि बाल अपराधों की संख्या में जो है ना काफी संख्या बढ़ रही है और 10 साल का बच्चा जो है ना वो मर्डर करने लगा है, 10 साल का बच्चा जो है ना रेप करने लगा। ये हमारे समाज में जो है ना बदलाव देखने में आ रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण ये है कि टीवी का कल्चर जो चला, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसके साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा कि बच्चों के अंदर पबजी का खेल खेलना या और इसे ब्लू वेल सरी के खेल खेलना, ये हिंसात्मक उसको दिशा में आगे बढ़ाते थे। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे खेलों को बंद करने के सख्ती के साथ में कदम उठाया और भी इस तरह के खेलों की पहचान करके और बच्चे इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व ना हो पाए और स्वाभाविक रूप से उनकी बच्चों की वृद्धि हो सके। बाल कल्याण समिति का जो उल्लेख किया गया, इस बाल कल्याण की समिति में जो सबसे अच्छी बहुत अच्छी चीज की गई कि इसमें शैक्षणिक योग्यता को जो है ना वो प्रावधान जोड़ा गया है और इसके साथ ही साथ उस बाल कल्याण समिति में मनोवैज्ञानिक, लॉयर, सामाजिक कार्यकर्ता और दिव्यांग बालकों के लिए काम करने के लिए विशेष रूप से जिनका इस क्षेत्र में अनुभव है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब बाल कल्याण समिति में रखा जाएगा तो ये हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो सकेंगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जो है ना कोट करना बहुत आवश्यक है। मैं कोरोना काल में कानपुर के एक बाल गृह का उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में 27 बेटियां जो है ना कोरोना की संक्रमण में आई। इस समाचार को मीडिया ने खूब उछाला, लेकिन उसी बाल गृह में और 2 बेटियां जो है ना यूपी बोर्ड की जो परीक्षा में जो है ना 71% और 73% मार्क लेकर पास हुई। ये इस बात को बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, संसाधनों के अभाव में भी, और जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होता है, उन बेटियों ने जो है ना ये अच्छे रिजल्ट लाकर इस बात को बताया कि अगर उनकी प्रतिभा कहीं भी जो है ना अपना स्थान बना सकती है, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैंने एक समाचार पढ़ा, मुंबई में जो संरक्षण गृह है वहां पर रहने वाली बच्चियां आज इंजीनियरिंग कर रही हैं, MBA कर रही हैं, डिप्लोमा करके, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जो ना काम करने के लिए जा रहे हैं। एक बाल गृह का उदाहरण यहीं का है। एक बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, बड़ा हो गया, अब वो बाहर चला गया, लेकिन वो बच्चा अभी भी बाल गृह में आता है और वहां के जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को वो पेंटिंग करना उनको सिखाता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति बाल गृह से निकला था, वो अभी भी आता है, बच्चों के बीच में आकर बैठता है और उनको नाटक सिखाता है। वो नाट्य मंडलियों में काम करने के लिए चला गया, उस बाल गृह से उसने अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। अब सभापति जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं 1 मिनट में और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं टीकमगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। टीकमगढ़ में एक हमारी आंटी जी हैं, शिवकली रूसिया जी, और वो संतानहीन है, लेकिन उन्होंने इसको जो ना इन्होंने अपनी मजबूती का उन्होंने एक आधार बनाया और जो इस तरह के छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने धर्मार्थ और शिशु गृह में वहां रखती हैं और फिर एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी होने पर संतुष्ट जब होती हैं तब उन बच्चों को भेजा जाता है। सागर में एक संजीवनी बाल आश्रम है और सत्यभामा अर्जरिया जी जो है ना वो उस आश्रम को चलाती थी। अभी तो उनका निधन हो गया है, लेकिन वो उन बच्चों का शिक्षण व्यवस्था, उनके भोजन की सबकी इतनी अच्छी तरह से करती थी और बेटियों की शादी भी करती थी। बेटी की शादी बिल्कुल इस तरीके से करती थी कि उनकी वो सगी बेटी हो। जब उन लोगों ने देखा तो बहुत बड़ी संख्या में शहर के समाज से भी उस व्यवस्था से जुड़ गए और आज संजीवनी बाल गृह की जो है ना बेटियों की शादी बहुत अच्छे ढंग से उन बच्चों की शादियां होने लगी उसी संजीवनी बाल आश्रम में। मैं अपने बच्चों का जो जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम मैंने कभी अपने घर पर नहीं किया। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उसी संजीवनी बाल आश्रम में जाकर उन अनाथ बच्चों के बीच में बैठकर जो है ना उनका जन्मदिन मनाया जाता था। मेरी बेटी डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा दी, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र बदल गया, मैं टीकमगढ़ आ गया, लेकिन बेटी भी अब मेरी, उसकी जो बेटी है उसको ले जाकर जो है ना संजीवनी बाल आश्रम जाती है, घर से खाना बना के ले जाती है, मीठा बना के ले जाती है और उन बच्चों के बीच में बैठकर वहां पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाती है। इस तरह के जो काम गतिविधियों के माध्यम से ही जो है ना केवल अनाथ आश्रम जो है ना निराश्रित बच्चों की समस्या का हल नहीं है। हमें उन आश्रम के साथ में जागरूक नागरिकों को जोड़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी समाज की जोड़ना पड़ेगी। जब समाज अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए आगे आएगा तो बाल गृहों की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी और अच्छे बच्चे शिक्षित होकर संस्कारित होकर वहां से निकलेंगे और समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे। माननीय सभापति महोदय जी, एक आखिरी उदाहरण है, वो कोलकाता का, मैं गया था कोलकाता में एक बालिका गृह में। उस बालिका गृह में मैंने देखा कि एक बच्ची बहुत अलग तरह की है, बहुत अच्छी बच्ची थी। वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस बच्ची को जब बुलाया, उससे पूछा, उसके पिता का निधन हो गया था, उसके पिता सर्विस में थे, उस बच्ची के पिता का निधन हो गया था। जम्मू से उसकी माँ और अपनी बेटी और बेटे को लेकर कोलकाता आई थी। जिस होटल में वो महिला ठहरी थी वो उसके पैसे सारे खत्म हो गए,
पैसे खत्म हुए थे तो उस होटल मालिक ने मां को जेल भेज दिया, बच्ची को बालिका गृह में भेज दिया और बेटे को बाल गृह में भेज दिया। जब ये जानकारी लगी तो वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ में फिर हम लोगों ने बात की कि आखिर कोर्ट में जाकर उसकी मां की जो है ना और जमानत लेने की प्रक्रिया में क्यों आप लोग पीछे रहे। बाद में फिर उसकी जमानत हुई, उसको छोड़ा गया। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अंदर तक जो है ना झंझोर देती हैं। और एक चीज और देखने में आई कि वहां पर जो है ना दूसरे राज्य के जो बच्चे थे उनको मछली खाने के लिए जो है ना वो प्रेरित किया जाता था। अब जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कोई बच्चा अगर भटक के वहां पहुंच जाएगा तो खान पीन वहां का नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की माननीय मंत्री महोदय जिसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस तरह के जो बाल गृह में बच्चे हैं जो दूर के दूरस्थ राज्यों के हैं उनको जो है ना पहचान करके और वहां के राज्यों में भेजा जाए। उसी बाल गृह में 10 बच्चे बांग्लादेश के भी थे, तो उन्हें एम्बेसी से करके हम बाहर के अगर बच्चे हमारे देश में आ गए हैं उनको भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा बिल लाया गया है, स्वागत योग्य बिल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। सबसे अपेक्षा करता हूं आखिरी सेंटेंस, सभापति मुझे आखिरी सेंटेंस मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ी ही सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूं, मैं बड़ी ही सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पीछे बच्चा आ रहा है और वो बच्चा ये कहता है कि मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूं। ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में मैं बरसों के लिए बना रहा हूं उस बच्चे के भविष्य को जो बच्चा मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मेरा एक अनुरोध है सभी मान्य सदस्यों से, अभी 12 वक्ता शेष है, शून्य प्रहर भी लेना है, उससे पहले ये बिल भी पास करना है, तो थोड़ा सा समय का कृपया ध्यान रखिएगा। 3-4 मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास कीजिए। थैंक्स। मोहंती जी। सर धन्यवाद सर। सर मेरे पार्टी का मैं अकेला वक्ता हूं और ये विषय इतना ज़रूरी विषय है, ये मंत्रालय बहुत ही ज़रूरी मंत्रालय है, तो मुझे आपसे अनुरोध है, विनती है, थोड़ा वक्त दीजिए बोलने के लिए। 3 मिनट में बिल्कुल हो नहीं पाएगा। थैंक यू सर। सर मैं बहुत आभारी हूं आपका और इस पूरे सदन का कि आज जो बिल द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इस हाउस में इसके ऊपर पहले जब कहे, मैं उनको सुन रहा था सर, और बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला जो बच्चों के बारे में इतने अच्छे से जानती है, समझती है और उनके बारे में सोचती हैं, और उन्होंने ये इतना खूबसूरत बिल पेश किया है, तो आई एम रियली ओब्लाइज्ड एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर मैडम। सर, दिस amendment, the amendment to the bill intends to empower district magistrates and additional district magistrates to authorize orders of adoption, propose that appeals on the orders of adoption may be referred to the divisional commissioner, and to strengthen child welfare committees by incorporating provisions relating to educational qualifications for the members and stipulating eligibility conditions for section of the committee. Sir, as per the cabinet decision, sir, in every district, the district magistrate and the additional district magistrate will get the power to monitor functions of agencies responsible for the implementation of the Act. The district child protection unit will also function under the district magistrate. Sir, the bill makes the district magistrate the grievance redressal authority for the child welfare committee, and anyone connected with a child may file a petition before the official who shall consider and pass appropriate orders. बहुत ही अच्छी बात है सर। इससे पहले जब कोर्ट्स का ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था तब बहुत लंबा वक्त लगता था मैडम। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ये पावर आ जाता है तो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हो और बहुत जल्दी इसका समाधान, कोई ऑर्डर निकले, वो अडॉप्शन को लेकर हो या कोई भी इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन हो। लेकिन मैडम एक अनुरोध आपसे रहेगा कि अगर इसको प्रायोरिटाइज करा जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए, ताकि वो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल पर ध्यान दें हर एक केस का, और मैडम इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन देयर CCR, तभी जाकर वो इसको और प्राधान्य देकर इस पर काम करेंगे। मेरा ये समझना होगा कि अगर आप इस पर गौर दें तो मैडम जो उद्देश्य आपका है, जो इतना नीट एंड क्लीन इंटेंशन बिहाइंड दिस बिल, बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस बिल, वो क्लियर हो पाएगा मैडम। फिर मैडम on the child welfare committee, the bill mentions that no person shall be appointed as a member unless they have been actively involved in health, education or welfare activities
pertaining to children for at least 7 years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human development. मैडम इसमें ज़रा सा एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन अगर आए, जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं सोशल वर्क और सोशियोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट, मैडम इसमें एक डिटेल क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि आज के तारीख में सर कोई भी अपने नाम के नीचे सोशल वर्कर लिख देता है। तो कोई मतलब कोई भी हो, कोई काम कर रहा है, कोई अचानक से कोई एक सोशल मीडिया माइलेज लेने का किसी को मन करता है तो वो सोशल वर्कर लिख देना या सोशल एक्टिविस्ट लिख देना, वो ही सही नहीं होगा, वही पूरा नहीं होगा। इसके साथ आई शुड थिंक ये सारे लोगों के वी शुड नॉट हैव एनी लीगल केस फाइल्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हिम और हर हु विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस कमिटी। मैम ऑन दिस बोर्ड जो भी इसके अंदर आएंगे, जिस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में, किसी के खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए, या देश केस होने से चलेगा, दे शुड नॉट बी कोर्ट ने उनको अगर अक्यूज प्रूव किया होगा ऑर्डर तो वो नहीं होना चाहिए मैम। जी मैडम, और मैडम फिर मैडम देयर आर few things जहां पर हमें लगता है कि दिस बिल फेल्स टू टारगेट सम की इश्यूज इन द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। अगर आपको लगे कि वो मैं सही बोला हूं तो मैडम यू कैन प्लीज आंसर व्हाइल यू रिप्लाई। The primary area of examination in the Act is that of the children in conflict with law. The lowering of age from 18 to 16 for juveniles committing heinous crimes has been heavily criticized, both by child rights activists as well as the Standing Parliamentary Committee Report 264th report, ma'am, on the JJ Act 2015. This clause has been introduced to act as a deterrent for child offenders. However, the impact and scientific backing of the move is quite ambiguous. Earlier, all children below the age of 18 years were treated equally. Now, the Act also permits a juvenile between 16 to 18 to be tried as an adult for serious offenses if caught by investigative agencies post turning 21 years old. This is a significant departure from the principles of due process as laid out in the infamous case of I don't want to name, ma'am, but there has been evidences before this which prove this, which stand very, very correct for these kind of things. Then, ma'am, rights of child. The Justice S. Verma Committee report also found itself against the move of reducing the age for juveniles from 18 to 16 in case of heinous crimes. The report cited the Convention of Rights of Child, which mandates that life sentence should not be given to those below 18 years of age. The age of 16 to 18 is a critical one where many sensitive and hormonal changes take place, ma'am, and children require greater protection. Therefore, there is no need to subject juveniles to the adult judicial system as it also goes against Article 14 or 15. Ma'am, maybe I have failed in understanding, maybe, I'm not sure. But this is what I have understood from the bill, and I'm raising my issues. You can please reply me and correct me, ma'am. Thus, the reduction of age should have overturned in the current bill, ma'am. Ma'am, then I would come to the capacity to commit crime. Another blatant violation of natural justice is found in Section 15 of the Act. This section prescribes the Juvenile Justice Board, JJB, to conduct an assessment into the capacity of the juvenile to commit a crime. It is essential to understand that the language of this section presumes the child to be guilty from the beginning, regardless of whether she actually committed the crime or not. This appears to be a case of sentencing before guilt and is against the test of procedural fairness. This provision stands unchanged in the current bill, ma'am. क्योंकि बच्चे जब तक प्रूव नहीं हो जाते कि वो गिल्टी हैं, तब से अगर उनके दिमाग में हम ये डालने की हो सकता है आप गलत हो, तो उनके माइंड में एक बहुत स्टिग्मा रह जाता है, लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा। मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैम, जब ऑनरेबल एमपी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे थे, मैम उन्होंने बताया था कि जॉइंट फैमिली का इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी होता है आजकल के दौर में, आजकल की दुनिया में। मैम, सर 2 मिनट्स प्लीज 2 मिनट्स, ऑफ कोर्स सर, आई विल फिनिश सर। ओके, आप हैं तो सर मुझे ज़्यादा वक्त मिलता है ज़्यादातर। ओके, जी सर, प्लीज सर। क्या है, नया हूं ना सर, बीच में इंटरप्शन होने से इधर उधर हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा सर। थैंक यू सर। सब मेंबर्स हैं सर,
मैम there's a case जो आप इस बार अमेंडमेंट लाई हैं इस बिल में आप प्रेजेंट किए हैं वो उसकी मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा कि आपने कहा कि खाली राइट टू चाइल्ड वेलफेयर कमीशन या जेजे बोर्ड को ना दिया जाए और उसमें you have also asked for a doctor or a psychiatrist to be involved in that. Ma'am, it's very, very welcome step and I'm really appreciating that. Ma'am, मैं joint family के बारे में बता रहा था. Parental alienation is psychological manipulation of children, ma'am, by acts of tutoring and brainwashing a child to reject their other parent and immediate family members like grandparents, cousins, uncles, aunts, and anyone else to ma'am in a family. It is causing ma'am psychological harm and is worst form of emotional, social, and psychological abuse. Parental alienation is a child protection issue under Section 75 of the JJ Act. Family courts need to act so moto, ma'am. Shared parenting must be honored, ma'am, and it should be made mandatory because having and getting love from both father and mother is every child's right, and we should not deprive them from this right, ma'am. मैम फाइनली एक छोटा सा इंस्टेंस आपको देना चाहूँगा, आपके नज़र के आगे लाना चाहूँगा मैम, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपसे हो सके, आपके मंत्रालय से हो सके, इस पर अगर गौर फरमाएं। मैम एक केस है जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आके पहुँचा है और मुझे बताया गया है कि एक मैडम 4 साल का बच्चा जो पिछले 22 तारीख को, सर इस मार्च 22 को उसको 4 साल होता, पर बदकिस्मती से दैट चाइल्ड इज़ नो मोर। अब पता नहीं मैडम उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, पर ये बिहार का एक केस है मैम और औरंगाबाद का केस है मैम। देयर सम डिफरेंस बिटवीन हिज पेरेंट्स बट दैट्स अ सेपरेट इशू, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। बट मैडम बच्चा दो महीने से मैम ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ और उसको अभी तक वहाँ पर उसके खिलाफ कोई जो मारे हैं या कैसा हुआ है अभी तक कोई सही तरह से छानबीन नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाया मैम। उस बच्चे का नाम धैर्य है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैम, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर इस पर बहुत फोकस किया जाए और ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो मैम, वो भले ही मतलब कोई उसके पिता के पक्ष का हो, उनके माता के पक्ष का हो या कोई भी हो, जो भी दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए मैम। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू थ्रू ऑनरेबल सर। बस इतना कहूंगा एंड फाइनली आई विल वंस अगेन अप्रिशिएट दिस बिल ऑफ मैडम स्मृति ईरानी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैडम, वंदे मातरम। Sir, thank you very much for allowing me to make my observation on this very important bill, that is Juvenile Justice, Care and Protection of Children, Amendment Bill 2021. Sir, there are positive and negative sides in this. Coming to the positive side first, in the Parent Act also, there was criteria in appointment of members of Child Welfare Committee. In this bill, amendment bill, you have added additional criteria for appointment of CWC members. Okay, that is very good. Let us have a very good committee of qualified hands, dedicated persons, and dignified persons, and things like that. We must have such competent persons in a committee like this. Coming to my second point, in the Parent Act, there was no provision for appeal on the order made by the Child Welfare Committee finding that a person is not a child in need of care and protection. This bill removed this provision. This paves way for ensuring justice. That's also is a positive kind of approach the government has taken. Similarly, now my negative points I am telling you with regard to adoption. Now, district courts were empowered till now. That is the thing. They were empowered to give adoption. Now, this act take over the power from the district court in the matter of adoption and entrust it with district magistrate. I strongly object it, sir. That's not fair. Some of my friends were saying that the district magistrate is overloaded and he cannot take this. That is not my reason. Judicial decision
is having its own significance. But if we take away the judicial power and hand over that to the district magistrate, I respectfully differ with your views in this. So that is the thing. And similarly, when we make this thing, in section 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24, similar issues involved taking away the powers of the district court from giving on adoption and empowering that the magistrate may be, that clause may be deleted. That is my negative point which I want to stress. I wish to say, why all this kind of amendment I am saying this is negative. Why I am saying that? Because independent functioning of the authority, I believe that judiciary is best in that, not the executive. And coming to the others, I have no much issues. In the subclause 6 of section 2, the wording is like this: who does not have parents. There I wish to add, who does not have parents or other relations, that also may be added. That is my point. I would like to say, madam, one more thing. We make legislations. It's a very, very, what is called a meticulous kind of work we are doing on that. We make threadbare analysis of the issues. Finally, we make a legislation. But what happened now? Even though we make very good landmark decisions and judgment, like Child Labor Prohibition Act and things like that, what is the ground reality? We are proud enough to say that we made such kind of legislations. But when it comes to the implementation side, I would like to say, sir, it is in a dead slow manner. If you travel through the Indian roads, you can see the children, child, at the school going age, they are in the roads, carrying, heavy weight and things like that. People misuse them for their car washing work kind of things. This kind of, all kind of exploitation is taking place there. So when we are making a law like this, I remind the Honorable Minister and the government that we are not making law just for the sake of law. That is to implement. While passing this also, Thank you, sir. Thank you. This point government should keep in mind. I hope that the government will realize that. With these few words, I conclude, sir. Shri Thank you Hanuman very much. Beniwal ji. धन्यवाद दूंगा कि आपने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर जो चर्चा हो रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे से पूर्व भी पक्ष और विपक्ष के कई विद्वान सांसदों ने अपनी जो बात है वो इसके ऊपर रखी है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ी चिंता बच्चों के लिए जताई है देश के अंदर। इस विधेयक के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में बच्चों की बेहतर तरीके से रक्षा कैसे हो। किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में बनाया गया जो बालकों के लिए समान अधिकारों का आदेश करता है और राष्ट्र को अन्य बातों के साथ बालकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करने के निर्देश भी देता है। ये बात आपने विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कही है। सर्वसम्मति आपके विधेयक में बताया गया कि ये बिल जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक सशक्त करेगा। साथ ही जिला स्तर पर बाल संरक्षण की प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी जिसकी बहुत समय से बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि जिला स्तर पर जो बाल कल्याण समिति होती है वो एक न्यायपीठ की तरह काम करती है और ऐसे में किसी बालक बालिका को दस्तयाब करना होता है तो क्या वो बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश दे सकती है या नहीं? क्योंकि पहले दे सकती थी। अभी मार्च माह में मेरे ही नागौर संसदीय क्षेत्र नागौर में कार्यरत एक महिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से ये कहा कि बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश नहीं दे सकती। एक तरीके से ये अवमानना की इन्होंने बाल कल्याण समिति की। तो ऐसे मामलों में भी आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसे में पुलिस और इस संस्था में टकराव की स्थिति बनी। कहीं न कहीं हम जिस उद्देश्य से कानून लाते हैं उससे विपरीत प्रभाव पड़ता है और कानून के रक्षक इस प्रकार की समितियों को लेकर अगर सार्वजनिक टिप्पणी करें, प्रेस के सामने बात करें तो ये संस्थाएं मजबूत कैसे होगी। इस विधेयक के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया को जिला स्तर पर पूरा करने का उद्देश्य बताया जो अच्छा कदम है क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 की उपधारा 1 उपबंध करती है
जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ परित्यक्त आदि बालकों के लिए कुटुंब के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दत्तक ग्रहण का उपाय अंगीकृत किया गया है। और उक्त अधिनियम की धारा 63 उपबंध करती है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में न्यायालय द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण आदेश ही अंतिम माना जाता है, परंतु चूंकि न्यायालय में ऐसे मामलों को निपटाने में लंबा समय लग जाता है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर इस प्रक्रिया को पूरी करने के प्रस्ताव विधेयक के माध्यम से आप लाए हो, जो अच्छी बात है। ये अधिनियम उन किशोरियों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज बड़े गंभीर अपराध करके लोग इसलिए छूट जाते हैं कि उनकी आयु 17 साल और 11 महीने और 29 दिन हो। 18 साल से कम है तो भी उसको क्या साहब 3 साल की सजा से ज़्यादा हो नहीं सकता। ऐसे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कई अपराध पर कई सोची समझी चाल के तहत लोग बड़े गिरोह हैं जो क्राइम कराने के लिए बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। ये निश्चित रूप से जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष जो जघन्य अपराध में आपने 16 साल तक शामिल किए, ये स्वागत योग्य। बहुत बड़े अरसे से इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। जब देश के अंदर छोटे बालिकाओं के साथ, बालकों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी, तो निश्चित रूप से देश की सरकार ने इसकी चिंता करी और ये बहुत ही आवश्यक था जो आपने इसको घटा के 16 वर्ष किया। बाल अपराध की दर दिन प्रतिदिन बढ़ने और ऐसे अपराधों की प्रकृति भी जटिल होने चिंता। आज के बिल का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में बाल अपराधों, बच्चों के साथ घटित अमानवीय कृत्यों और यौन शोषण के बढ़ते मामलों में सदन में चिंतन करने का अवसर मिला, क्योंकि वर्ष 2019 तक एनसीआरबी ने शोषण, यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ अपराधों के जो आंकड़े जारी किए थे चिंताजनक है। 2017 में 1,29,032 मामले इस श्रेणी के दर्ज हुए और वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 1,41,764 हो गया। वहीं 2019 की सूची में आंकड़ा 1,48,185 हो गया। इसी प्रकार मेरे राजस्थान में वर्ष 2017 में 5180 मामले थे, जो 19 में बढ़कर 7385 हो गए। सब 1 मिनट लूंगा आपकी। मंत्री महोदय, आपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, आपने जिस बात की चिंता व्यक्त की उसी पर मैं आपको पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं सरकार से अन्य माध्यम से बच्चों के संरक्षण के लिए बजट तो जुटा लेते हैं, मगर उसको सही रूप से खर्च नहीं करते। कहीं पर खाना सही नहीं है तो कहीं अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं। एक मिनट, कभी कभी 3 मिनट में बात पूरी। मैं फिर इसको बोलूंगा, सब आएगा नहीं है ना जी। एक मिनट। तो कई अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं, इसको लेकर आप क्या करेंगे जरूर बताएं। एक मैं मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की तरफ देना चाहूँगा कि देश में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते मामले और गुमशुदगी दर्ज होने के बाद उन्हें ढूंढने में जो ढिलाई बढ़ती जा रही है चिंताजनक है। बाल तस्करी के बढ़ते मामले भी चिंता रही। मेरा सुझाव है कि बाल भिक्षावृत्ति को रोकने पर भी सदन को गंभीर विचार करने की सब विषय आगे मेरे ख्याल से। जी, कई स्थानों में संगठित गिरोह गरीब ऐसा बच्चों से तस्करी करके लाए गए बच्चों से भीख मंगवाते, ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन पास होने के बावजूद। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, आधा मिनट शपथ महोदय, हम रात को समाप्त कीजिए। आधा मिनट कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर दो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आधा मिनट है ना। स्थानीय प्रशासन पास होने के बावजूद कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बच्चों के संरक्षण के लिए हमें इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं न्यायपालिका में निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, बस लास्ट बता रहा हूँ। मगर जनवरी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय के जो सब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए उस पर सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोर्ट ने कहा कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क हुआ। उस जज ने बोला, अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जाएगा। उस ऐसे जज को हटाया जरूर है, लेकिन ऐसे हाईकोर्ट के जज को बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांगे। शपथ महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे किशोर न्याय बालिकों के देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020-21 पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बिल के संशोधन के इस कानून के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। माननीय अभी बहुत सारे हमारे जितने सदस्य हैं उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि आलोचना नहीं हुई, सुझाव आए और प्रशंसा आई। तो इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और देश के अपने बाल कल्याण और महिला कल्याण मंत्री को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं कि उनका परिश्रम वास्तव में इस पूरे सदन को एक करके और बच्चों के पक्ष में खड़े होने के लिए उनको प्रेरित किया है। हमारा राष्ट्र सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। 2011 का अगर हम सेंसस लें, जनगणना, तो उसके अनुसार 43 करोड़ लोग, बच्चे या नागरिक 18 साल की आयु के नीचे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम यूनिसेफ के आंकड़ों को देखें
तो स्पष्ट है कि 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो या तो JJI कह लीजिए अपराध के कारण कहीं ना कहीं वंचित हैं सुविधाओं से, अपने घरों से अलग हैं, अन्यथा वह परित्याग कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, अनाथ हो गए हैं और विभिन्न विभिन्न कारणों से वे अनाथ होकर जगह जगह हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हमारी व्यवस्था है, जो संस्थागत व्यवस्था है जिसको हम बाल संरक्षण गृह के नाम से बुलाते हैं अलग अलग स्तरों पर, उसमें अभी तक कुल और केवल 4.5 लाख ही बच्चे उसमें हैं। ज़्यादातर गैर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसमें हैं या तो फिर वो सड़कों पे या इधर उधर बहक रहे हैं। और 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तो इस देश के हमारे बाल श्रम में पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को के समाधान के लिए हमारी सरकार बहुत ही कटिबद्ध है और बहुत मेहनत भी की जा रही है। JJ एक्ट की बात अगर हम करें तो आप JJ एक्ट को देखिए, 85 से 93, 93 से 2000, 2006, 2015, 16, 17, 18 और अब 21 लगातार इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। बहुत सदस्यों ने कहा संशोधन से क्या होगा, संशोधन कानून बनते हैं क्रियान्वित नहीं होते। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यवस्था अगर कानूनी नहीं होगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बच्चों को बराबर का अधिकार, नागरिक अधिकार दिया। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी सरकारों को जिन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हुए उनके साथ स्वयं को संबद्ध किया। और संयुक्त राष्ट्र का कोई ऐसी संस्था नहीं है विश्व की जिससे हम संबद्ध नहीं हुए हो। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, UN स्टैंडर्ड मिलेनियम रूल्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, द हेग कन्वेंशन, और साथ ही साथ हमने इनके अलावा बहुत अन्य जैसे रैटिफिकेशन ऑफ द UNCRC 1992, इस पर भी हमने हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर ही नहीं किए, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा करी सर्वांगीण विकास के लिए कि बच्चे को पहले जान बचाओ, उसकी जान बचाने के बाद उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका सर्वांगीण विकास, उसका पोषण, हर पक्ष का उसका ध्यान रखा जाए। और इसी के लिए देखिए कितनी सारी योजनाएं उन्होंने करी, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो कौशल विकास की व्यवस्था हो, नई हमारी शिक्षा नीति हो, हर एक में बच्चे का ध्यान रखकर उसको फोकल पॉइंट बनाकर और अपनी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार सबका साथ सबके विकास में 3 करोड़ बच्चों को कैसे छोड़ देते। तो मैं बधाई दूंगी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस प्रकार का बिल हमें पेश किया है चर्चा के लिए। तो अभी अपराजिता जी ने कहा था कि सबसे एक विद्वान ने कहा पुट द राइट पर्सन इन द बस। तो इस देश के लोगों ने इस देश की स्टीयरिंग एक अत्यंत योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दी है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना कंडक्टर से ही चुना है और हमारी स्मृति ईरानी जी वास्तव में बाल कल्याण की बस को बहुत तेज़ी से ले जा रही हैं और हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। सभी ने इसके सारे जो पहलू हैं, इसके जो हमारे जो बिल आ रहा है उसके पहलुओं पे चर्चा करी, बिंदुवार चर्चा हुई। और ये सत्य है कि ये जो JJ एक्ट है ये 2 तरह के चीज़ों से संबंधित है, उसको एड्रेस करता है। पहला वो जो कानून का उल्लंघन करके और कहीं ना कहीं JJ एक्ट के अंतर्गत संप्रेक्षण गृहों में आए या अदालतों में जिन पे केसेस चल रहे हैं, चाहे वो कैसी भी क्राइम्स की हो उन्होंने, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो जघन्य हो, चाहे वो गंभीर अपराध हो, इन सब अपराधों को श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता थी। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, उसे सुझाव दिया कि भाई आपने क्या क्या इसमें आते हैं अपराध, जैसे अपराध है कि षड्यंत्र में शामिल थे, यह है कि अपराध को उकसाया या राष्ट्र के विरुद्ध किसी कार्य में उन्होंने अपना योगदान उसमें भाग लिया, अथवा होमिसाइड, हत्या हुई, हत्या करने की इंटेंशन नहीं थी पर उनकी गलती से हत्या हुई। ये सारे जो इश्यूज हैं, इस तरह के अपराधों को तो श्रेणीबद्ध किया गया, लेकिन इनको श्रेणियों में बांटकर इन अपराधों का क्या, इस पर क्या इनको सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा, उसका ठीक से नहीं हुआ था, श्रेणीबद्ध नहीं हुआ था, कैटेगराइजेशन नहीं हुआ था, जो अब किया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हम लोग की क्लैरिटी है कि इन बच्चों का कैसे क्या होगा।
मुझे याद है मैं मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, मैं ना 3 मिनट तो बहुत कम होता है। देखिए लोग तो 30-30 मिनट बोल के मुझे 3-4 मिनट और दे बोलिए, सावधान किया है आपको। मैं ये कह रही हूँ, जल्दी कंक्लूड कीजिए। हाँ, कंक्लूड नहीं, बिल्ड कर लीजिए। मैं आपसे ये कह रही थी कि जब मैं मंत्री थी तो मैंने देखा कि जो केसेस हैं कोर्ट में बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं, और जे कोर्ट के केसेस हों चाहे वो अदालत में केसेस हों, जो केस 2 महीने में सुलझ जाने चाहिए, निपट जाने चाहिए, वो 2 साल 4 साल 5-5 साल से लंबित थे। तो हमने फिर चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क किया, उन्होंने बैठक बुला के तय हुआ कि सेंसिटाइजेशन किया जाएगा जजेस का जो इन कोर्ट में बैठते हैं, और यकीन मानिए कि उन्होंने एक बुलाकर बड़ी कॉन्फ्रेंस और उन सबको सेंसिटाइज किया कि जल्दी करो। इसीलिए ये आवश्यकता जो लाया गया है कि अडॉप्शन में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है जे एक्ट का, अडॉप्शन में आप खुद देखिए बांझपन की क्या स्थिति है भारत में। 3.5 करोड़ के आसपास ऐसे कपल्स हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जो कि बांझपन से जूझ रहे हैं, लेकिन वो गोद नहीं लेना चाहते क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उनके बांझपन पे लोग हंसेंगे। वो चाहते हैं कि, और जो लेना भी चाहते हैं उनको आसानी से मिलता नहीं है। आप देखिए एक वक्त पे कभी भी 20,000 से ज़्यादा लोग लाइन में नहीं हैं, क्यू में नहीं हैं, और उनको भी नहीं मिल पाता। मैं कहती हूँ कि इसको सरल बनाया जाए। कारा आया बहुत अच्छा आया, सारा आया बहुत अच्छा आया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए हमारे यहाँ अडॉप्शन, और बिना संस्थागत नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। पर इस कानून के दायरे को कितना बड़ा बना दिया गया है। पहले आप ऑनलाइन पंजीकरण होइए, पंजीकरण के बाद आपकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद देखा उसको दिया, आपको वो लीगली फ्री माना जाएगा, फिर अडॉप्शन आएगा, फिर मेल जोल होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। आप अगर देखें तो 2 साल से लेकर 7 साल तक ज़्यादातर समय बीत जाता था अडॉप्शन में। लेकिन अब जब जिलाधिकारी को और अपर जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अडॉप्शन पे निर्णय ले सके, तो निश्चित रूप से अडॉप्शन जल्दी होगा। और जो चिंता यहाँ थी कि आखिर घर का वातावरण, परिवार का वातावरण कैसे मिले, तो वो वातावरण बच्चों को मिलेगा। संप्रेक्षण घरों के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगी। मेरा एक सुझाव है सरकार को, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि संप्रेक्षण घरों में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो हैं जो जे एक्ट में अपराध से संबंधित आते हैं, और दूसरे वो जो बेचारे अनाथ हैं या खो गए हैं या अबैंडन चिल्ड्रन हैं। तो इन लोगों की व्यवस्थाएं एक ही जगह हो जाती हैं, और एक ही जगह में जो बच्चे अपराध से जन, उनको बिल्कुल एक समझ लीजिए कि जेल की तरह स्थिति बनाकर 1 फ्लोर पे 2 फ्लोर पे बंद कर दिया जाता है। वे बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती है व्यवस्था, लेकिन इतने ज़्यादा हैं, जहाँ 40 होने चाहिए वहाँ 150-200 बच्चे बंद होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं, जैसे जेल रिफॉर्म्स हुए, जैसे जेल रिफॉर्म्स में खुले जेल बनाए जाते हैं, क्या हम संप्रेक्षण घरों में ऐसे बच्चों के लिए कुछ खुले वातावरण में रहने की व्यवस्था दे सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि ये एक्ट जो है बहुत ही अच्छा संशोधन हुआ है। स्मृति ईरानी जी इसको निश्चित रूप से जमीन पर लाएंगी, कानून बनता है, और अब कानून के क्रियान्वयन के लिए जो विधि बनाई गई है, ये वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। The Juvenile Justice Amendment Bill 2021, स्मृति ईरानी जी हमारी मंत्री महोदया अभी जब लॉबी से क्रॉस कर रहे थी तो एक महिला से बात करते हुए ये बता रही थी कि जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, उसके ऊपर इतने सालों से काम करते करते अ सिंगल पॉइंट ऑल्सो वी हैव नॉट मिस्ड इन दिस बिल, जिससे लोगों को हार्म पहुंचे, जिससे लोगों को इससे सुविधा मिले। तो मुझे दिल से इनको धन्यवाद करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो जुवेनाइल अमेंडमेंट बिल जो 2015 में लाया गया था कि बच्चों को कोई भी व्यक्ति जो 16 से 18 वर्ष के बीच में है तथा हीनियस क्राइम करता है, तो उस एडल्ट क्राइम के एक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे मंत्री महोदय द्वारा लाया गया है। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति 17 साल 11 महीने 29 दिन का होता है, तो उसे इस चीज़ इन्होंने क्राइम करने के बाद भी वो 1 दिन के कारण
उसे वही सजा मिलती है जो माइनर को मिलती है। वो 3 साल में रिहा हो जाता है सिर्फ एक दिन के एक्सक्यूज के कारण। तो मुझे लगता है ये बिल में जो प्रावधान आप लोगों ने लाया है उससे 16 से 18 वर्ष के बच्चों ने जो क्राइम किया है, आजकल के स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 16 इयर्स स्टूडेंट किड्स आर टॉकिंग एंड चैटिंग विद यंगस्टर्स, बड़े लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। जब 16 साल का बच्चा इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है, तो उसे इस चीज़ का अनुभव है कि वो जो क्राइम कर रहा है वो किस होश में कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जो एडल्ट को ट्रीट किया जाता है, जो क्राइम की सजा दी जाती है। उसी तरीके का उदाहरण भी हमारे पास है। निर्भया केस में जब गैंग रेप होता है दिल्ली में, जब गैंग रेप के दौरान एक व्यक्ति जो 18 साल से कुछ दिन कम होता है, उसे सिर्फ 3 वर्ष की सजा होती है और वो छूटकर अपने घर पे चले जाता है, और बाकी लोगों को सजा होती है वो सिर्फ कुछ दिन छोटा होता है 18 वर्ष में। इसलिए ये जो नया प्रावधान ये बिल में लाया गया, इससे सही पता लगेगा कि आज जो स्थिति है बच्चों की समझदारी की, हम 25 साल पहले नहीं खड़े हैं कि 25 साल पहले जो लोग 25 साल के 20 साल के लोग मैच्योर होते थे, आजकल के बच्चे वो 16-17 साल में। हमारी टेक्निकली और हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, हम इतने एक्सपर्ट्स हो गए हैं कि वी नो एवरी सिंगल थिंग कि क्या आज देश में हो रहा है और हम क्या मैच्योरिटी रख रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं मम्मा डैड यू आर रॉन्ग, और हम सही हैं इस चीज़ में बिकॉज यू आर बिहाइंड, और हम सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। उसी के दौरान कई चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 15, 21, 21A, 23 और 24, 39E, 39F के तहत भारत के संविधान में जो किशोरियों के अधिकारों के अधिक करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें रक्षा की जाती है, उनके देखभाल की जाती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। और मुझे लगता है लक्ष्मीकांत पांडे जी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि हर किशोरियों को उचित देखभाल और सभी संभव सहायता और स्नेह के उचित उन्हें सभी फैसिलिटी देनी चाहिए। ऐसे उन्होंने जब लड़ाई की उसमें दिखाई दिया, और एक उचित परिवार और अच्छे वातावरण में वो रहने चाहिए। इसलिए ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। इन किशोरियों को सरकारों के द्वारा सर्वोच्च संभव देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन किशोरियों के चेहरों को उन भविष्य के विकास के लिए उपभोक्ता बनाया जाए और वह न्यायतंत्र के शिकार ना बने। ये एक रिकॉर्ड की बात है कि इन किशोरियों को कठोर और क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अनेक रहन सहन की स्थिति, उनके द्वारा मिलने वाली भोजन और उन्हें शिक्षा के लिए हो। जिन स्थितियों में उन्हें रहना है उनके परिवरिश के लिए उचित नहीं है, ये सुनिश्चित करना का एक उच्च तरीका है कि उन्हें सर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं मंत्री जी पहली बार आप जो भी बोल रहे हैं एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। सर लास्ट 1-2 मिनट्स रहने की स्थिति प्रदान की जाए। ये सुनिश्चित करना है कि वे जल्द से जल्द परिवारों को प्यार से अपनाएं। किशोरियों ने न्याय अधिनियम वह वातावरण प्रावधान किशोरियों की तेजी से गोद लेने जाने की सुनिश्चित करने के काम है। जैसे जिला अधिकारी के स्तर पर गोद लेने जाने की प्रक्रिया समाप्त करने से गोद लेने की प्रक्रिया में भारी गिरावट आई, और इसके आवाज जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी किशोरियों के जरूरतों को सर लास्ट 1 मिनट जी जरूरतों को समझना और पूर्ण करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, और किशोरियों के पुनर्वास समाज में पुनः एकत्रीकरण की उच्च सुविधा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी। और मुझे लगता है कि मंत्री महोदय से आखिरी कुछ चीज़ें आगे ये सुनिश्चित करने के लिए किशोरियों की अंतिम देखभाल की जाती है। बाल कल्याण समिति के ये सुनिश्चित करने के लिए सुधार की जाए कि समिति के सदस्य पेशावर हों जो ये
सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा योग्यता रखते हों कि निर्णय किशोरियों के सर्वहित में हो। ये संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उन मामलों को सर लास्ट का एक लाइन है, बोल दीजिए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, आप बोलिए। मैं बोल देती हूँ लास्ट लाइन। जी। और मैडम, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे सिग्नल पे, जो भी छोटे छोटे बच्चे जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, या आप भी बहुत बार क्रॉस करते हैं, हम भी क्रॉस करते हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस बिल, बट जो फीलिंग्स हैं आप सामने हैं और आज ये बिल आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल से जो बच्चों को हम भीख मांगते हुए देखते हैं, उन्हें एजुकेशन की राइट्स किस तरीके से आने वाले समय में हम ला सकें, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभापति जी कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरह से एक अभिभावक अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के हर एक लोगों के लिए सिर्फ ये हमारा नारा नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि उस चीज़ को चरितार्थ करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और एक एक छोटे से छोटे मसले पर भी बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ देश के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और मैं फिर से हमारे आदरणीय मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो ये संसद, चूँकि मैं समझ रही हूँ समय की बाध्यता है, आज जो ये संशोधन लाया गया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, चूँकि एक माँ है, एक बहन है, और निश्चित रूप से एक जो संवेदनशीलता के साथ एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में जो स्त्री का एक हमको एक ये स्वतः ये मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए, दृष्टिगत करते हुए आज ये संशोधन, मुख्य रूप से 3 संशोधन जो इसमें आए हैं। एक तो गोद लेने की जो प्रक्रिया है, तो ये हम सब भी देखते आए हैं अपने क्षेत्र में भी और अन्य जगहों पे भी। कई बार ऐसे हुआ, अभी तो हाल में कुछ दिन पूर्व ही हमारे एक क्षेत्र की ही घटना थी कि एक नवजात नदी किनारे वो पड़ा मिला, एक दंपत्ति को, उनका बच्चे नहीं थे। 1-1.5 महीने तक उस दंपत्ति ने बच्चे को रख के अपने पास रखा, किसी ने सूचना दी, चूँकि विधिवत रूप से एडॉप्शन नहीं हुआ, जिसके कारण उसे फिर बाल गृह में देना पड़ा। और आज भी ये लगातार हमें लगता है 3-4 महीने हो गए, अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो जब एक माँ के पास कोई, चाहे वो बच्चा अपना हो या पराया हो, जब कोई बच्चा उन्हें मिल जाता है तो माँ की ममता जागती है। और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि उस दंपत्ति के साथ क्या बीतता होगा। और इसके साथ ही साथ तो ये बहुत ही अच्छा किया कि जो प्रक्रिया जटिल थी, उस जटिल प्रक्रिया को ख़त्म करने का प्रयास इनके द्वारा हुआ है। और हमें लगता है कि अब जो गोद लेने की प्रक्रिया वो बिल्कुल सरल होगी और कम समय में, कम दिनों में जो भी अभिभावक जो भी लेना चाहते हैं उन्हें बच्चे मिलेंगे। साथ ही साथ चूँकि हम सभी जानते हैं जो आज मुख्य रूप से किशोर बच्चों के लिए जो ये संशोधन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो संशोधन विधेयक है, तो आज लगातार चूँकि निर्भया कांड के बाद से हम सभी देख रहे हैं कि जो स्थितियां हो रही हैं और हर एक राज्य में ये स्थितियां कमोबेश है, लगातार घटनाएं घटती जा रही है। और छोटे बच्चे, जिसे हम बच्चे कहते हैं, भी बहुत विस्तृत नवनीत जी ने भी कहा कि 16 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे सही मायने में आज देखें तो वो बहुत छोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से वो इतने जागरूक हो जाते हैं कि इतने हीनियस क्राइम, इतने गलत तरीके से जिस तरह की ये घटनाएं होती है, दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, इससे निश्चित रूप से हर कोई हिल जाता है, हृदय हर किसी का इस घटना को देखने के बाद लोगों को ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं, छोटे बच्चे जरूर हैं लेकिन इस तरह की घटना करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो ये सज़ा का जो प्रावधान इन्होंने किया है कि 16 और 18 साल के बच्चों को सज़ा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है, ताकि उस तरह घटना में अब संलिप्त होने वाले बच्चे को भी हमें लगता है कि अब इसका भय होगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि अभी के समय में जो एकल परिवार का भी है कि बच्चों के साथ
जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चे जो घटित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एकल परिवार का भी ये है, कमी की वजह से भी हो रहा है कि जब परिवार के साथ रहते हैं तो उन्हें और अपने चाचा मामा ताई के साथ बात करने का भी अवसर मिलता है, और ऐसी स्थिति में अकेले रहने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से वो कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे वो चले जाते हैं। और दूसरी बात कि मैं एक दो सुझाव के साथ, चूँकि मैं देख रही हूँ, से एक दो सुझाव के साथ हम खत्म करना चाहते हैं कि बाल कल्याण समिति में जो सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस एक्ट में प्रावधान रखा है, ये बहुत ही अच्छा है। और चूंकि आज हम देखते हैं कि इस तरह की समितियों में जब भी, चूंकि बच्चे जब होते हैं और जब वो संप्रेषण गृह में बच्चे होते हैं, तो चाहे वो क्राइम करने वाले बच्चे हों या फिर जो बच्चे अगर क्राइम नहीं भी किए हुए हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, वैसे बच्चे भी रहते हैं। वैसी स्थिति में बच्चों की मनोस्थिति एक जगह रहने के बाद बिगड़ती है, और हमें लगता है कि मनोचिकित्सक बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों का समय समय पर जाकर उनका काउंसलिंग हो, ताकि बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानना भी हमें लगता है बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही साथ संवेदनशील, क्योंकि सदस्य अगर संवेदनशील होंगे तो न ही वो क्रूरता करेंगे और न ही किसी को क्रूरता करने की वो इजाज़त भी देंगे और छूट भी देंगे। बस एक मिनट लेते हुए हम खत्म करना चाहते हैं। तो और इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि कई, चूँकि हमारे यहाँ, हम अपने यहाँ की बात करना चाहूँगी कि जैसे बाल श्रमिक चिन्हित होते हैं, बाल श्रमिक आते हैं, बहुत समय संप्रेषण गृह में भी रखते हैं और बहुत समय उनके माता पिता को भी सौंप दिया जाता है। तो चूंकि इस बिल से थोड़ा सा हटके है, मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि वैसे बच्चों को भी, एक तो या तो उनको अगर हम रखते हैं तो उनके लिए कौशल विकास का भी, उसके स्किल डेवलपमेंट का भी हम विचार करें, उन्हें भी हम प्राथमिकता दें कि बच्चे कि उसका अच्छे से देख रेख हो सके और वो कुछ कार्य कर सके, ताकि वो फिर से दोबारा उस रास्ते पे, उस जगह पे वो ना जाए। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2021 बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आपने बहुत ही अच्छा बिल दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव भी मैं आपको देना चाहूँगी। सर, जो हीनियस क्राइम में जो आपने एज को कम किया है, 16 से 18 किया है, लेकिन जो इसी एज में बच्चों के हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, और जो बच्चे मानसिक रूप से रोगों से ग्रसित हैं, जो ऐसे क्राइम करते हैं, उनके लिए इसके बिल में क्या प्रावधान है, मैं माननीय मंत्री जी से इसके ऊपर उनके सुझाव जानना चाहूँगी। दूसरी बात यह है कि इस बिल में रजिस्ट्रेशन, इस बिल के सेक्शन 26 के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देश के प्रत्येक जिले में सर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे पदों की नियुक्ति राज्य सरकारों के अधीन होती है, जो पीसीएस द्वारा होती है, जिनकी जिम्मेदारी चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट से संबंधित होती है। जब जिले में सीडीपीओ की नियुक्ति बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही होती है, तो उन परिस्थितियों में जिले के जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाना उचित नहीं है। यहाँ पर वह डीएम के अधीन ही रहता है और सारी प्रक्रिया को डीएम को रिपोर्ट भी करता है। इन परिस्थितियों में सीडीपीओ की जिम्मेदारी की वृद्धि करना ज़्यादा सुसंगत होगा। सर, इस बिल में एडॉप्शन का जो प्रावधान है, इसको सरल किया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को और भी सरल करते हुए 6 महीने या और ज़्यादा करके बल्कि 2 महीनों के अंदर इस प्रोसेस को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए, ताकि एडॉप्शन का प्रोसेस और सिंपल हो सके और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मेरा अनुरोध है सर कि इस कमेटी में इस संदर्भ में जो कमेटी का प्रावधान बनाया गया है, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों के विकास और अधिकार व उनकी प्रकृति के बारे में जितना एक महिला जानेगी, उतना एक पुरुष या जो ग्रेजुएट्स या जो पढ़े लिखे जितने आपने इस कमेटी में मेंबर्स को ऐड किया है, तो मैं चाहूँगी कि इस कमेटी में कम से कम 50% भागीदारी जो है महिलाओं को दी जाए, और वहाँ इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी सदस्यता या कुछ वो दिया जाए, जिससे सांसद और विधायक को भी इसमें उसकी भागीदारी मिले और वो उसको संचालित करने में उसकी मदद कर सके। हो गया? रह गया कुछ?
सर बस आखिरी पॉइंट सर जी। मैं आया सर सरकार का ध्यान बाल सुधार केंद्रों की तरफ भी ले जाना चाहूँगी जहाँ की दशा बहुत ही दयनीय है, खान पान रख रखाव आदि बहुत ही दयनीय हालत में है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगी कि बाल सुधार केंद्रों की खान पान और गुणवत्ता बढ़ाने में जो भी वो उनके उपाय हैं उसको थोड़ा और सुसज्जित करें। और इन्हीं सब चंद पॉइंट्स के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगी कि हम जो पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए हैं उनको वो अमेंडमेंट्स में जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बज गए हैं, अभी 5 वक्ता और रह गए हैं। माननीय मंत्री जी का भी द्वारा जवाब होना है, बिल पास करना है, शून्य प्रहर भी है, 7:30 तक का समय अभी हम लोग बढ़ाते हैं। आप सबकी सहमति हो तो बाद में विचार कर लेंगे। जी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे एक ऐसे विधेयक पर अपनी बात रखने का मौका मिला है जिसकी शुरुआत में 2 लाइन के साथ में करना चाहूँगी। जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते, ऐसे होते हैं मासूम अनाथ मजबूर बच्चे। वो बच्चे जो भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और पूर्व की सरकार के दलमल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही थी, जो हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। कहते हैं बच्चों का दर्द एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ पाता है। आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को लेकर आने वाली मातृशक्ति, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी को इस विधेयक को लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मातृशक्ति को और भविष्य की धरोहर को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर हम सबको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके इस कार्य करने की क्षमता को देख करके स्वर्गीय अटल बिहारी जी की एक लाइन याद आती है, मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर के आया हूँ। और ये वही मजबूत इरादे हैं जो आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 जो 15 मार्च 2021 को माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया विधेयक का आशय किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2015 में बालकों को गोद लेने की प्रक्रिया में संशोधन करना है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कानून का उल्लंघन करने वाले और देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। यह संस्थागत और गैर संस्थागत प्राणी के माध्यम से कमजोर बच्चों के लिए एक सुरक्षा जाल को अधिदेशित करता है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्याय और मामलों को निपटान बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण को आदेशित करता है। इस अधिनियम को 2016वीं लोकसभा में भी संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें न्यायालय शब्द की जगह जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्ट्रेट को करना था, लेकिन चर्चा ना होने की वजह से ये जो है 16वीं लोकसभा विघटन के साथ ही यह बिल भी विघटित हो गया था। आज इस विधेयक को लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी और बधाई देते हुए उन बच्चों की पीड़ा को भी कहना चाहूँगी, वाह रे ऊपर वाले तूने भी क्या कमाल किया, वाह रे ऊपर वाले तूने भी क्या कमाल किया, किसी को सब कुछ दिया और मेरे हिस्से से माँ बाप को ही छीन लिया। क्या सच में आसमां से टपकाया है हमें, क्या सच में आसमां से टपकाया है हमें, जो हमसे जीने का सहारा ही छीन लिया। धन्य है आज माननीय मंत्री जी जो ऐसे बच्चों को समय पर सहारा देने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कार्य कर रही हैं और इतना अच्छा बिल लेकर के आई हैं जहां पर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पता ही नहीं होता था कि उनके अंडर में क्या आता है, जिसकी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने भी इलाहाबाद 4 साल की बच्ची को लेकर के किया था जो जघन्य अपराध हुआ था। ऐसे चाहे इलाहाबाद हो, भागलपुर हो, या तमाम ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं जो समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। आज उस न्याय को दिलाने के लिए माननीय मंत्री जी जो कदम बढ़ा रही हैं और जिले स्तर पर लोगों को महत्व उनको सशक्त करके न्याय दिलाने का काम कर रही हैं, निश्चित तौर पे वो सराहनीय है। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, इसमें सबको एक समान रखा गया है। ये हमारी सरकार की पहचान है कि कोई
अमीर हो या गरीब हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लेकर के चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें भी उस चीज़ को ध्यान रखा गया है। यह विधेयक स्वागत योग्य है। यदि हम इतिहास में भी जाना चाहें तो कबीरदास जी एक जीता जागता उदाहरण है। आज जो माननीय मंत्री जी विधेयक लेकर के आई हैं, जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण, उनका संरक्षण होगा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें एक फिर कबीरदास मिल सकते हैं, परमहंस मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हो सकते हैं। धन्यवाद। जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करने के लिए न्यायालय शब्द के जगह जिला मजिस्ट्रेट लाया जा रहा है। निश्चित तौर पे यह भी सराहनीय है क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और इसके माध्यम से उन्हें सामाजिक कार्यों को भी करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ जो अभी तक जैसे 900 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस तरह के केसेस भी नहीं पेंडिंग होंगे और आगे भी जो भी होगा उसे समय रहते न्याय भी मिलेगा। माननीय मंत्री, मैं माननीय सभापति जी बस 1 मिनट लेना चाहूँगी। मुझे लगता है बाल अपराध मुख्यतः 2 कारणों से होता है, या पर्सनल फैक्टर होता है या सिचुएशनल फैक्टर होता है। अब उसमें दोनों ही फैक्टरों में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। हम कानून बना रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार लगातार शिक्षा पर जोर भी दे रही है और कार्य भी कर रही है, लेकिन हमें पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए जागरूक करना होगा ताकि वो शिक्षित हो। माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगी क्योंकि माननीय सभापति जी एक अनुरोध के साथ बात को विराम दूंगी क्योंकि माननीय मंत्री जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं चाहूंगी क्योंकि आज एक संस्कृति सभ्यता बदलती सी जा रही है, जहां हम परिवार के लोग बच्चियों को सुरक्षित रखने का काम करते थे, वहां पर आज हम आपसी द्वेष की वजह से बच्चियों को ला करके थाने चौकी में खड़ा करते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसके बाद भी उस बच्ची के ऊपर लांछन लगा करके उस बच्ची को कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी इस पे भी विचार करके एक ऐसा विधेयक बनाया जाए जो हमारी बच्चियों को या महिलाओं को प्रयोग करते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे आज किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मंजिल पर न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, फूल से मासूम बच्चों को जवा हो जाएंगे, मिट भी जाएंगे तो हम एक दास्तां हो जाएंगे। माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए माननीय बाल विकास मंत्री भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, आज पूरी दुनिया जब सुधारों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बालकों के अधिकार संरक्षण में अब तक बनाए गए कानूनों में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही थी, जिसे दूर किया जाना नितांत आवश्यक था। पूरे देश में कानून के जानकारों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही थी कि बालकों के अधिकार संरक्षण में जो वर्तमान कानून प्रचलित है उसे कहीं न कहीं संशोधन की आवश्यकता थी। इसलिए आज सदन में जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह एक सराहनीय कदम है, जिसकी मैं भूरि प्रशंसा करता हूँ। माननीय सभापति जी, विधेयक को पुनः स्थापित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री जी द्वारा नए प्रावधान में प्रत्येक जिले में बेहतर तरीके से बालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा जो जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की जा रही वह निश्चित रूप से एक व्यवहारिक प्रावधान है, क्योंकि अब तक जो कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया थी वह कहीं न कहीं जटिल होने के कारण बालकों को समय से न्याय दिलाने में कठिनाइयों का कारण बन रही थी। अब अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन मामलों की सुनवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से निर्धारित समय अवधि में जो सरकार की जनमानस की मंशा है उसके अनुरूप हम बालकों को न्याय दिलाने में सक्षम न्यायिक प्रणाली देने में कामयाब होंगे। माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में जो अधिनियम की मूलभूत उद्देश्य है बालकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिसमें प्रमुख रूप से दत्तक ग्रहण भी है के लिए जिला प्रशासन की समन्वित और प्रभावी प्रक्रिया को जो प्रावधान वर्तमान में किया जा रहा है उससे हम बालकों को निश्चित रूप से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल होगी। माननीय सभापति जी, हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं और इस न्यायिक प्रणाली में मुझे स्वयं इस बात का
कई बार आभास हुआ है कि चाहते हुए भी हम समय से बालकों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में एक लावारिस नवजात शिशु मिला, उसका पालन पोषण कुछ दिनों तक एक परिवार ने किया और उसके पश्चात उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस ले लिया गया। उस परिवार के लोगों मेरे सामने आए नवजात शिशु की मैंने दशा देखी तो मैं बहुत आहत हुआ, लेकिन जो जटिल प्रक्रिया थी उसके आगे मैं भी विवश था और चाहकर भी समय से मैं उस परिवार को या उस बालक को न्याय नहीं दिला सका। ममता की भावनाओं से ओतपोत जो किसी बच्चे की सेवा करना चाहता था, उसे अपने परिवार के रूप में पालना चाहता था, लेकिन कानूनी रूप से विवश होने के कारण उसे समय से न्याय नहीं मिल सका। और दुर्भाग्य की बात है कि बाल संरक्षण केंद्र चलाने वाले एक सोसाइटी उस बालक को रखा गया जहां उसने ममता के अभाव में दम तोड़ दिया। इसलिए मैं आज हृदय की अंतरिम गहराइयों से माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हमारी सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसलिए माननीय सभापति जी, दत्तक ग्रहण के होने वाले विलंब के मुद्दों को समाधान करने के लिए अपर जिलाधिकारी को दत्तक ग्रहण के आदेश को प्रतिकृत करने की शक्तियां प्रदान करना और यह प्रस्ताव करना कि दत्तक ग्रहण के आदेश संबंधी अपील आयुक्त को की जा सके और उसके साथ ही साथ बाल कल्याण समितियों को और प्रभावी बनाए जाने के लिए जो प्रस्ताव इस वर्तमान संशोधन अधिनियम में किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं आपसे मांग करता हूं कि सर्वसम्मति से इस सुधार अधिनियम को लोकसभा में पारित करने जाने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, I sincerely appreciate the opportunity that you have given me to speak on this issue. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act has been in existence since 2015. Sir, my government has now proposed amendment to this act in order to smoothen out and facilitate certain issues that needed to be addressed. I want to thank our Honorable Prime Minister Modi ji that under his guidance, Honorable Minister Smriti ji has been always working sincerely for the welfare of children and their protection. So this bill empowering the district magistrates, including additional district magistrate, to coordinate and implement the functioning of all the agencies involved with the Juvenile Justice Act. Sir, they will also be able to authorize order of adoption, which will greatly reduce the duration of the adoption process and streamline it. It will also strengthen the Child Welfare Committee by stipulating the eligibility criteria, especially the educational qualifications required for the members of the committee under the section 27, subsection 4(a). Sir, I will help in categorizing the offenses with relation to the quantum of sentences of imprisonment in case of serious offenses. It will also help in removing the difficulties faced in the interpretation of the Juvenile Justice Act. Honorable Chairperson, sir, our children are our future, and hence it is our responsibility to not just nurture them, but to protect them from the societal evils as well as from the opportunistic predators. सर, यह बिल मानवता की दृष्टि से एक संकल्प करता है कि हम बच्चों की संरक्षण की दृष्टि से प्रतिबद्ध है. I offer my sincere thanks and gratitude for giving me this opportunity and give my support to this bill. Thank you. Thank you. श्रीमती जसकौर मीणा जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी. आज मुझे किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संशोधन विधेयक पर 2 शब्द कहने का मौका दिया, लेकिन जिस तरह से बिल की प्रस्तावना में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से और बड़ी भावनाओं से अपनी अभिव्यक्ति दी थी, मैं सोचती हूँ कि उसके बाद बहुत सुझाव बाकी नहीं रहते, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक भावना है और उस भावना से मैं स्वयं आहत हूँ, क्योंकि इस बिल की ब्रीफिंग में भी मैं मौजूद थी. उस समय ये बात आई थी कि हमारे किशोर जो 16 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनके अंदर किस तरह से हम अपराधों का बाइफर्केशन करें, श्रमिक का बाइफर्केशन करें और किस तरह से हम उनको बाहर अपराधों से बाहर निकालना,
संस्कारित जीवन में लाना, ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही बात आपके समक्ष रखना चाहूँगी, आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने, कि बाल श्रमिक की भी परिभाषा हो। आज 80% गाँवों के लोग जहाँ की खेती है, खलियानी है, छोटे छोटे धंधे हैं, पशुपालन है, बालक बालिकाओं की देखरेख, छोटे बहन भाइयों की देखरेख है, उसमें भी हमारे किशोर उम्र के बालक बालिकाएं काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी परंपरागत श्रमिक जो हमारा परंपरागत जो हमारे काम है घरेलू, उन कामों से बालक को हम दूर ना करें, उनको समुचित उस बालक का समुचित विकास करते हुए, शिक्षा देते हुए, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए, इन सारे कामों के साथ जोड़ते हुए हम इन बाल श्रमिकों के इस बालक के श्रमिक की व्याख्या करें। साथ ही मैं ये भी कहूँ कि हमारे देश का 4 भागों में यदि हम इस समाज को बांटते हैं, एक उच्च वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक निम्न वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है, तो हम इन चारों वर्गों में यदि देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अपराध यदि होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि निम्न वर्ग और निराश्रित वर्ग में होते हैं। निराश्रित में भीख मांगने वाले, आज दिल्ली के अंदर भी हर चौराहे के ऊपर बालक भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम उनका कोई इलाज नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार खेतों के अंदर काम करने वाला किसान, मैं खुद आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 6 वर्ष की उम्र से मैंने खेती के काम किए, पशुपालन का काम किया, लेकिन उस परंपरागत काम को सीखते हुए शिक्षा प्राप्त करके मैं आगे बढ़ गई। तो उसी का परिणाम है कि आज एक संपूर्ण जीवन मैं अपने आप का मानती हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँ कि निर्भया कांड में इतने बरस लगे और तब लगे जब उसके माँ और पिताजी ने इतना संघर्ष किया। उस समय न कानून ने, न समाज ने, न सरकार ने उनको शीघ्र कानून का उनको लाभ देने का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया। हमारी वकालत, हमारे वकील जिस तरह के कानून की पेचीदगियों में गुजरते हुए वर्षों तक न्याय नहीं दिला सकते, उसके लिए मैं सोचती हूँ कि राजनीतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं उसमें बाधक होता है। और अपराधी को बचाने के लिए जब राजनीतिक प्रभाव आ जाता है, उस समय ऐसे कठोर कानून बनने बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाल आश्रय देने वाली संस्थाओं के प्रति भी सतर्क होना पड़ेगा। उनके लिए भी कठोर से कठोर कर्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आज जो भी आता है समाज सेवी बनकर समाज सेवा के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लेता है, और उन प्रोजेक्ट के माध्यम से जिस तरह का शोषण उन बालक बालिकाओं के साथ होता है वो बहुत बहुत गंभीर है। बेटियों के प्रति सोच को बदलना पड़ेगा। बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि बेटी तो आज हर समाज, हर परिवार के लिए, कहते हैं ना, खुशबू है ये बाप की, माँ की है पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर है सुनसान। जब हम इतना बड़ा मानते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी बेटियों की सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए हम उनको सुरक्षित करें। और सुरक्षित करने के लिए जो आश्रय दिए जाते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि डीएम हमारा कमेटी का मेंबर होगा और वो बाल सुरक्षा में पूरी मदद करेगा, लेकिन डीएम के पास इतना काम है। दूसरी बात यह है कि एडीएम को आपने लिया, लेकिन दोनों ही जगहों पर यदि पुरुष भाई हैं तो मैं सोचती हूँ कि उनमें से किसी न किसी जगह पर एक महिला प्रशासक को जरूर है लेना। दूसरी बात ये भी है कि एनजीओ को भी आप उसके साथ जोड़िए, क्योंकि आज 90% एनजीओ इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके कान भी बंद हैं तो आंख भी बंद है। उस स्थिति में हमको ये सोचना होगा कि हम किस तरह से ये काम करें। घरों में भी, माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहूँगी कि घरों के अंदर सेवक हैं और दोनों पति पत्नी कामकाजी हैं, वो घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए, सेवक सठ नृप कृपण, हमारा जो न्याय करने वाला राजा है वो भी कृपण है, और कुनारी, कपटी मित्र, शूल समचारी। यदि हम इन चारों पर भी ध्यान देते हुए पारिवारिक संरचना में इनकी भूमिका को तय कर लें तो हमें निश्चित है कि हमारे किशोर बालिकाओं को न्याय मिलेगा। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच सभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, बहुत अच्छा बिल है। और लेकिन क्या है कि कानून हम बनाते हैं इस सदन में, बिल बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है धरातल पे, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन खास तौर से चाइल्ड लेबर वगैरह, चाइल्ड से, बच्चों से जुड़े हुए जितने कानून हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये सरकार तो
जब आई तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और उसी से जुड़ा हुआ है। अगर वो रोजगार मिले तो जाहिर सी बात है बच्चे, जो बेरोजगारों के बच्चे भीख मांगने के लिए सड़क पर निकलते हैं, उसमें भी कमी आती। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री जी, आप जो है मुख्यमंत्रियों को, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनको आप लिखिए और सांसदों को उसमें बाकायदे, क्योंकि जैसे दिशा की आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले जो आज का जो बिल है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। अगर हम लोग भगवान की सबसे बड़ी कृति या सर्वश्रेष्ठ कृति आदमी को मानते हैं, तो किसी भी समाज या परिवार के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी भेंट भगवान की अगर है तो उसको हम बच्चा कहते हैं, बच्चे कहते हैं। ये हमारे बच्चे अच्छे कैसे बने, वो आपराधिक प्रवृत्ति उनमें न आए, वो अपराधी न बने। और देश के विकास की जब हम बात करते हैं तो जिसको हम मानव संपदा कहते हैं कि उसके मनुष्य का निर्माण ठीक से कैसे हो, यह पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से इस बिल की प्रस्तावना में जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस स्पष्टता के साथ, जिस भव्यता के साथ माननीय मंत्री जी ने इसको रखा है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद इस बात को महसूस किया गया कि हमारे बच्चे धीरे धीरे करके आपराधिक प्रवृत्ति में जाते जा रहे हैं। तो उस समय के हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, उनके ज़माने में अक्टूबर 1950 के अंदर उनके सेक्रेटरी थे प्रोफेसर हुमायूं कबीर। उन्होंने प्रत्येक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा, अगर इस देश का भविष्य बनाना है, इनके बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बच्चों को कुछ संस्कार देने होंगे। और बच्चों को संस्कार देने की अगर कोई बात है तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने लिखा कि संस्कृत में एक शब्द है जिसको हम धर्म कहते हैं। ये प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में हमारी पाठ्यक्रमों के अंदर ये बात आनी चाहिए। लेकिन 10 को बीत गए, ये नहीं हुआ। 1966 में जब पहली शिक्षा नीति आई, प्रोफेसर DS कोठारी ने लिखा, इस देश के बुद्धिजीवी, उनका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया इज इनक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्ट, अपने देश के लिए नहीं है। और इस बात को जब सबसे पहले 2020 के अंदर भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री ने जब नई शिक्षा नीति लाई, उसके अंदर ये बात रखी कि हमारी जो भारतीय, हमारी जो संस्कृति है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जब तक उसको हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं लाया जाएगा तब तक बच्चों का सही निर्माण नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है, मैं केवल 2-4 बातें आपको सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हमारे कपड़े धोने का साबुन मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, लेकिन मन को धोने का कोई डिटर्जेंट बाजार के अंदर नहीं मिलता। आदमी जब अपराध करता है मन से शुरू होता है, पहले वो उसके प्रवृत्ति पैदा होती है, प्रवृत्ति के बाद आदमी जो है उसमें अपराध में आता है। इस मन को हम इम्पैक्ट कैसे करें, हम अपने बच्चों के मन को कैसे इम्पैक्ट करें कि उसको अच्छा कैसे बनाएं, उसको संस्कार देने होंगे। और ये संस्कार केवल मात्र स्कूल खोलने से या केवल मात्र ऑब्जर्वेशन होम या जहाँ बाल गृह सुधार गृह बनते उससे नहीं बनने वाली है। उसके लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो हमारी शिक्षा कैसी हो, उसके अंदर संस्कार हो। ये संस्कार जब तक नहीं दिए जाएंगे, और संस्कार में जो है प्रोफेसर हुमायूं कबीर की मैं और मौलाना अब्दुल कलाम की बात मैं याद करता हूँ, और धर्म उनको सिखाए। धर्म ये नहीं है मंदिर या मस्जिद में जाने का धर्म नहीं है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ शुरू कर दें। ऐसा व्यवहार जब तक अपने बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, तो मैं खत्म कर रहा हूँ लास्ट हूँ वक्ता में। इसलिए मैं
एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर जो हैं, जो हमारे बाल सुधार गृह हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगा कि उनमें से ज्यादा उन्होंने सर्वे इस बात का करवाया भी है कि किस प्रकार की उनकी दुर्दशा थी। ज्यादातर जो गए हैं, ज्यादातर की मैं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर या तो पैसा बनाने के धंधे में है या वहां पर जो है धर्म परिवर्तन के धंधे में है, और ज्यादातर इस तरह के लोग हैं। उनकी भी जिम्मेदारी की जाए, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि जिनके सुधार गृह में आकर के बच्चे सुधरते नहीं हैं, उनकी जो ग्रांट लगभग 50 लाख रुपए भारत सरकार देती है, उनकी ग्रांट में कमी की जाएगी। न्यूयॉर्क के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका के अंदर 2 दशक पहले सबसे ज्यादा क्राइम होता था। वहां उस समय जो जूलियानी नाम के मेयर आए, उन्होंने कहा ब्रोकन विंडोज नाम का कंसेप्ट दिया, और ब्रोकन विंडोज का कंसेप्ट ये था कि जिनके बच्चे इन बातों में पकड़े जाएंगे कि वो पत्थर मारते हुए पकड़े गए, किसी की बेइज्जती करते हुए पकड़े गए, उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होगी। और जब से ये बात लागू की गई, आप देखोगे न्यूयॉर्क के अंदर जो है वहाँ का जो क्राइम था, वहाँ का अपराध जो है 60% कम हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी इनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाए। मैं एक बात और जरूर करना चाहता हूं, सबको अच्छी लगेगी अध्यक्ष महोदय जी। रामायण के अंदर एक प्रश्न आता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। रामायण के अंदर सवाल ये आता है कि जब सीता जी का हरण हो जाता है और सीता जी के जो जेवरात मिलते हैं, राम की जो मनोदशा थी वो ठीक नहीं थी, और लक्ष्मण से पूछते हैं भाई ये बताओ, ये जो है ये लक्ष्मण के ही जो है उनके जो जेवरात हैं या किसी और के हैं? तो लक्ष्मण कहता है नाहम जानामि केयूरे नाहम जैनामि कुंडले नुपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। अरे भाई राम, मैं उसको कान में क्या पहनती थी नहीं पहचानता, गले में क्या पहनती थी मैं नहीं पहचानता, मैं तो रोज उनको अभिवादन करते उनको नमस्ते करता था, उनके पैरों में नुपुर पहनती थी, वही मैं पहचानता हूँ। रामायणकार कहता है कि भगवान राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि सीता जी लक्ष्मण की भाभी भी लगती थी, लक्ष्मण की साली भी लगती थी, दोनों सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थी। तो राम ने एक प्रश्न किया, और ये सुनने लायक प्रश्न है। राम ने प्रश्न किया, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलेन मने। हे लक्ष्मण, मुझको ये बताओ, ये पके हुए फल को देख करके किसका मन नहीं करता मैं तोड़ करके खा लूं? खिले हुए पुष्प को, फूल को देख कर किसका मन नहीं करता मैं तोड़ करके इसको सूंघ लूं? किसका मन नहीं करता जब खिले हुए यौवन लड़के एक दूसरे के सामने हो? कौन एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता? और जो है अगर एकांत में किसी को सोना मिल जाए, धन मिल जाए, किसका मन विचलित नहीं होता? हे लक्ष्मण, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं कि तुमने 13 वर्ष तक जो है सीता का मुंह नहीं देखा। लक्ष्मण ने जवाब दिया, वो आजकल की समस्याओं का हल है। लक्ष्मण ने कहा, माता यस्य याज्ञिका पिता यस्य च धार्मिक एकांतरे कांचनम दृष्ट्वा तस्य न विचलेन मने। इनके माँ बाप अच्छे धर्म पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले होंगे, उनके बच्चों का मन कभी भी विचलित नहीं होगा। हमें आज ऐसी शिक्षा चाहिए। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय में इसलिए कहना चाहता कि हमको ये देखना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा, अगर बच्चों को अच्छा बनाना कि वो अपराधी न बने, उनका सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उनका समोल्लास 2 और समोल्लास 3 पढ़िए, अपने बच्चों को उसमें उसको बताइए। मैं केवल एक ही बात, अध्यक्ष जी लास्ट बात है, हाँ जी, लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों को हमने, जैसे मैंने कहा है, बच्चों को योग सिखाएंगे, हमारी माननीय मंत्री महोदय ने किया भी है, योग उनको कंपलसरी। एक एज के बारे में, उम्र के बारे में जरूर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। बच्चों को हमारे यहाँ देखे, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, अभी मेरे पास ये आंकड़े हैं, आंकड़ों में दिखाया गया है कि जुवेनाइल जो बच्चे हैं, हर 4 घंटे में एक रेप केस में बच्चा जो इन्वॉल्व है, हर 5 घंटे के अंदर जो है महिलाओं को उसको छेड़छाड़ करने में इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से बच्चों का जो है आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमें इस बात पे भी सोचना है। देश के, यूरोप के कई कंट्री है, कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, कई देश के कंट्री हैं, वहाँ पर जो जुवेनाइल की जो कम कर दी गई है, लेकिन हमारे जो 16 से 18 है, इसके बारे में भी हमें जो दोबारा जो है रीलुक करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। दानिश अली जी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आज सभी माननीय सांसद जिन्होंने बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से अपने विचार इस सभा में प्रस्तुत किए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। My colleague Aparajita ji quoted
famously Nelson Mandela. And to quote Mr. Mandela again, one should say that he had once opined that the safety and security, children or society for that matter, just does not happen. They are a result of collective consensus and public investment. And today, sir, this House was witness to consensus politically on a piece of legislation that seeks to better protect our children. And for that consensus, I would like to extend my grateful thanks to every member who spoke. But as I quoted Nelson Mandela, I speak of public investment. प्रणीत कौर जी ने अपने उद्बोधन में इस चिंता को व्यक्त किया कि क्या बजटरी एलोकेशन बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से और नरेंद्र मोदी सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प को धरातल पर फलीभूत करने के लिए क्या पर्याप्त है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रणीत जी को अवगत कराना चाहती हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की दृष्टि से अगर बजटरी वित्तीय आवंटन में उल्लेख करूं तो साल 2009-10 में 60 करोड़ था पूरे देश के लिए, साल 2011-12 में 270 करोड़ था, साल 2013-14 में 300 करोड़ था और मोदी सरकार में साल 2020-21 में 1500 करोड़ है। So insofar as budgetary allocation goes, through you, sir, I would like to affirm, पुनर्स्थापित करना चाहूंगी मोदी सरकार के संकल्प को कि कोई भी प्रदेश की सरकार बाल संरक्षण की दृष्टि से जो भी सहयोग और सहायता अपेक्षित करती है, हम प्रतिबद्ध हैं हर प्रदेश की सरकार को वो सहयोग, वो सहायता देने के लिए। एक प्रिजम्पशन है सर, जो आज संदेह है, जो कई माननीय सांसदों ने व्यक्त किया। संदेह ये कि जिला प्रशासन में डीएम के पास पहले ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य है, लेकिन चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। That they are overloaded and hence protection of children cannot become the priority of any DM. I, as humbly as I can, disagree with it and invoke statements made by Supriya Suleji, who represented the state of Maharashtra and the conversation she had with DMs in her state, who are more than happy to share this burden. However, I must here highlight, sir, वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये जिम्मेदारी है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काम को रिव्यू करे। वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी जिला मैजिस्ट्रेट के पास ये दायित्व है कि जेजेबी का भी काम जो है उसको वो रिव्यू करे। आज का जो अमेंडमेंट है वो रिव्यूइंग की पद्धति से आगे बढ़कर प्रशासनिक सिनर्जी पर जोर देने का काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम बंद हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम बंद हो जाएगा और सारा काम का भार डीएम पर आने वाला है, ऐसा नहीं है। The district magistrate becomes not only the reviewing, the supervising, but also the synergizing officer for all needs of protection of children. And why was the need felt for it? जैसे कि मैंने कहा महोदय कि ऑलरेडी सीसीआई के या सीडब्ल्यूसी के रिव्यू के संदर्भ में प्रावधान है। दिक्कत कहाँ आती है? जब एक एनालिसिस हुआ अडॉप्शन प्रोसेसेस का, उस एनालिसिस में ये पाया गया कि जो होम स्टडी रिपोर्ट बनती है, जिसमें एक सोशल वर्कर जाकर कौन सा परिवार बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला हो,
उसका स्टिपुलेटेड टाइमलाइन है 30 दिन। वर्तमान में 78 दिन लिए जाते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने में। अगर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 0 to 2 years तक के बच्चे को सिर्फ क्लियर करना है अडॉप्शन के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम है इस काम को पूरा करने के लिए 60 दिन का, लेकिन वर्तमान में वो लेते हैं 150 दिन। और अगर 2 साल के बच्चे से ऊपर के बच्चे का क्लियरेंस करना हो, पेपर वर्क करना हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है क्लियरेंस के लिए 120 दिन का, और सर वो 265 दिन लेते हैं। जो बच्चे सरेंडर होते हैं सिस्टम में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है कि उसको 60 दिन में पेपर वर्क आप पूर्ण करें, लेकिन वर्तमान में वो 130 दिन लेते हैं। अडॉप्शन की फाइलिंग के लिए जो पेपर वर्क है उसका टाइम है स्टिपुलेटेड 10 दिन, लगभग 60 दिन लिया जाता है। और अडॉप्शन ऑर्डर को रिसीव करने का स्टिपुलेटेड डेट का टाइम है 60 दिन, और 107 दिन से ज़्यादा वो समय लिया जाता है। इसलिए जब संगम लाल जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, शायद गुप्ता जी जब बोल रहे थे प्रतापगढ़ के केस के बारे में कि बार बार, और कई सांसदों ने आज चर्चा की कि हम कोशिश करते हैं तो भी समय लगता है। जैसे कि दानिश साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दें, ध्यान दें, जड़ यहाँ है। एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में ये आ जाए, that they are now hereby legally ordained to not only review but to ensure implementation, तब स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस को मीट करने में सहयोग होगा। एक सांसद ने आज पूछा कि किस प्रकार से आप रिव्यू कर रहे हैं, किस प्रकार से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बार फिर आभार व्यक्त करती हूँ प्रणीत जी का, जिन्होंने 4th कैटेगरी ऑफ क्राइम्स के संदर्भ में अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा that the insurance by this house should also be to mitigate social evils. And how do you mitigate social evils? गीता विश्वनाथ जी, उन्होंने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि there is a need to ensure psychological support, and many honorable members have spoken about the need. कानून में ये व्यवस्था, ये अपेक्षा है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेंटल हेल्थ सपोर्ट दी जाएगी अथवा इवैल्यूएशन में मदद की जाएगी, लेकिन कभी भी सुदृढ़ व्यवस्था को लाने में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की दृष्टि से काम नहीं हो पाया। ये गैप एक रहा, और इसीलिए आज महोदय अपने आप में मेरे लिए हर्ष का विषय है कि जब ये सदन इस विषय पर चर्चा कर रहा है, देश भर से NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ साथ स्टेट कमीशंस देश की राजधानी में आज ही इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने निम्हांस के साथ समन्वय किया, संवाद नाम का एक सेल स्थापित किया निम्हांस में। जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था साल 2020 में, विशेषतः हमने निम्हांस से ये आग्रह किया कि आप देश भर में जितनी संस्थाएं और संस्थाओं में काम करने वाले लोग बच्चों से संबंधित हैं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की दृष्टि से उन सभी संस्थाओं में ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं करवाएं। मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने में इस बात का संतोष है कि लॉकडाउन के बावजूद भी निम्हांस ने इस काम को त्वरित रूप से किया, और गत 6 महीने में देश भर में 28 राज्यों में मेंटल हेल्थ की दृष्टि से निम्हांस ने भारत सरकार के साथ सहयोग से काम किया। गीता जी का एक सुझाव था कि क्या हम देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आंगनवाड़ी स्तर तक लेके जा सकें। Through you, sir, I would like to tell the honorable member, I accept your suggestion and will ensure
that not only do we work in collaboration with NIMHANS and all Anganwadis, but I would like to inform you that we have already engaged with the Ministry of Panchayati Raj to ensure that across all panchayats, NIMHANS engages with all public representatives and all stakeholders for mental health and well-being of our children. Additionally, sir, Jasbir ji हैं सदन में, इन्होंने भी उल्लेख किया था कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य है कि हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के साथ, निमहांस के साथ समन्वय करके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के संदर्भ में इंटरवेंशन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हम करें। ये भी विचारणीय है हमारे यहाँ पर। निमहांस के साथ प्रथम श्रृंखला में इसकी चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी है। हमने विशेषतः एस्पिरेशनल जिलों में और जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, लैंग्वेज की भी चुनौती है। हाल ही में एक विशेष मीटिंग की जिला के अधिकारियों के साथ, न सिर्फ एस्पिरेशनल जिलों की, बल्कि वो ज़िले जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम्स हैं, उनको भी आमंत्रित किया। उस परिचर्चा में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड VPRND के हमारे अफसरान थे, नालसा के हमारे अफसरान थे और निमहांस के हमारे अफसरान थे। BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस को कैसे सेंसिटाइज करे, पुलिस की कैसे ट्रेनिंग करे, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी, इस पर हमने काम शुरू किया है। नालसा के साथ समन्वय में विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ महिलाओं की बल्कि पॉक्सो में भी विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। और नालसा से और हमारे सारे स्टेट और नेशनल कमीशन से हमारी चर्चा हो चुकी है कि आप हमको जिलावार वकीलों का नाम और नंबर दे दें जो हम प्रेषित कर सके सार्वजनिक, कि अगर आपको लीगल एड की ज़रूरत है तो आप किसको संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी हमने नालसा के साथ भी शेयर की। लेकिन आज अपराजिता जी ने एक अलग अंदाज में बिल को प्रस्तुत किया कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तो रखा है, डिसक्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया रखा है। और वो क्राइटेरिया क्या है? देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये संसद लेजिस्लेट कर रहा है कि अगर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा, ताकि अगर आपने चाइल्ड अब्यूज़ किया है, मानवीय राइट्स का उल्लंघन किया है, तो आपको काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। पॉक्सो के रूल्स में हमने ऑलरेडी नोटिफाई किया है सरकार में कि जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ वहाँ, मतलब शैक्षिक संस्थान भी, वहाँ वहाँ काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड आपको चेक अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल डेटाबेस बनाया है सेक्स ऑफेंडर्स का। हमारा बार बार आग्रह रहा है कि आप अगर अपने ज़िले में किसी को भी काम पर रख रहे हैं, कृपया पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि अगर उसका डेटाबेस में कहीं उल्लेख है, अगर कहीं पेंडिंग केसेस हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, अब्यूज़ के, ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स या विमेंस राइट्स के अब्यूज़ के, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर ना रखा जाए। मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि आप भी न सिर्फ दिशा की मीटिंग में बल्कि अपने ज़िले में जब स्टेक होल्डर्स से चर्चा करें तो इस सरकारी और लेजिस्लेटिव प्रावधान का निश्चित रूप से उल्लेख करें। जैसे कि दानिश साहब ने कहा कि हम विशेष सबको लिख कर दें, मैं वो सुझाव भी स्वीकार करती हूँ। मैं प्रत्येक सांसद ही नहीं बल्कि प्रत्येक सरपंच, प्रत्येक विधायक को लिख कर देने को तैयार हूँ कि आप कृपया पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराएं, न सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में बल्कि साथ ही चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में विशेषतः। आज अपने उद्बोधन में अरविंद सावंत जी ने उल्लेख किया इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रन और किस प्रकार से पीरियोडिसिटी ऑफ विजिट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। महोदय, कहना उचित होगा कि जब हम प्रदेश की सरकारों से चर्चा कर रहे थे तो प्रदेश की सरकारों ने कहा किस एनजीओ ने कहाँ घर खोला, कब वो घर खुलकर कितने बच्चे वहाँ रहे,
बाद में कोई घटना घटी तो जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन को पता चलता। इस बार हमने ये मैंडेट किया है कि अगर आपको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोलना है तो सबसे पहले कम से कम आपके बैकग्राउंड की चेकिंग तो हो जाए। अरविंद जी ने सिंधुताई का उल्लेख किया। सिर्फ संस्थान की स्थापना में बैकग्राउंड चेक क्राइम की दृष्टि से निश्चित रूप से होगा। एफसीआरए के जितने भी रेगुलेशंस पास हुए हैं, उन रेगुलेशंस का, उन कानूनों का उल्लंघन ना हो, इसको भी जिला प्रशासन सुनिश्चित करके प्रदेश प्रशासन को बताएगी। फिर ऐसे संस्थान स्थापित हों, क्योंकि ये भी एक सत्य कड़वा स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ संस्थाएं, जैसे कि आज मैंने प्रयागराज का उल्लेख किया, बच्चे को इंस्टीट्यूशन में मात्र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बच्चे के नाम से डोनेशन आ रही है। कोविड में हमने देखा, बार बार कानून का यह मानना है कि बच्चे को रिहैबिलिटेट करो, जरूरी नहीं है किसी घर पे बांध के रख दो। रिहैबिलिटेशन में बहुत कम लोगों की रुचि रही, लेकिन जैसे ही कोरोना की महामारी आई, एनसीपीसीआर के सामने आंकड़ा आया कि कई राज्यों में 1,40,000 बच्चे अचानक घर वापस भेज दिए गए, जबकि राज्य सरकार के पास आंकड़ा कितने बच्चे घर पर हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 70,000 के आसपास का था। तो आप सोचिए, राज्य सरकार सारे मिलकर केंद्र सरकार को बताते हैं कि संस्थाओं में लगभग 70-75,000 बच्चे हैं, लेकिन अचानक कोविड की महामारी में 1,40,000 बच्चे घर लौटते हैं। इसीलिए अनिवार्य है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब ये जिम्मेदारी पूर्णतः सुपरविजन की दृष्टि से आएगी, तो रिपोर्टिंग भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, एक और उदाहरण देती हूँ महोदय, ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल है एक, मिसिंग चिल्ड्रन उसमें इंगित करने की दरकार है कानूनी, लेकिन सभी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और जेजे बोर्ड्स नहीं करते। 40,000 से ज्यादा बच्चे उस पोर्टल पर मिसिंग बताए जाते हैं, लेकिन आज भी कई बच्चे हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं। पहली बार आज जो कानून का आप समर्थन कर रहे हैं, उसके माध्यम से सेक्शन 32(2) में अगर जिले में कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में हो, अबैंडन्ड हो, ऑर्फन्ड हो, बॉन्डेड लेबर का विक्टिम हो, उसकी जानकारी एक स्पेसिफाइड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में देना अनिवार्य करने वाले हैं हम लोग। पहली बार एक जिले में बच्चा अगर मृत पाया गया, बच्चा अगर भाग गया, बच्चा अगर मिसिंग है, ये जानकारी पहली बार एक छत के नीचे एक जिले में, एक राज्य में प्राप्त हो पाएगी। इस प्रावधान का आज आप लोगों ने समर्थन किया है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अरविंद जी ने जैसा उल्लेख किया कि जरूरत है कि मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसा संशय पैदा करने वाला बच्चे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। आईएनबी की एक कमेटी है जिसमें एनसीपीसीआर एक मेंबर है। एनसीपीसीआर ने खुद आईएनबी को गाइडलाइंस दी कि बच्चे अगर टीवी शोज में काम करते हैं तो उसके किस गाइडलाइन के अंतर्गत वो काम कर सकते हैं, अथवा कोई अगर सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है तो बीसीसी करके इंडस्ट्री का ही एक ग्रुप है जिसमें एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू मेंबर हैं। लेकिन अरविंद जी ने कहा कि क्यों हम क्वालिफिकेशन रख रहे हैं सीडब्ल्यूसी में। अब सीडब्ल्यूसी, संगीता आजाद जी यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा कि हमको एमपीज को मेंबर बना दो। वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, उसमें एमपी मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन सीडब्ल्यूसी क्योंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन को इंगित करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब अरविंद जी ने उल्लेख किया कि मीडिया के साथ साथ ऑनलाइन, इसी हाउस ने पॉक्सो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर एक बहुत कड़ा कानून पारित किया था। मैं आपको बताना चाहूंगी महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस पैसेज के बाद
अब तक हमारे पास जो जानकारी है, लगभग 160 लोगों को देश भर में अरेस्ट किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, और चार्जशीट भी किया है कम से कम 119 केसेस में। लेकिन आज सुप्रिया जी ने कहा कि हाउ कैन वी एज एमपीज और सिटीजन्स कोलैबोरेट एंड हेल्प बेटर द सिस्टम। मुझे लगता है महोदय कि अब जब हम बात करते हैं कि एक जिला मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये सारे काम होने हैं, तो निश्चित रूप से दिशा की मीटिंग में एमपीज इस विषय को उठा सकते हैं कि किस प्रकार से जिला प्रशासन, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम हो, चाहे जेजे बोर्ड का काम हो, जिला मैजिस्ट्रेट की जो जिम्मेदारी है उस संदर्भ में निश्चित रूप से आप दिशा में पूछ भी सकते हैं। आप अपनी स्टेट कमीशंस के साथ, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमीशंस हैं, उनके साथ आग्रह करके अगर अपने ज़िले में इंस्पेक्शन कराना चाहे चाइल्ड होम्स का, वो भी आप करवाएं, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और अगर ऐसी कोई भी कुनीति आपके ध्यान में आती है जो आपको लगता है त्वरित रूप से उसका समाधान नहीं मिल रहा, मैं मंत्रालय, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, निश्चित रूप से आपकी जितनी भी केसेस हैं या फिर जितनी भी आपकी चिंताएं हैं उसके संदर्भ में जिला और प्रदेश के साथ समन्वय करेंगे। सुप्रिया जी ने उल्लेख किया अडॉप्शन और फॉस्टरिंग के एक विशेष केस के बारे में। मैं बताना चाहूँगी महोदय आपके माध्यम से सदन को कि मेरी प्रस्तुतिकरण में जब मैंने एक रिपोर्ट का एनसीपीसीआर के ऑडिट का उल्लेख किया, उसमें एक बात का उल्लेख मैंने नहीं किया था। यह अपेक्षित है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का जो डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी है उसके साथ समन्वय, ताकि अगर बच्चा सिस्टम में आता है तो बच्चा फॉस्टर केयर में जा सके, या कोई परिवार वहीं पर अगर उनको स्पॉन्सर करना चाहे, समर्थन करना चाहे तो करे। दिक्कत यह है कि महोदय मात्र 1/3 CCIs का ही लिंकेज था। मतलब आज जो हम लेजिस्लेशन पारित करेंगे महोदय, उसके अंतर्गत अब जिला के मैजिस्ट्रेट के पास पूर्णतः लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने का पूरा मौका होगा। और मैं सुप्रिया जी को बताना चाहूँगी कि सेक्शन 44 जो है एक्ट का, उसके अंतर्गत फॉस्टर केयर की जो गाइडलाइंस हैं, हम प्रदेश की सरकारों के साथ चर्चा करके अगर उसमें कोई सुधार लाना है, उसको फिर से स्थापित करना है नए तरीके से, वो भी हम प्रयास करेंगे ताकि आपने जो चिंता व्यक्त की उसका समाधान हो सके। मलूक नागर जी ने आज उल्लेख किया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकें, लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहूँगी उनकी अनुपस्थिति में रिकॉर्ड के लिए कि सेक्शन 68 में कारा जो है वो मैंडेटेड है रेगुलेशंस अडॉप्शन की प्रतिस्थापित करने के लिए। मैं श्रीनिवास रेड्डी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, who spoke about the need to ensure that privacy of children is maintained and that there is no discrimination in how the government applies solutions to children. लेकिन हसनैन साहब ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले हालात बहुत ही उम्दा थे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा विनम्रता से कहना चाहूँगी, I don't know, sir, how could children be happy when JJ Act was not applicable there? I don't know how children could have been happy when there was no legal option for adoption. I don't know how children would have been happy when Child Marriage Act was not applicable. I don't know how children were happy when the full force of the POXO Act could not have been applicable in Jammu Kashmir while 370 was very much in existence. Today, in fact, I am proud that this House will pass a legislation that will be applicable in Jammu Kashmir and for the children of Ladakh. In fact, sir, it is after Dhara 370 हटने के बाद
एनसीपीसीआर वहाँ पर एक डेडिकेटेड सेल बच्चों के लिए, कमीशन के लिए स्थापित कर पाई। धारा 370 के हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 14 मंत्रालयों के साथ वहाँ समन्वय कर पाई बच्चों के संरक्षण के लिए। और धारा 370 हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ओरिएंटेशन वर्कशॉप कर पाई सभी वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के लिए। और मैं कहना चाहूँगी, धारा 370 जब थी तब कोई भी मैंडेटरी मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। तो एनसीपीसीआर ने जम्मू कश्मीर में विशेष बच्चों के लिए जो अपना योगदान दिया, आज हाउस की अनुमति से एनसीपीसीआर को मैं उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हसनैन साहब ने ये भी कहा कि पैसे कम मिलते हैं। अब सीडब्ल्यूसी के मेंबर को प्रति सिटिंग के लिए, प्रति मीटिंग के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं और एक महीने में 20 मीटिंग्स अपेक्षित है। ये थोड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जसबीर सिंह जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि एसर्टेन अकाउंटेबिलिटी, कि जिन लोगों ने होम्स में बच्चों को टॉयलेट की, पानी की सुविधा से वंचित रखा, उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कीजिए। और जसबीर जी, आज आपने जिस लेजिस्लेशन का समर्थन किया है, दैट इज टू एसर्टेन अकाउंटेबिलिटी सो दैट दोज हु ब्रेक द लॉ विल बी टेकन टू टास्क बाय द लॉ। और इसी संदर्भ में हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि नहीं, उनको सुना नहीं रहे हूँ, उनके समर्थन में कुछ बोल रहे हैं कि उनके ज़िले में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया। तो मैं सप्रेम भेंट आपके ज़िले में भेज देती हूँ। ये रूल्स की कॉपी है जिसमें पेज 25, 30, सब सेक्शन 16 आपके ज़िले में भेज देती हूँ, आपको दे देती हूँ, आप दे दीजिएगा कि इन केस ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड in any child care institution, the committee shall conduct an inquiry and give directions to the police or the child protection unit or labor department or childline services as the case may be. कानून में प्रावधान है, लेकिन आज जो आप लेजिस्लेशन पारित कर रहे हैं उसके अंतर्गत अब इस प्रकार की अगर चुनौतियां हैं तो सुपीरियर ऑफिसर के अभाव में अगर कोई सुनता नहीं है डायरेक्शन को, तो डीएम को इस प्रकार से और सशक्त करने की वजह से मुझे लगता है कि ये कठिनाइयां जो जूनियर ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, उस कठिनाई को कहीं ना कहीं समाधान में बदलने में हम लोग सक्षम होंगे। हसनैन साहब ने कहा कि वाई नॉट स्ट्रेंथन द DCPUs। The issue is, sir, only 7 states have said that they will put a permanent officer in the position of DCPU. The challenge is that when it comes to a DCPU, as Hanuman Beniwal ji has spoken about the challenge in his district, there are many a district where senior officers do not want to listen to a contractual employee. And that is why it is incumbent upon us to ensure that we strengthen the administrative structure to ensure that protection of children becomes priority administratively. मोहंती साहब ने इस बात को और इस चिंता को व्यक्त किया कि पेरेंटल एलिएनेशन के विषय में काम करें, कोर्ट में हस्तक्षेप करें। अब फैमिली कोर्ट में तो इस विषय के संदर्भ में लॉ प्रतिस्थापित है, लेकिन एक मीडिएशन सेल विशेषतः नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बनाया है ताकि इस प्रकार की चुनौतियां अगर कहीं आती हैं तो उन चुनौतियों का भी समाधान कमीशन के माध्यम से हो।
सर, एक चिंता लोगों ने व्यक्त की कि जुडिशरी के रोल के संदर्भ में कि जुडिशरी का रोल नहीं है, ये उचित स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वो सिर्फ डिविजनल कमिश्नर तक सीमित नहीं है। कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर एनी सिटीजन इन दिस कंट्री टू गो अपील. There is no restriction that this amendment imposes upon any citizen. However, as Rita Bahuguna Joshi ji had also highlighted, that the government of India, sir, had, in conjunction with the offices of the Chief Justice of India, made attempts to ensure that the judiciary is well sensitized about the delays in the adoption processes. ऐसा नहीं है कि हमने इस प्रकार का हमारी ओर से कोई प्रयास नहीं किया. I must also state here, क्योंकि अनुभव मोहंती जी ने थोड़ा clarification माना था, there is absolutely no change in processes when it comes to heinous crimes. Absolutely no change. Only a fourth category of offences, and Praneeth ji had also spoken about it, find mention in the amendment as per the direction and the suggestions of the Honorable Supreme Court. सर, मैं आभार व्यक्त करती हूँ वीरेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने उल्लेख किया उन चाइल्ड केयर संस्थानों का जिन्होंने अच्छा काम किया. ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनकी भी कहीं ना कहीं उनको भी आभार व्यक्त किया जाए. आज अपने वक्तव्य को, क्योंकि अरविंद भाई ने बोल दिया बस, इतना कहना चाहूँगी. हमने, दानिश जी ने भी कहा, वेयर इज़ द एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेंटेशन. हमने इम्प्लीमेंटेशन पर एम्फेसिस दिया, इसीलिए अगस्त से लेकर अब तक 436 नॉन रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हमने बंद करवाए प्रदेश सरकारों के माध्यम से, और आज 7,275 इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं. हमने इंसिस्ट किया कि ना सिर्फ हमारे देश में हम लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन न्याय कैसे मिले बच्चे को, उसके लिए भी हम अपनी ओर से जद्दोजहद करें. निर्भया फंड के अंतर्गत देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए सर, जिसके अंतर्गत 330 एक्सक्लूसिवली बच्चों के पॉक्सो रिलेटेड केसेस से संबंधित हैं, स्थापित हुए 25 राज्यों में, जिन्होंने लगभग 40,000 केसेस को अब तक डिस्पोज किया है. जनवरी तक का ये आंकड़ा है. सर, जैसा कि मैंने कहा, आज का हमारा ये इंटरवेंशन, ये अमेंडमेंट, इट इज़ टू इंश्योर दैट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स प्रायोरिटी. And for prioritizing children, the August House and its esteemed members have my gratitude. As Vivekanand ji said, do you think you can even teach a child? You cannot. The child teaches himself. Your duty is to afford opportunities to remove obstacles. And today, this House has fulfilled its duty in removing obstacles. And for that, on behalf of the children of India, thank you. Thank you. The question is, I think that, no. काफी डिटेल्ड आंसर हुआ. No. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clause 2 to 8 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 8 stand part of the bill. Shri Ritesh Pandey to move amendment number 1. No. The question is that clauses 9 to 29 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 9 to 29 stand part of the bill. The question is that clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. You The know, ayes the have it. emotion Clause and the 1, output. enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. So I move that the bill be passed. The question is that bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. 0 hour. Shri Om Prakash Bhupal Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या लोकसभा मतदारक्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे मी सन्माननीय कामगार मंत्र्याचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा 1978 मध्ये स्थापन झालेला कारखाना, ज्याचे जवळपास